इसी इंडिया में वी सी फार्मर्स जो 40-40 लाख की फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे हैं, और इसी इंडिया में ऐसे फार्मर्स जो 40,000 का लोन रिपे नहीं कर पा रहे। भाई आपके पास फॉर्च्यूनर क्यों नहीं है? The world got to know about you जब आप आए on Shark Tank, right? Let's start off with कि कैसे हुआ? What was the process? How was the experience? बहुत सारे क्वेश्चन है, बट कैसे घुसे आप शार्क टैंक की तरफ? तो पहले 3 दिन उन्होंने हमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, हमारी स्टोरी क्या होगी, हम कस्टम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, एवरीथिंग पहले से बोलते हैं, वो बोलते हैं उन्होंने हमको एक स्क्रिप्ट दी थी पहले 3 मिनट की, जो स्क्रिप्ट तैयार करके दी थी कि पहले 3 मिनट आपको ये बोलना है। व्हाट दे डू इज कि आपका प्रोडक्ट क्या है वो समझते हैं, उनके स्क्रिप्ट राइटर होते हैं अपने खुद के। दे मेक श्योर कि कस्टमर तक राइट मैसेज जा रहा है। अगर आप कुछ साइटेशंस दे रहे हो, जैसे कि हमने बोला था कि आप 140 करोड़ से ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो 140 करोड़ का साइटेशंस, मतलब ये नंबर आया कहाँ से। बहुत सारे फार्मर्स आज देसी दारू का इस्तेमाल करते हैं प्लांट ग्रो करने के लिए, बिकॉज उनको 8 से 9 दिनों में प्रोडक्शन चाहिए 20 दिन का। देसी दारू स्प्रे की जाती है, कंटिन्यूसली स्प्रे की जाती है, तभी प्रोडक्शन लिया जाता है। दिस इज ग्राउंड रियलिटी। फार्मर्स कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस बारे में नॉलेज, आप कमेंट में बता सकते हैं। फार्मर्स वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे फार्मर्स को हमेशा सेकेंडरी फील कराया गया है, लाइक अ सेकंड सिटीजन। उनके जॉब को भी रिस्पेक्टेबल माना नहीं गया है। आपको बस आक्रोश दिखता है, आप टीवी पे देखते हो कि यार पंजाब बॉर्डर पे किसान खड़े हैं, ये है वो है। यार एक बात बताओ, आज अगर आप घर में बैठे हो, जहाँ पे पॉडकास्ट देख रहे हो, जाके 1 घंटे बाहर धूप में खड़े रह के दिखाओ, आप नहीं कर पाओगे। एक बहुत ही सिंपल लाइन के साथ मैं इसको एंड करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर कोई चीज आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और इस चीज का आपको नॉलेज है, फिर भी अगर आप उसको नहीं कर रहे हो, तो आप गद्दारी कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक पर। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान ने कुछ समय पहले पूरे भारत को एग्रीकल्चर और हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताया थ्रू शार्क टैंक। सुधीर देवकर जी इज़ द फाउंडर ऑफ द कंपनी क्राइजन बायोटेक, जो कि एक पुणे बेस्ड हाइड्रोपोनिक कंपनी है। आज के एपिसोड में हमने उनसे बहुत सारे सीक्रेट्स निकाले हैं शार्क टैंक के बारे में, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में। और सुधीर जी की खासियत ये है कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने में कभी हिचकिचाते नहीं हैं। उनका ये मानना है कि नॉलेज शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ता है। तो इस एपिसोड में उन्होंने अपना पूरा नॉलेज शेयर किया है, तो आपको काफ़ी वैल्यू एडिशन मिलेगा इस एपिसोड से। क्यों पीयूष बंसल, जो कि एक रिनाउंड शार्क इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योर है, ने अपना पैसा और भरोसा इन पे और इनके कंपनी पे डाला, वो सब समझने के लिए इस एपिसोड को ध्यान से देखें। हमने हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बात किया, कैसे आप छोटे एरिया में हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। वो और कई सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस एपिसोड से मिलेगा। तो मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर सुधीर देवकर जी ऑन एग्री टॉक। सुधीर, वेलकम टू एग्री टॉक। कैसे हैं आप? मैं बहुत 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 बढ़िया। विनोद जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स माय प्लेजर। आई थिंक कुछ मेरे गेस्ट थे जिनसे मैं पर्सनली चाहता था कि एक दिन आप आए हमारे स्टूडियो में, हमसे बात करें। यू वर वन ऑफ देम, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। कैसा चल रहा है? हाउ इज लाइफ बिन? लाइफ इज ट्रीटिंग अस गुड, टाइमिंग्स आर फेयर, गॉड इज़ नाइस, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही है। दूसरी थिंग, एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला है जो इंडस्ट्री कंटिन्यूसली डे बाय डे ग्रो हो रही है। हर दिन नए एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिलना हो रहा है। आप जैसे हो गए वैसे बहुत सारे लोगों से मिलना हो रहा है। डेली ब्रेन एक्सरसाइजिंग हो रही है इसके वजह से, एंड वी आर एंजॉयिंग दिस। तो आई थिंक जो एक पॉजिटिव चेंज मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ साल में, कि एग्रीकल्चर का नोशन धीरे धीरे बदल रहा है। यूजली जैसा कि एग्रीकल्चर एक बोरिंग इंडस्ट्री है, पैसा नहीं है, राइट। बट जब आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं मिलके, उससे देख रहे हैं कि लोग एक एक्साइटिंग इंडस्ट्री बन सकता है इन द फ्यूचर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर डे वन से एक्साइटिंग इंडस्ट्री था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप आज टाटा को देखते हैं या फिर आप रिलायंस को देखते हैं, अदानी को देखते हैं, दे आर ऑलरेडी इनटू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक बैकबोन, मतलब इंडिया का बैकबोन एग्रीकल्चर लोग बोलते हैं कि रीजन की वजह से बोलते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर इज द ओनली थिंग जो बहुत रैपिडली ग्रो हो सकता है। यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द एग्रीकल्चर। ठीक है, कुछ वेव थे बीच में मैन्युफैक्चरिंग या फिर आईटी सर्विसेज, उससे बहुत ज़्यादा पैसा बना है, वी आर नॉट डिनाइंग इट। लेकिन एग्रीकल्चर जो है बहुत सारी कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। आज से पहले कैसे था कि बहुत सारे लोग ना इसको टेक्निकल या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर को देखा नहीं जाता था। वो अभी धीरे धीरे चेंज होना चालू हो गया। दैट्स व्हाई मेनी कंपनीज, मेनी पीपल, ब्राइट माइंड्स आर कमिंग इनटू एग्रीकल्चर। ये मुझे लगता है। अगर मैं आज बात करता हूँ टाटा की, इफ़ यू गो टू तमिलनाडु वगैरह के, टाटा के चाय के बागान है। इफ़ यू गो टू आसाम रीजन, वहाँ पे उनके चाय के कॉफ़ी के बागान है। रिलायंस इज ऑलरेडी इनटू एग्रीकल्चर। उनके 600 एकड़ के मैंगो के ऑर्चिड है, विच इज इनटू पब्लिक डोमेन। प्राइवेट डोमेन में कितना है किसी को पता नहीं। अदानी इज ऑलरेडी इनटू सेब के इसमें, वो सफरचंद जिसे बोलते हैं हम लोग, एप्पल, उनके एप्पल के ऑर्चिड्स है खुद के। देयर इनटू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे टेक्निकल कंपनीज है। एंड वन मोर थिंग, Bill Gates is the, I think, second biggest agriculture farmer in world. He has the most land. Most land bank. Mark Zuckerberg, the owner of Facebook and Instagram, he is one of the biggest farmer in the world. Wow. ठीक है, तो ये insights है
क्या बात है। तो एग्रीकल्चर डे वन से ही डोमिनेटिंग फोर्स है पूरे वर्ल्ड में, एंड मुझे लगता है कि ये बिजनेस वाइज भी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हमेशा रहेगा। अभी तक इसमें लुक्रेटिव इनकम नहीं है ऐसा लोगों को लगता है। आई थिंक उसके दो रीज़न है। एक रीज़न है कि पीपल कुडंट मेक गुड मनी इनटू इट, लेकिन अब पूरा अगर आप नो पिरामिड देखोगे, सीड कंपनी, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बाकी जितने भी फार्मर छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनीज एग्रीकल्चर में, एवरीवन इज रिच, एवरीवन रिच। एवरीवन इज रिच। उसका रीज़न क्योंकि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बहुत पैसा है। The first time the new mindset, the new people are coming into industry, they are no taking everything by the storm, तो इसलिए एग्रीकल्चर अभी लुक्रेटिव लगने लगी है। बट एक बात जैसे आपने बोला एक लुक्रेटिव इकोनॉमी है, बट इसमें वो किसान क्यों सफ़र कर रहा है? जब बाकी सब पैसा बना रहे हैं तो वो सिंगल किसान क्यों फंस जा रहा है? एक बात कि इसको ना थोड़ा लोगों को थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, अटपटा लगेगा। अगर मैं एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, ठीक है, और मेरे को एयरपोर्ट से मेरे घर पे जाना है, विच कैब आई विल चूज़? मैं ऊबर बुक करूँगा या ओला बुक करूँगा या फिर मैं एक लोकल कैब बुक करूँगा? मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी प्रीफर ऊबर या फिर वी प्रीफर ओला। हम लोग लोकल कैब नहीं लेना चाहते हैं। अगर हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है ऊबर ओला का, हम लोग लोकल कैब लेंगे। लोकल कैब में हम लोग क्या देखते हैं कि यार हाइजीन है कि नहीं, कार का लेवल कैसा है, मेंटेन है कि नहीं है। अगर वो कार ड्राइवर वो लेवल मेंटेन करने में फेल हो गया, विच यू कैन केपेबल हिम टू कम्पीट विद ऊबर एंड ओला, और उसलिए उसके पास कस्टमर नहीं बैठ रहा है उसे गाड़ी में, तो हु इज टू ब्लेम? करेक्ट। अगर फार्मर्स इसको प्रॉपरली एज एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ बिजनेस की तरह देखना चालू करें, हर चीज़ का अकाउंटिंग हो, डेटा कीपिंग हो, मुझे कब फाइनेंस करना है, मुझे कब मैनेज करना है, कौन से दिन मुझको क्या काम करना है, टास्क लिस्ट, एसओपीज अगर हो, कौन एग्रीकल्चर में पैसा नहीं कमाता? इसी इंडिया में वी सी अ फार्मर्स जो 40-40 लाख की फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे हैं। करेक्ट। फार्मर का ड्रीम कार होता है फॉर्च्यूनर लेके चले, 2-2 3-3 फॉर्च्यूनर। राइट। और इसी इंडिया में ऐसे फार्मर्स 40,000 का लोन रिपे नहीं कर पा रहे। दिस इज द रियलिटी ऑफ अ सिंगल विलेज। वेरी वेरी पावरफुल, वेरी ट्रू। तो वो क्या है जो फॉर्च्यूनर वाला जानता है और जो आदमी 40,000 का लोन नहीं भर पा रहा वो जानता है? वो कहेंगे कि उनके पास पैसा था। उनके पास पैसा था, आई एग्री टू दिस कि इफ यू उन्होंने भी लेकिन छोटे से स्टार्ट किया, बहुत नो जरूरी नहीं है। मेरे पास पैसा है इसलिए मैं अच्छा खासा नो बिजनेस जनरेट कर पाता हूँ, ये ट्रू है। इफ़ यू सी फ्रॉम लास्ट 50-60 ईयर्स या 100 ईयर्स, अगर 100 साल पहले जाते तो जनरल एक आदमी का पर कैपिटा लैंड बैंक हुआ करता था 30 से 40 एकड़। अभी वो घटते 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 1.5 एकड़ के आसपास आ गया है। नो पर कैपिटा भी है 1.5 एकड़। आज से 20 साल के बाद दैट्स गोना बी 5,000 to 10,000 स्क्वायर फीट। अगर उस आदमी ने जिसने उस टाइम पे उसके पास 30-40 एकड़ जमीन थी, ही चोज कि वो ग्रेप्स फार्मिंग में जाएगा, वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जाएगा, उसने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बहुत पहले कर लिया। करेक्ट। दैट इज द रीजन व्हाई हिज नो नेक्स्ट जनरेशन और ही इज राइपिंग दैट फ्रूट्स नाउ। आज वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है बिकॉज ही चोज टू टेक दैट नो बैटल बिफोर 20-30 ईयर्स। आज अगर आप वो बैटल चूज नहीं करोगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को चूज करना ही पड़ेगा। एग्रीकल्चर में कहता हूँ इट बिकम अ कंपल्शन सूनर और लेटर। अगर आप आज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रहे हो तो सॉरी, आपके नेक्स्ट जनरेशन को तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप आज इस बैटल को अवॉइड करोगे, अगर आज आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में नहीं जाओगे तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को जाना ही पड़ेगा। बाय द टाइम उनका लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा कॉस्टली होने वाला है। 100%। तो एक मराठी में एक कहावत है, कभी कभी जो काम पत्थर मार के हो सकता है ना, टाइम निकलने के बाद वो सोने की ईंट मार के भी नहीं होता है। 100%। जो सिंपल इसका लॉजिक है, जैसे आपने बोला पर कैपिटल लैंड कम होते जा रहा है, सिमिलरली आप देखो लैंड का प्राइस भी बढ़ते जा रहा है अक्रॉस द ईयर्स। अभी हमने एक रिसेंटली एक वीडियो डाला था इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ, जिस दुनिया में हम NFT का बात करते हैं, मतलब जो कॉइन होता है NFT, क्रिप्टो करेंसीज का बात करते हैं, स्टॉक मार्केट का बात करते हैं, आपका सबसे बड़ा एसेट आपका ज़मीन है। और वो ज़मीन जो आप प्राइस पे खरीदे थे उस साल 15-20 साल पहले, आज आप खरीदने जाओगे तो वो इतना महंगा है, लेकिन अगर आप आज भी खरीदोगे तो 20 साल बाद से सस्ता पड़ेगा। एकदम सिंपल लॉजिक है। मेरे पिताजी मुझको बोलते, अगर जो भी चीज़ रिक्रिएट नहीं की जा सकती उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है। 100%। लैंड रिक्रिएट नहीं की जा सकती। वी डोंट हैव प्लैनेट बी, तो लैंड की अपनी एक वैल्यू है। दिन ब दिन उसकी जो क्वांटम है वो कम होते जा रहा है। अगर आज मेरे पास अगर 10 एकड़ जमीन है, मेरी नेक्स्ट जनरेशन के पास 5-5 एकड़ ही होने वाली है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन के पास देखो 2-2 एकड़ के पास आ जाएंगे वो। दूसरी चीज़, धूल में खेती नहीं की सकते हम लोग, धूल में हम लोग खेती नहीं कर सकते नो। इसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि डस्टिंग में फार्मिंग नहीं की जा सकती। यू नीड लैंड, आपको एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए। 100%। आप आप इसको टॉप अप कर सकते हो वर्टिकल फार्मिंग से, हाइड्रोफोनिक्स या टेक्नोलॉजी से, वर्टिकल फार्मिंग से तो टॉप अप कर सकते हो। बट अल्टीमेटली इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? लैंड। और मुझे लगता है कि इंडिया में वी आर एट दैट वेरी गुड स्पॉट जहाँ पे हम लोग के पास एडुकेट लैंड भी है, एडुकेट पॉपुलेशन भी है, क्लाइमेट भी है। हम लोग के पास सब कुछ एक्सपीरियंस करने मिलता है नो, फ्रॉम हिमालय टू कन्याकुमारी वी हैव ऑल द क्लाइमेटिक कंडीशन, सब कुछ हमारे पास है। एंड देयर आर विलिंगनेस, जो हम लोग के पास जो यंग पॉपुलेशन है वो कुछ करना भी चाहते हैं, तो विलिंगनेस भी है। वी आर प्रीटी मच यंग कंट्री। अगर हम लोग जापान की बात करेंगे या फिर दूसरे कंट्रीज की बात करेंगे, उनकी पॉपुलेशन ही ओल्ड हो चुकी है, बूमिंग इकोनॉमी है, यंग पॉपुलेशन बहुत ही। मुझे ख्याल से लगता है कि इसीलिए एग्रीकल्चर इंडिया में बूम अभी करना चालू हो गया है। एंड सेकंड बिग थैंक्स टू द जियो बूम।
जियो बूम की वजह से क्या हो गया कि ना फर्स्ट टाइम पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी, इंटरनेट पे डिपेंड करते हैं कोई भी नई नॉलेज गेन करने के लिए। 100%। आज से पहले फार्मर के साथ क्या होता था कि अगर मेरे फार्मिंग में कुछ इश्यू आया, ही यूज्ड टू रीच आउट कि यार मेरे आजू बाजू कौन सा फर्टिलाइजर शॉप है, वहाँ पे चला जाता था। अब फर्टिलाइजर शॉप वाला क्या करता है, वो पीछे देखता है कि यार मेरे पास कौन सा माल है जिसमें मेरे को मार्जिन अच्छा है। वो फार्मर को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है वो सेकेंडरी हो जाता है, वो अपना माल मेरा मार्जिन किधर अच्छा है वो उसको बेचने में लग जाता है ना। फार्मर जाके उस चीज़ को ट्राई करता है, इंप्लीमेंट करता है, अगर रिजल्ट आए तो ठीक है, नहीं रिजल्ट आए तो वर्स्ट के सिचुएशन दुकान चेंज कर देता है। एग्जैक्टली। बट द स्टोरी रिमेन्स द सेम फॉर फार्मर। लेकिन ये अभी चेंज हो रहा है। अभी फार्मर क्या करते हैं, अभी वो फोटो खींचते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं इस चीज के लिए क्या करना है, यूज कर रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए। नाउ दैट लर्निंग कर्व वो स्मूदन अप होना चालू हो गया है। तो इसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि आने वाले 10-15 साल में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बूम करेगा, बहुत ही ज़्यादा। मैं एक और जो पैटर्न देख रहा हूँ ना, कॉमन चीज़ जो एग्रीकल्चर में अच्छा कर रहे हैं हम्म, वो MSc BSc वाले बच्चे, नॉट एज मच, मैं डिमीन नहीं करना चाह रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ फैक्ट है कि जो इंजीनियर्स हैं, जो बाहर के IT प्रोफेशनल्स हैं, उन लोग अपना जॉब छोड़ के एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। आपकी भी कहानी समथिंग सिमिलर है, आप एक इंजीनियर हो, राइट। एग्रीकल्चर कैसे हुआ ये चीज़? एक्चुअली देखो, इसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इफ़ यू स्टार्ट समथिंग विद प्री नोशन अगर आपके दिमाग में है, उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं बाहर से एग्रीकल्चर में, इसलिए मेरे को एग्रीकल्चर का देखने का पॉइंट ऑफ व्यू मेरा टोटली अलग है। ठीक है, वेरी गुड। मैं इसको टेक्निकली बिजनेस की तरह ही देखता हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर क्रॉप मेरे को पैसा कमा के नहीं दे रहा है ना, आई हैव नो फीलिंग्स फॉर इट, आई हैव दैट कैपेसिटी कि इसको हटाओ दूसरा लगाओ। ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इफ़ यू कम फ्रॉम द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, तो हर चीज़ के साथ आपका इमोशनल कनेक्ट है, अटैचमेंट है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वंस यू कम फ्रॉम द डिफरेंट इंडस्ट्री, इसलिए वो लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं पे। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग क्या होता है कि अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, BSc MSc, अगर आप प्रॉपर एजुकेशन लेते हो या फिर नहीं भी लेते हो, आप एक हर्ड मेंटेलिटी फॉलो करते हो। मेरे आजू बाजू सोयाबीन हो रहा है ना, तो मैं भी सोयाबीन करूंगा। जैसे मेरे कि आजू महाराष्ट्र में गन्ना मुझे मेजॉरिटी फार्मर्स वही करते हैं। मेरे आजू बाजू कॉर्न हो रहा है तो मैं भी कॉर्न करूंगा। मेरे को एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है, बिकॉज दैट एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट ही डेवलप नहीं हुआ है कि आई वांट टू डू समथिंग एल्स, मेरे को कुछ दूसरा ट्राई करना है। ये माइंडसेट ना डेवलप होने की वजह से यू से दिस न्यू पीपल ना, जो IT डोमेन से आए हुए हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग डोमेन से आए हुए, उनके पास वो माइंडसेट है कि यार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम लोग की खुद की हाइड्रोपोनिक जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई है। हमने कंपनी को पहले अप्रोच किया था हम लोग का हाइड्रोपोनिक फार्म बनाने के लिए। उस कंपनी ने हमको कोटेशन दिया 65 लाख का। हमने बोला कि भाई 65 लाख से इतना पैसा है ही नहीं। सेकेंड चीज, अगर मेरे को 5000 स्क्वायर फीट में 65 लाख लगा के, अगर 5000 स्क्वायर फीट का 5000 स्क्वायर फीट में क्या बात कर रहे हैं? हाइड्रोपोनिक में हमको वो कोटेशन मिला था, तो ईयर वाज 2017। ओके। मैंने अपने पिताजी को ये बात मेरे बताया। मेरे पिताजी इज नॉट दैट स्टडीड गाय, ओके, बहुत ही बेसिक एजुकेशन लेवल है। उन्होंने बोला कि 65 लाख में तो ज़मीन खरीद लेगा उतनी। तो वेरी ट्रू, वैलिड पॉइंट, इट्स अ वैलिड पॉइंट, राइट। फिर हम बोला कि अगर 65 लाख से तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे इसको। हमने उस प्लान को वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। आई वेंट बैक टू बैंगलोर। मैंने फिर 3-4 महीने काम किया। आई वर्कड इनटू माय जॉब। उससे मैंने डिसाइड किया कि अपने पास 20 लाख की सेविंग्स है ना, इससे स्टार्ट करते हैं। आपकी कहानी वहाँ से शुरू? हाँ, फेल तो फेल, पास तो पास, देखेंगे जो होता है होगा। 15 लाख में पूरा सेटअप हम लोग का बन गया। नाउ दैट वाज द फर्स्ट यूरेका मोमेंट वाज कि यार अगर 15 लाख में हो सकता है तो एवरी फार्मर जो ट्रैक्टर खरीद रहा है वो हाइड्रोपोनिक या फिर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को चूज कर सकता है। वहां से फिर हमारे दिमाग में है कि नियर इसकी तो प्रॉपर कंपनी बननी चाहिए, ये हर लोगों तक पहुंचना चाहिए। एंड वी स्टार्टेड वर्किंग टू कोर्स क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, ये सब डोमेन में हमने डेवलप करना चालू किया। देखो, एक फार्मर आज ट्रैक्टर खरीदता है तो उसके सामने सबसे बड़ा डिलेमा क्या है? जब बारिश होती है 4-5 महीने उसका ट्रैक्टर काम नहीं करने वाला, वो घर पे खड़ा रहने वाला है। EMI उसको 12 के 12 महीने पे भरनी है। ठीक है, एक ट्रैक्टर जनरली 8 से 9 लाख का ट्रैक्टर आता है, ट्रॉली वगैरह सारे इक्विपमेंट पकड़ के 15-16 लाख का उसका इन्वेस्टमेंट हो ही जाता है। वर्सेस जब एक आदमी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन चूज करता है, सेम इन्वेस्टमेंट में उसको 12 के 12 महीने प्रोडक्शन मिलने वाला है। ही इज मच मोर सिक्योर फ्रॉम ऑल द पॉइंट ऑफ व्यूज। ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। उसको जॉब खोजने के लिए हर दिन उठ के उसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं। ट्रैक्टर वाला जितने दिन काम करेगा उतना ही उसका पैसा है। कल अगर उसको बीमार हो गया वो, तो इनकम बंद है उसका, बैंक का हफ्ता उसको भरना ही भरना है। तो वो फिर हम लोग के दिमाग में आना चला कि इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। एंड वी स्टार्टेड विद ऑफलाइन कोर्सेज। हमने पहले गांव में जा जाके ऑफलाइन कोर्सेज करना चालू किए। वी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी बैड एक्सपीरियंसेस एज वेल। एक फार्मर ने मुझको बोला था कि आप ये पॉलिहाउस लगा के 10,000 रुपये कमा के दिखाओ। अच्छा, ये इतना बड़ा नॉलेज गैप था? तो इतना बड़ा नॉलेज गैप है लोगों के बीच में। देयर वाज वन फार्मर, उसने मेरे को बोला कि अरे आपने गलत कर लिया, आपने ये करके, आपने इंजीनियरिंग करके कि आपकी तो शादी नहीं हो पाएगी कभी। ये मैंने सुना है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि महाराष्ट्र में लोग की शादी नहीं होती है। संतोष यादव जी पिछले बार बोल रहे थे मुझे कि वहाँ गांव में जो खेती कर एग्रीकल्चर, उनकी शादी होने में मुश्किल हो जाती है। रियलिटी है ये? अरे मेरी खुद की शादी हुई है। मेरी बीबी को मेरी शादी के पहले से पता था मैं खेती करता हूँ। अच्छा, उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया? अरे एक्सेप्ट, वो अभी मेरे साथ काम करती है। मैं जानता हूँ, मस्ती कर रहा था। वो तो हमारे साथ काम भी करती है अभी। राइट। तो अगेन वो माइंड शिफ्ट है ना, वो होना बहुत जरूरी है। अगेन शी कम फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, उसको वर्ल्ड नॉलेज है, तो उसके लिए इट्स वेरी गुड, इजीली इसने चूज कर लिया। अगर वो फार्मर होती या फिर लो एजुकेशन बैकग्राउंड से आती तो मे बी वो नहीं चूज करती कि यार मेरे को फार्मर से शादी नहीं करनी है क्योंकि कभी पैसा नहीं कमा पाएगा। और कहीं ना कहीं ये सच भी है।
कि फार्मर्स उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं एग्रीकल्चर में, और इसके लिए 2 मेन रीज़न है। पहला रीज़न मुझे लगता है कि देयर इज़ नो एडिक्वेट डेटा कीपिंग, ओके, वो नहीं है। डेटा कीपिंग इन द सेंस क्या क्या चीज़ का डेटा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, मैं जब हमने चालू किया था, आई मेट एटलीस्ट 200-300 फार्मर्स को तो मैं मिला ही मिला हूँ पर्सनली, फेस टू फेस, जिनके साथ मैंने बैठ के बात की है। जो फार्मर्स टर्मरिक ग्रो कर रहा है, हल्दी ग्रो कर रहा है, उसको ये नहीं पता है कि कुरकुमिन क्या होता है, उसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन से जो बीज है वो हाईएस्ट कुरकुमिन परसेंटेज देते हैं, या फिर क्या एसओपी से ग्रो करना चाहिए, उनको ये नॉलेज भी नहीं ये था। नॉलेज नहीं है। जो कॉर्न ग्रो कर रहा है, तो उनको ये नहीं पता कि कॉर्न की इथेनॉलेबल कैपेसिटी क्या है, मतलब इससे कितना इथेनॉल बन सकता है, ये नॉलेज नहीं है। जो लोग गन्ना ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये पता नहीं है कि मेरा कितना टनेज का जो मेरा जो प्रोडक्शन है, उससे मेरे को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं शुगर फैक्ट्री को बेच रहा हूँ वर्सेस अगर मैं इसको इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बेच रहा हूँ, तो कितना कितना प्रॉफिट गैप आ सकता है, ये नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि देयर इज़ नो प्रॉपर एसओपीज। अगर जून की बारिश 2 हफ्ते पहले आ गई तो मुझे क्या करना चाहिए? फंस जाता है फिर हाँ, किसान। अगर 2 हफ्ते बारिश लेट होगी तो मुझे क्या करना चाहिए? देयर इज़ नो प्लान बी, देयर इज़ नो प्लान सी। जबकि क्लाइमेटिक कंडीशन हर साल चेंज हो रही है। लास्ट ईयर का जो क्लाइमेटिक पैटर्न था, इस साल वो नहीं होने वाला है। अगले साल वो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट ईयर इट्स गोना बी टोटली डिफरेंट। 100%। और ये सब कुछ नॉलेज है लोगों के पास कि यार ये अलग होने वाला ही है। लेकिन स्टिल दे आर स्टिल डिपेंड ऑन द रेडियो, दे आर स्टिल डिपेंड ऑन द टीवी, दे आर स्टिल डिपेंडिंग ऑन दैट फर्टिलाइजर शॉप वाला कि जो अपने मार्जिन पे माल बेचता है, वो बताएगा, वैसे वैसे हम लोग करेंगे। हर अगर हम लोग इंडिया में बात करें, एवरी 100 किलोमीटर देयर इज अ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। देयर आर प्रोफेसर्स जो ट्रेन करने के लिए, एजुकेट करने के लिए तैयार है। बट फार्मर्स वो एफर्ट ही नहीं लेते कि मैं एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास जाऊंगा, मैं एक मेंटर वो बनाऊंगा, लर्निंग माइंडसेट नहीं है। मैं मेंटर बनाऊंगा, तो वो है नहीं। ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा गैप, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि देयर इज नॉट रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है फार्मर्स में, डरते हैं वो थोड़ा। डरते हैं। रीज़न क्या है उसका कि देयर इज़ नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल टू देम, ठीक है। अगर आज मेरे गांव में सब लोग गन्ना कर रहे हैं और अगर मैं चूज़ करता हूँ कि नहीं मैं बैगन ग्रो करूँगा, अगर कुछ 19-20 हो गया तो देयर इज़ नो सपोर्ट सिस्टम नहीं है मेरे लिए। कैसे बन सकता है वो सपोर्ट सिस्टम? वो सपोर्ट सिस्टम मेरे ख्याल से कि बहुत सारी कंपनीज़ को आगे आना पड़ेगा, जिनको ये सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा फार्मर्स के लिए। बहुत सारी कंपनी जो मैं देखता हूँ ना, वो आती है, हम लोग सजेशन देंगे, हम लोग फार्मर्स को बताएंगे ग्रो कैसे करना है, देयर इज़ लॉट ऑफ कंसल्टिंग कंपनीज़। मुझे लगता है कि इंडिया में फार्मर्स ने ये फिगर आउट कर लिया है कि कैसे ग्रो करना है। दे नीड टू फिगर आउट की सप्लाई चेन, ये जो कोर प्रॉब्लम्स है, जो कोई एड्रेस ही नहीं करना चाहता, कि गिव देम टेक्नोलॉजी, गिव देम नॉलेज, गिव देम सप्लाई चेन, गिव देम की प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए, बेचने में मदद करो। बेचने में मदद करना चाहिए, गिव देम एक्सेस टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज। आज एक फार्मर को हम लोग बोलेंगे ना कि आज आपको पता हो कि आपके लिए गवर्नमेंट ने कितने पॉलिसीज बनाए हुए हैं, एक फार्मर को ये पता ही नहीं है कि उसके लिए कितने पॉलिसीज बनी हुई है। उसको 2-3 पता है, मैं पॉली हाउस बनाऊंगा तो मुझे सब्सिडी मिलेगी, इसके अलावा नो नॉलेज। ड्रिप पे पॉलिसीज है, लैंड परचेस में पॉलिसी है, आपको क्रॉप इंश्योरेंस में पॉलिसीज है, इतने सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने क्रिएट की है, बट देयर इज नो नॉलेज टू देम, उनका नॉलेज पहुंच नहीं रहा है। बट ये नॉलेज पहुंचाना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है या किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट फेल हो रही है, नहीं कर पा रही है, वी कैन नॉट ब्लेम गवर्नमेंट, और इसलिए हम लोग अपने किसानों को छोड़ तो नहीं सकते, राइट। आई थिंक ब्लेमिंग गवर्नमेंट, एक जो बिलास शिंदे सर से मैं सीखा था, अगर तुम गवर्नमेंट का वेट करते रहो कुछ करने को तो काम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप खुद आगे बढ़ो, काम कराओ वो चीज़। सो यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। जैसे कि पॉडकास्ट, अगेन ये एक मेथड है। आज जो कि किसान हम लोग को सुन रहे हैं, आज उनको पता चला कि अरे ठीक है, डेटा कीपिंग की भी अपनी वैल्यू है। मेरे जैसा एक आदमी जिसने 2018 में एग्रीकल्चर में कदम रखा है, मैं शार्क टैंक पे जा सकता हूँ, मैं करोड़ों में बात कर रहा हूँ। आप 20-30 सालों से कर रहे हो, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? 6 साल ऑन पेपर इज नॉट लॉन्ग। मैं कभी गेस नहीं करूंगा अगर आपको मिलूँ कि आप बस 6 साल से ही कर रहे हो। हाँ, बट आपने 6 साल में आपको जो लर्निंग कर्व है, आपने काफ़ी तेज़ी से पकड़ा। तो अगर मैं जो 6 साल में कर रहा हूँ, आप 20-20 साल से कर रहे हो, भाई आपके पास फॉर्च्यूनर क्यों नहीं है? रीज़न यही है ना, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। आप कितना सीखने के लिए तैयार हो? ये बहुत सारे लोगों को कड़वा लगेगा थोड़ा, बट रियलिटी वही है। ग्राउंड रियलिटी यही है। और मैं ये देखते आ रहा हूँ, मैं बहुत जगह पे देखते आ रहा हूँ। आप कोई भी बड़ा आदमी देख लो, ठीक है, आपने शार्क टैंक पे देखा होगा कि अनुपम मित्तल सर ने बोला कि आई हैव अ गुड लैंड बैंक। वो बंदा शादी.com चला रहा है, वो यूएस से रिटर्न होकर आया हुआ है, स्टिल वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टेड है, करेक्ट, स्टिल वो खेती कर रहा है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम्पल को देखोगे ना, जो बड़ा आदमी है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में इन्वेस्टेड है, उनको एग्रीकल्चर के बारे में पता है। 100%। बीइंग एग्रीप्लस, आप एग्रीप्लस आप चला रहे हो, आई थिंक आपने 1990 से आपने स्टार्ट किया है, स्टिल यू हैव द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। आप 100%। आज भी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टेड हो, आप यू आर अ फार्मर फर्स्ट, तभी तो आप ये सोल्यूशन बना पा रहे हो। तो हर आदमी के पास वो लर्निंग कर्व कहीं ना कहीं फैमिली जनरेशन से आ रहा है। आप नहीं कर रहे, आपके पिताजी कर रहे हैं, आपके पिताजी ने आपके ग्रैंडफादर कर रहे हैं। पहले तो वही था ना, पहले तो वही था। एंसेस्ट्रल फार्मिंग ही होता था, राइट। अभी क्या है ना, मुझे लगता है जो बैरियर्स टू एंट्री आप बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स कॉस्ट, जैसे आपने बोला 65 लाख था, आपने वो 15 लाख में सेटअप किया। दूसरा बैरियर टू एंट्री है नॉलेज, बिकॉज ऑफ विच लोग को लगता है प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन 10,000 रुपये कमा सकता हूँ मैं, उतना अर्न नहीं कर पाऊंगा। ये बैरियर टू एंट्री का सोल्यूशन क्या है? लर्निंग, इसके अलावा कुछ और भी? लर्निंग है इसका एक सोल्यूशन। दूसरा है रॉन्ग माइंडसेट।
मैं अगर किसी फार्मर को बोलता हूँ कि आप एक प्रोटेक्टेड कल्चर, एक पॉलिहाउस लगा लो, उसके दिमाग में सेकंड क्वेश्चन ये नहीं आता है कि यार मैं इससे पैसा कितना कमाऊंगा या फिर मेरा इससे प्रॉफिट कितना होगा। उसके दिमाग में सेकंड क्वेश्चन होता है कि मेरे को इस पे सब्सिडी कितनी मिलेगी। सो व्हेन पीपल मेक सब्सिडी एज देयर अर्निंग सोर्स, तो फिर वो माइंड शिफ्ट चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर आप आज भी हाईवे पे घूमते हो, आपको बहुत सारे पॉली हाउसेस जो बंद कंडीशन में देखने मिलते हैं। इसका कोर रीजन है कि वो पॉली हाउसेस कभी प्रोडक्शन के लिए बनाए ही नहीं गए थे, वो सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी के लिए बनाए गए थे। मतलब समझाइए इसको थोड़ा। बहुत सारे फार्मर्स ये चीज़ सोच के पॉली हाउस की इंडस्ट्री में आते हैं कि मैं एक पॉली हाउस बनाऊंगा, गवर्नमेंट मेरे को 50% सब्सिडी देगी, आई विल गेट द सब्सिडी मनी इमीडिएटली। जैसे कि 10 लाख का पॉली हाउस है, मेरे को 50% का सब्सिडी है, मेरे को 2-4 महीने में 5 लाख की सब्सिडी मिल गई। ये 10 लाख का पॉली हाउस मैंने फिर 7-8 लाख में बेच दिया सेकेंड हैंड। टोटली हाउ मच मनी आई मेड? ऐसे भी होता है विदाउट ग्रोइंग एनीथिंग। 12 लाख तो बन गया मेरा। मतलब अगर देखोगे तो मेरे को 10 लाख का लोन पास हुआ विच इज इंटरेस्ट फ्री। 10 लाख का लोन डाल के मेरे को 12 लाख रुपए मिल गए विद इन स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। 20% का रिटर्न है। क्या बात है, आई नेवर थॉट ऑफ इट कि हाँ बिजनेसमैन नहीं बना पाते यार 20% का रिटर्न एनम। तो ये रियलिटी है जो ग्रीन हाउस फार्मिंग होता है। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। और बहुत सारे लोग शायद अभी बोल रहे होंगे जो यहाँ बैठे हैं, सुधीर, वो ऐसे बात करें, उनके पास ये है वो। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स फार्मर्स थे, आप फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हो एंड हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तभी भी आपने लर्नर्स माइंडसेट रखा। आप रहे कि नया टेक्नोलॉजी सीखेंगे, फिर कुछ क्रिएट करेंगे एज अ बिजनेस। राइट, दैट्स व्हाई जो भी सक्सेस आपने अचीव किया है बिकॉज ऑफ दैट माइंडसेट, एंड पीपल शुड हैव दैट माइंडसेट। ये इंडिया में इनग्रेव्ड है, फार्मिंग हम लोग के अंदर इनग्रेव्ड है, हमको बाहर जाके कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट स्टिल एक ऐसी कंट्री जो इंडिया से, महाराष्ट्र से भी छोटे साइज की है, वो फार्मिंग में हम लोग से बड़े एक्सपोर्टर कैसे है? इजराइल, इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ इजराइल, ठीक है, इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ नीदरलैंड्स, ये कंट्रीज हम लोग से बहुत छोटी कंट्रीज हैं, लेकिन ये डोमिनेट करते हैं एग्रीकल्चर में हम लोगों को। ऐसा क्यों है? अच्छा, दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं कि देयर इज वन कंट्री, मेरे को कंट्री का नाम याद नहीं है, वहाँ पे मिल्क एवरीथिंग वाज डन ऑन द सब्सिडी बेस, की दूध पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी हुआ करती थी। अच्छा, वन फाइन डे गवर्नमेंट डिसाइडेड कि कल से सब्सिडी नहीं मिलेगी, ना मिल्क प्रोडक्शन पे, ना कैटल पे, किसी भी चीज़ पे सब्सिडी नहीं मिलेगी। बहुत आक्रोश हुआ, बहुत फार्मर्स रास्ते पे आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। गवर्नमेंट टस के मस नहीं ली, भाई सब्सिडी तो नहीं मिलने वाली है। स्लोली नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में दिस इंडस्ट्री उसको स्पेस लेना चालू किया। पहले उन्होंने सीखना चालू किया, गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोग्राम्स रन किए, उन्होंने एजुकेट करना चालू किया मिल्क के बारे में। आई थिंक स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड, कोई तो एक कंट्री है, लोगों ने सीखना चालू किया, गवर्नमेंट ने मिल्क पॉलिसीज बनाए, अच्छे फेडरेशन, स्विट्जरलैंड की बात करें हम लोग। नाउ दे आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। गवर्नमेंट ने सिर्फ सब्सिडी हटाई है और पूरी इंडस्ट्री शेप हो गई। आप कह रहे हैं सब्सिडी प्रॉब्लम है इंडिया में? आप मुझे बताओ, क्या आपको, अगर आज मैं आपका हाथ पकड़ के मैं आपको चलाना सिखा सकता हूँ, क्या मैं आपको दौड़ना सिखा सकता हूँ हाथ पकड़ के? दौड़ना तो आपको पड़ेगा, कभी ना कभी हाथ तो छोड़ना पड़ेगा। अभी सब्सिडी लेकिन हटा देंगे तो किसान बोलेगा इतना, फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं, कैसे दूं, सब्सिडी के बिना कैसे करूं? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सब्सिडी के बिना पॉली हाउसेस नहीं बनाए जा सकते, तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत हो। टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। आपने खुद, आप इस डोमेन में काम कर रहे हो, आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, सस्ती भी होते जा रही है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को अडॉप्ट करना, सीखना वाज मच मोर डिफिकल्ट देन टुडे। तो टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है, बहुत सारी कंपनीज है जो सब्सिडी के बिना ही काम करती है। मुझे लगता है कि हम लोग सब्सिडी के बिना ही काम करते हैं, वी आर एबल टू गिव अ वेरी गुड रिजल्ट। ओके, हम लोग बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं। जिस दिन सब्सिडी वाला माइंडसेट आ जाता है ना, देन फिर वहाँ पे काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो जाती है, पेपर वर्क इन्वॉल्व हो जाता है, लोकल गवर्नेंस इन्वॉल्व हो जाता है, फिर वो काम करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं पे फिर वो जो मेन फोकस है एग्रीकल्चर, वो बाजू रह जाता है और इन चीज़ों के पीछे भागना दौड़ना चालू कर देता है फार्मर। बट सब्सिडी के स्ट्रक्चर की क्वालिटी में और रेगुलर स्ट्रक्चर की क्वालिटी में देखो, सब्सिडी का सिस्टम जो है ना, मुझे लगता है कि ये बनाया गया है कि करप्शन होता रहे हर लेवल पे। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि सब्सिडी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हम लोगों को मिलता है एज अ फार्मर। ऐसा मुझे लगता है कि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने कंस्ट्रक्शन आज तक किया है, अल्टीमेटली मुझे पैसा सिर्फ मेरे एसओपीज और मेथड ही कमा के देने वाली है। सब्सिडी कैन सेव मी 1 डे, सेव मी 2 डेज, सेव मी 3 डेज, लेकिन अगले 10-20 साल मेरे को मेरा प्रोडक्ट, जो क्वालिटी का प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया है, जो एसओपीज मेरे हैं, वही मेरे को पैसा कमा के देने वाले हैं। राइट, कल को अगर मैं आपको बोलूँ कि यार आपके पास लेट्स से 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए आपके पास है, 5 लाख में आप टाटा टियागो खरीदो या फिर आप ऑडी खरीद लो, मैं आपको 50% की सब्सिडी दे दूंगा। आप ऑडी खरीद भी लोगे, ठीक है, आपको फ्यूल लगेगा, आपको मेंटेनेंस लगेगा, आपको वो सारी चीज़ें लगेंगी। व्हाट इज अ गुड सोल्यूशन? आप आज छोटी सी गाड़ी से, टाटा टियागो से स्टार्ट करो, स्लोली यू गो टू ऑडी विद इन 4-5 ईयर्स। दैट इज अ सोल्यूशन दैट वी शुड एम फॉर। छोटे से स्टार्ट करो, बिल्ड करते रहो, बिल्ड करते रहो, बिल्ड आप करते पहले दिन आप बोलोगे यार मैं 1 एकड़ पे स्टार्ट करूंगा, मैं सब्सिडी लेके स्टार्ट करूंगा, तो मैं करूंगा, क्या जरूरत है? 10,000 से स्टार्ट करो, 10,000 स्क्वायर फीट से, वहां से स्टार्ट करो, पैसा कमाओ, ग्रो करो। सोल्यूशन ये होना चाहिए। देखो, प्लानिंग हर किसी की बड़ी होती है, लोगों के दिमाग में क्या है कि यार मेरे को बड़ा करना है, मेरे को आज ही करना है।
अदानी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, चालू तो मुंबई में डायमंड बेचने से किया था, गली गली घूम के। रिलायंस इतनी बड़ी एम्पायर आज इंडस्ट्री दिखती है, कालबा देवी में धीरूभाई सर जो है वो रास्ते पे घूमते थे माल बेचने के लिए पाईधुनी में। स्टार्ट तो सबने छोटा ही किया। ये माइंडसेट कहीं ना कहीं पे चेंज करना पड़ेगा कि यार मैं करूंगा तो सीधा 1 एकड़ करूंगा, 2 एकड़ करूंगा, सब्सिडी लेके करूंगा, फिर चले नहीं चले बात की बात। यू स्टार्ट स्मॉल, यू मेक मनी, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आप लर्निंग कर लो, आप एजुकेशन पे स्पेंड करो, गो मीट डिफरेंट डिफरेंट पीपल जो सक्सेसफुल है। कल को अगर मेरे को लेट्स से मेरे को ऐसा स्टूडियो डिजाइन करना है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आई फर्स्ट विल रीच आउट टू दोज पर्सन जिसने ऐसा स्टूडियो बनाया हुआ है। करेक्ट। मैं उनसे सीखूंगा कि भाई आप मेरे को बताओ कि कौन सी लाइट इस्तेमाल करनी है, माइक कौन सा इस्तेमाल करना है, मैं साउंड क्वालिटी कैसे इंप्रूव करूँ, मैं ये बाकी की चीज़ें मैं कैसे करूँगा। द बेस्ट थिंग इज आई गो टू द प्रोफेशनल, लर्न फ्रॉम हिम। लेकिन एक आदमी जो पान की टपरी पे जाता है, एक सिगरेट या एक तंबाकू खरीदने के लिए सोचता है कि यार 2 रुपए का रेट बढ़ गया, वो 2-2 लाख की फार्मिंग करता है, 2-2 एकड़ पे फार्मिंग करता है, लेकिन किसी से मेंटरशिप नहीं लेता है। सोचता है मैं खुद से ही कर लूंगा, मैं खुद से कर लूंगा सब कुछ विदाउट मेंटर। अरे आज के डेट में हम लोग गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं, मैं बिना गूगल के मेंटरशिप के मैं 10 किलोमीटर नहीं चल पाता हूँ, और लोग 2-2 एकड़ 10-10 एकड़ की फार्मिंग करना चालू कर देते बिना मेंटरशिप के। हम जो भी किसान हमसे पूछते हैं ना, मैं तो उन्हें ये बोलता हूँ कि आप सबसे पहले जाके 10 फार्म देखो, 10 फार्म देखो, 10 किसान से मिलो, उनसे बातचीत करो, अलग अलग लोग से सीखो उनकी एक्सपीरियंस क्या है, कैसे बेचते हैं वो। जब तक आप ये मार्केट स्टडी नहीं करोगे, आप उनको लगता है ना 1 एकड़ छोड़ जो भी लैंड है मेरा साइड हसल में कर लूंगा मैं, उससे पैसा आते रहेगा, मेरा यहाँ तो काम धंधा चल ही रहा है, वो माइंडसेट गलत है। राइट। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगती है कि लर्निंग कर तो एक दिक्कत है ही सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि पीपल डोंट वांट टू नो गो एंड मीट अदर पीपल। मैं किसी से कुछ सीखूंगा वर्सेस मैं किसी फार्मर, मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हमने जब हाइड्रोफोनिक्स जब बनाना चालू किया था, बहुत सारे लोग हमको विजिट करने आते थे जब हमने कंस्ट्रक्शन चालू किया था। एक फार्मर उनमें से आया था, उस फार्मर के बारे में आज मेरे को उसका नाम पता नहीं, कुछ पता नहीं है। ही गैव अ वेरी गुड इनसाइट। उन्होंने कि आप यहाँ पे जो पीवीसी का पाइप इस्तेमाल कर रहे हो ना, इसके जगह पे आप ड्रिप पाइप इस्तेमाल करो, आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा, एंड विल बी वेरी गुड सॉल्यूशन एज वेल। आज मेरे को पर्सनल मेरे को चेहरा तक याद नहीं है, ही गेव मी दैट लाइन। उस चीज़ को हम लोग आज से कैलकुलेट करें, उस चीज़ ने आज तक हमारे लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए बचाए हैं टोटली। तो नॉलेज कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, ओपन रहना चाहिए। अगर मेरा वॉचमैन मेरे को ऐसी चीज़ बता सकता है जो मेरे कंपनी का शेप चेंज कर सकता है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, आपको अलग अलग लोगों के पास जाना पड़ेगा। अगर आप महाराष्ट्र में टर्मरिक कर रहे हो, तमिलनाडु में भी टर्मरिक हो रही है, मेघालय में भी हो रही है, दिस पीपल आर एबल टू गेट वेरी गुड कुरकुमेन परसेंटेज, उनका रेट अच्छा मिल रहा है, सेलम में रेट अच्छा मिल रहा है। यू शुड ट्रैवल टू सेलम, यू शुड ट्रैवल टू दिस लोकेशंस, वहाँ पे मिलना चाहिए आपको फार्मर्स को, वहाँ की यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट करो, फोन नंबर करो, फोन करो, भाई मेरे को ऐसे ऐसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, कैन यू नो हमको किसी फार्मर से रीच आउट कर दो जो वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले रहा है। यूनिवर्सिटी वाले आपको रीच आउट करा देंगे, आप उनसे बात करो, समझो, नॉलेज लो, वो नॉलेज लेके यहाँ पे आओ, आप ग्रो करना चालू करो। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रोसेस जो आप बोल रहे हैं 100% एग्री। मार्केट स्टडी एंड मार्केट में एक्चुअल में क्या हो रहा है वो रियलिटी देखना बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, आपने शार्क टैंक पे प्राइस वॉचर देखा, एवरीवन वाज फैसिनेटेड कि यार ये प्राइस वॉचर से ये लोग ट्रेंड पता कर सकते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। आप 20 साल से खेती कर रहे हो, आपने कहीं पे नोट करके रखा है कि पिछले साल हल्दी का रेट क्या था, उससे पिछले साल क्या था, बहुत उससे सारे लोग पिछले नहीं साल करते क्या था, हैं। और आप चाहते हो कि यार आप हल्दी में सक्सेसफुल स्टोरी बनाना चाहते हो, कैसे बनाओगे। हम लोग हर दिन का नोट कर रहे हैं, आप हर साल का नोट नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं डेटा कीपिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, तो हम लोग दिखने में लगता है कि यार इन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह कर लिए हैं, सो फाउंडेशन ही बहुत स्ट्रांग रखा है, बेसिक से, पूरे बेसिक से हमने फाउंडेशन से स्टार्ट किया है। हर चीज़ का डेटा कीपिंग है, पीएच क्या है, ईसी क्या है, हर चीज़, मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं आज के में जो लोग हाइड्रोपोनिक्स कुछ भी कर रहे हैं, वाटर टेस्ट भी नहीं करते बहुत सारे। वाटर टेस्ट नहीं, वाटर टेस्टिंग तो मोस्टली इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, ये हर फार्मर को करना चाहिए, हर फार्मर को करना चाहिए, हर फार्मर को करना चाहिए। इट्स नॉट ओनली हाइड्रोपोनिक्स नहीं, हाँ मतलब ऑफ कोर्स एनी सॉर्ट ऑफ फार्मिंग। अगर मैं मेरे खेती में फर्टिलाइजर डाल रहा हूँ, पहले ये तो पता करना चाहिए ना कि मेरी खेती को उस फर्टिलाइजर की जरूरत है भी कि नहीं, कितनी जरूरत है, कितनी जरूरत है। अगर मेरे जमीन में नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, पोटेशियम कंटेंट कितना है, नाउ बेस्ड ऑन दैट माय फर्टिलाइजर विल बी डिजाइंड, राइट। 100%। हर फार्मर का फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट दूसरे फार्मर से टोटली अलग होगा, देयर इज नो वन फिट सॉल्यूशन फॉर ऑल। एक ही सॉल्यूशन सबके लिए काम करेगा, ऐसा सॉल्यूशन है ही नहीं, 100%। लेकिन आपको उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा खुद का। ट्रू है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपने बेटे को लेके, डॉक्टर सबसे पहले एनालाइज करता है ना कि भाई इसको कौन से मेडिसिन की जरूरत है, या फिर इसको इंजेक्शन की जरूरत है, या फिर इसको किसी थेरेपी पे डालने की जरूरत है कि यार तू 15 दिन ये कोर्स फॉलो करो। ये एनालिसिस किए बिना आप कोई भी मेडिसिन उठा के तो नहीं खिला सकते हो, लेकिन आप जमीन के साथ वही कर रहे हो। टेस्टिंग बेसिक, सबसे बेसिक चीज, इससे बेसिक होता नहीं है। और एक चीज़ है, हम लोग जहाँ पे शुगर फैक्ट्रीज होती है ना, वहाँ पे हम लोग मली बोलते हैं, मतलब जो शुगर से जो स्लज निकलती है वो इस्तेमाल की जाती है एज अ फर्टिलाइजर। ओके। 20-20 साल पहले जिन किसानों ने स्लज को इस्तेमाल किया एज अ फर्टिलाइजर, उनके जमीन पे आज घास तक नहीं उग पाती। व्हाट यू आर गिविंग इट टू नेक्स्ट जनरेशन। ये जमीन, ये अर्थ ना हमको एंसेस्टर से नहीं मिली है, ये नेक्स्ट जनरेशन ने बोरो की है।
उनको उस कंडीशन में देना हम लोग का फर्स्ट पहला कर्तव्य हम लोग का यही है कि नेक्स्ट जनरेशन को वी गिव दिस लैंड एज इट इज़। आज खेती करने के लिए हम बेमतलब के जितने चाहे उतने फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। हम लोग अपना आज तो खराब कर ही रहे हैं, हम लोग फ्यूचर भी खराब करके रख रहे हैं। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की ज़रूरत तो है ही, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत तो है ही, उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट आई एम डूइंग विद द एग्रीकल्चर, ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो दिन दूर नहीं है कि अब लोग गमले में उगाना चालू करेंगे, गमले में खाना चालू करेंगे और फिर वही हम लोग का फूड नीड कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना, हर आदमी अब किसान बनने वाला है, देयर इज नॉट फार। ऑप्शन ही नहीं बचा है ना। अभी हम सारा, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, आपसे क्वेश्चन भी पूछना था। क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत बात चल रहा है, मिट्टी खराब हो रही है, सूनर और लेटर हम हाइड्रोपोनिक्स की तरफ जाएंगे। सॉइल के साथ सदगुरु का जो मूवमेंट है, सब हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि सॉइल डिग्रेड हो रहा है, राइट। मतलब इट्स नॉट फीजिबल फॉर लॉन्ग टर्म। मेरा थॉट प्रोसेस है कि यस, सूनर लेटर हर आदमी हाइड्रोपोनिक्स करेगा, बट अभी रिसेंटली मुझे सुन रहा हूँ कि सॉइल के साथ पानी भी कम हो रहा है। बैंगलोर में हम देखें, आप बैंगलोर का न्यूज़ सुने ही होंगे, राइट राइट। ह्यूज वाटर क्राइसिस। कल के डेट में हाइड्रोपोनिक्स भी बिना पानी के चल नहीं सकता है। तो आपको क्या लगता है, विच डायरेक्शन इज एग्रीकल्चर गोइंग इन, विच डायरेक्शन इज हाइड्रोपोनिक्स गोइंग इन? ये तो बहुत ही मतलब वरिंग फैक्टर्स है मेरे हिसाब से। देखो, रिसोर्सेज दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, टोटली एग्री को इसे डिनाई नहीं कर सकता। ज़मीन कम होती जा रही है, पानी कम होते जा रहा है, नेचर इज़ नॉट सपोर्टिंग दैट मच। अगर आप क्योंकि फार्मर की ज़िंदगी में देखोगे तो फार्मर का डेली वरी है कि यार इस साल बारिश होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, मेरी खेती का क्या होगा। जैसे हम लोग को दिन का टेंशन रहता है ना सिटी में कि आज मेड आएगी कि नहीं, फार्मर को टेंशन होता है इस साल बारिश होगी कि नहीं होगी। एवरी डे इज़ वरीड अबाउट दैट, ठीक है। इसके साथ वो लोग डेली डील कर ही रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि रिसोर्सेज जैसे कम होते जा रहे हैं, जैसे कि पानी कम हो गया या फिर बहुत ज़्यादा सॉइल बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई, तो हम लोग जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे उसके लिए लगने वाला खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो डेफिनेट है। फूड कॉस्ट भी बढ़ते जाएगी एंड स्लोली स्लोली ना विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड आर्टिफिशियल फूड। मुझे लगता है कि फूड भी आर्टिफिशियल होना चालू हो जाएगा कुछ सालों में। मीट हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, सो प्रोटीन बेस्ड मीट से फिर हम लोग प्लांट बेस्ड मीट की तरफ मूव करेंगे। कुछ दिनों के बाद ये सिचुएशन हमें देखने मिलेगी कि लोग फूड इनटेक कम करना चालू कर देंगे, ये भी होना चालू हो जाएगा। ऑलरेडी अगर हम लोग 2 जनरेशन पीछे जाए तो विटामिन की गोलियां नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज इट्स इंडस्ट्री इटसेल्फ $1 बिलियन की विटामिन की अलग अलग गोलियां मिलती है। सेम डे मुझे लगता है कुछ सालों में फूड भी रिप्लेस होना चालू हो जाएगा, ऐसे द आर्टिफिशियल फूड विल स्टार्ट टेकिंग इट्स प्लेस। जो कम से ज़्यादा दे दे। हाँ, मतलब पीपल विल स्टार्ट ईटिंग कि बाउल भर के खाऊंगा, इसमें मेरी जितनी भी प्रोटीन फैट जितनी भी इंटेक नीड है उतनी कंप्लीट होना चालू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम लोग उसकी तरफ मूव करेंगे अगर हम आज इन चीज़ों पे नहीं उतरते कि हम लोग सॉइल को बचाएंगे, पानी को बचाएंगे। आप थ्रेटेंड फील agriculture को करते हैं बचाएंगे। इससे? हम सबको लगना चाहिए, थोड़ा threat लगना चाहिए। लगना चाहिए हम लोगों को, हमको इसके बारे में सोचना चाहिए कि व्हाट वी आर डूइंग विद द प्लैनेट, ठीक है। क्लाइमेट ख़राब आज एक दिन में नहीं हुआ है, क्लाइमेट ओवर द पीरियड ख़राब हुआ है और हम सब लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। आज अगर मेरे को डॉक्टर बोलते हैं कि यार मेरा अभी 1.5 साल का बेटा है, अगर मेरे को डॉक्टर बोलते हैं कि आप आपके बेटे को पालक प्यूरी खिलाओ, व्हाट ऑप्शंस डू आई हैव? अगर मैं सुपरमार्केट में जाके पालक खरीद के लाता हूँ, मुझे पता है वो गटर के पानी पे ग्रो हुआ है, मुझे पता है उस पे ढेर सारे पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए गए हैं। बहुत सारे फार्मर्स आज देसी दारू का इस्तेमाल करते हैं प्लांट ग्रो करने के लिए, बिकॉज़ उनको 8 से 9 दिनों में प्रोडक्शन चाहिए 20 दिन का। देसी दारू? देसी दारू स्प्रे की जाती है, कंटिन्यूअसली स्प्रे की जाती है, तभी वो क्या प्रोडक्शन लिया बात जाता कर है। रहे हैं, सीरियसली? दिस इज़ ग्राउंड रियलिटी। फार्मर्स कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको इस बारे में नॉलेज आप कमेंट में बता सकते हैं फार्मर्स। दिस इज़ अ ग्राउंड रियलिटी। पालक, मेथी, ये धनिया, ये सब ग्रो करने के लिए देसी दारू स्प्रे की जाती है उनके ऊपर। और इसके साथ अगर हम लोग वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, क्या मैं अपने 1.5 साल के बेटे को लाके वो खिलाना चाहूँगा? मैं उस फार्मिंग में काम करता हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पे जाके देख चुका हूँ, इसलिए मेरे को इस चीज़ का नॉलेज है। और आप खुद भी ग्रो करते हैं तो आपको मालूम है मेरे को कि पता है, आपको तो नहीं पता ना, आप तो एसी में रहते हो, आपको लगता है ये सुपरमार्केट में नहीं मिलेगा, दूसरे सुपरमार्केट से माल खरीद के लेके आऊँगा। सब्जी कहीं ना कहीं तो मिलनी ही है। गलती किसका है? अगेन वी कम डाउन टू स्क्वायर वन, नॉलेज नहीं है मेरा properly। मानना है, सुधीर जी, इस पे डिफरेंट पॉइंट मैं होगा। फार्मर्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है? फार्मर्स को ब्लेम कर मैं नहीं फार्मर्स सकते। को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे हाँ, कहीं पे भी, ठीक है? उनको अपना लाइवलीहुड चलाना है, 100%। ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई ड्राइवर अगर एयरपोर्ट से मेरे को आपके फैक्ट्री पे लेके आता है, होसुर पे लेके आता है, अगर वो मेरे को बोलता है कि सर मेरे को 1000 रुपये का खर्चा आएगा एयरपोर्ट से यहाँ पे लाने के लिए, मैं उसको ये नहीं बोल सकता ना भाई तू मेरे को 300 रुपये में लेके चल। बात वही है। सब लोग, जैसे मैं अभी रिसेंटली सोच रहा, मैं एक वीडियो भी बनाया है इस पे, कि जब कोई किसान क्लीन बनाता है, ऑर्गेनिक बनाता है, तब आप बार्गेन करने चल सकते हो। आपको चाहिए सस्ता में, वहाँ 2 रुपये बचाना है। आप कभी जाके किसान को बोलते क्यों नहीं कि मेरे लिए क्लीन बनाओ, मैं तुमको 10 रुपये और दूंगा। ये मुझे विनय जी जो बोले थे कि खाना सबको है, उगाना किसी को नहीं है। भाई सिंपल है, 10 रुपये की कॉफ़ी आपको स्ट्रीट पे मिलती है, 100 रुपये की कॉफ़ी आपको स्टारबक्स में मिलती है। आप 100 रुपये की कॉफ़ी लेने के लिए तैयार हो, नो, बिकॉज हाइजीन इज मेंटेन, पता नहीं क्या 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 चीज़ें उसके अंदर डाली हुई है, आपका नाम पुकार के आपको कॉफ़ी देते हैं तो यू लिख फील देते हैं उससे, एसोसिएटेड, हाँ, हाँ। आप खरीदते हो। क्या आपने कभी किसी किसान को देखा है कि यार नहीं सर आप मेरे यू पे हिम गुड मनी एंड उसके बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो, यू जस्ट एक्सपेक्ट क्लीन फूड फ्रॉम हिम? ऐसा कभी नहीं होता है।
हम लोग फार्मर्स एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यार तू हमको सस्ता भी देगा, अच्छा भी देगा, ऊपर से धनिया फ्री भी देगा, ऊपर से फिर तो अपनी ज़िंदगी भी जी, उसके अंदर अपने बच्चों का एजुकेशन भी कर धनिया तू फ्री उसी के वाला अंदर। बहुत होता है अभी, हाँ। वो तो होता ही है, वो तो होता है, डेफिनेटली होता है वो तो। लेकिन एक फार्मर को हम लोग कितने प्रेशर में डाल रहे हैं। मैं कैब एग्जांपल दे रहा था आपको। अगर वो 1000 रुपये लेता है मेरे को यहाँ पे लाने के, मैं उसको ये नहीं बोल सकता ना भाई तू मेरे को 300 रुपये में लेके चल। हम्म, अब उसका पेट्रोल का खर्चा अगर 600 रुपये है, उसको टोल भरना है 200 रुपये का, 700-800 रुपये, 700 रुपये तो यहीं उसका यहीं पे खत्म हो गया। 150-200 रुपये वो कमाएगा क्योंकि उसको गाड़ी का ईएमआई भी भरना है, उसको अपना भी घर चलाना है। ठीक है, अगर मैं उसको प्रेशराइज करूंगा, मैं एक ही कस्टमर हूँ वहाँ पे, मैं उसको बहुत ज़्यादा कॉर्नर करूंगा, वो 700 रुपये में आने के लिए तैयार हो जाएगा। बट इन लॉन्ग टर्म इज इट सस्टेनेबल फॉर हिम और इज इट सस्टेनेबल फॉर मी? नो। नहीं है सस्टेनेबल ये। फिर बीच रास्ते में आके वो गाड़ी रुका के बोलेगा कि नहीं सर आपको 100 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। फिर मैं उसको ब्लेम करना चालू करूँगा, अरे मेरे को बीच रास्ते में रोक लिया, मेरे साथ ऐसा कर लिया। यू बी फेयर फ्रॉम डे वन ना। फार्मर के साथ कहीं ना कहीं पे यही हुआ है। द सिस्टम, द एंटायर थिंग्स वर नेवर फेयर विद देम। कभी उनको वो ऑप्शंस ही नहीं दिए गए जहाँ पे वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। आज लकीली बहुत सारी कंपनीज आगे बढ़ रही है, पॉलिसीज बन रही है जो फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए काम कर रही है। वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे फार्मर्स को हमेशा सेकेंडरी फील कराया गया है, लाइक अ सेकेंड सिटीजन। उनके जॉब को कभी रिस्पेक्टेबल माना नहीं गया है, उनको कभी भी ये नहीं ये कभी फील नहीं कराया गया कि यू आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। जैसे कोविड में बस किसान काम कर रहे थे, आप देखो। कोविड में हमने सबको सेलिब्रेट किया, हम्म, आपने किसान को सेलिब्रेट होते हुए कहीं देखा? कुछ एक दो लोग तो किए थे थोड़ा आज रिकग्निशन देने के लिए, बट बेंगलोर में इंदिरा नगर मेट्रो के नीचे बहुत जगह पे आपको बड़े बड़े वॉल्स दिखेंगे जहाँ पे ना वी सैल्यूट यू कोविड वॉरियर्स करके, पुलिस से लेके आर्मी से लेके वी सैल्यूटेड एवरीवन। किसान दिखा कहीं पे वहाँ पे? सह्याद्री फार्म्स ने एक वीडियो डाला था, बट अकेले कंपनी थी जिसने थोड़ा अवेयरनेस फैलाया इसके बारे में, किसान को आपका हमें पूरा सेलिब्रेट करना कोविड चाहिए। सर्वाइव करा दिया किसानों ने। आपको लाइक एक थैंक यू भी नहीं लिखा किसी ने अपने सोशल मीडिया पे जाके। हमको एक हफ्ता चलाना चाहिए इन चीज़ों के लिए कि यार किसान ही लाइक इस देश को चला रहा है। इट्स अ बॉटम लाइन। आई थिंक क्या हुआ है ना, दो पॉइंट जो आपने बहुत ही अच्छा मुझे बोला है। एक जो सोसाइटल इमेज किसान का बन गया था, कंबाइंड विद द किसान लैक ऑफ नॉलेज, ये दोनों मिल के काफ़ी मतलब एग्रीकल्चर और फार्मिंग को इमेज थोड़ा बुरा कर दिया। बुरा कर दिया गया है। अभी धीरे धीरे वो रिवर्स हो रहा है, ये मीडियम्स के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं वो रिवर्स करने का। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ है किसानों के साथ कि उनको नॉलेज नहीं है। इस पे हम लोग सब लोग एग्री कर सकते हैं नो, भले यू हेट अस नो यू लव अस, यू एग्री विद दिस कि किसान के पास नॉलेज नहीं है। जिन किसान के पास नॉलेज है ना, दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। शेयर करना ये बहुत बड़ा इशू है, एक दूसरा इशू। मुझे लगता है कि बहुत सारे किसानों को आगे आना चाहिए। उन्होंने जो भी एक एंसेस्ट्रल नॉलेज गेन किया है ना, प्रैक्टिस नॉलेज जो गेन किया है, उसके बहुत सारे रिसर्च पेपर या केस स्टडीज़ नहीं है। अगर आप बाकी डोमेन में जाओ, यू गो टू मैन्युफैक्चरिंग, यू गो टू टेक्सटाइल, यू गो टू एनीथिंग, आपको अलग अलग चीज़ों के केस स्टडीज़ आपको देखने मिलेंगे। यू विल गेट टू सी द प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर में जाओ, कैनबन प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, कैफका प्रोसेस है, आपको अलग अलग प्रोसेस देखने मिलेंगे। एग्रीकल्चर में प्रोसेस हमें देखने नहीं मिलते हैं। तो वहाँ पे द पॉडकास्ट चैनल्स लाइक यू दे कम इनटू द पिक्चर। आपका एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि यू गेट सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम नो रूरल विलेजेस, उनको डोमेन जनरल नॉलेज उनका नो स्प्रेड कराओ, अवेयरनेस कर लोगों तक पहुंचाओ, तभी कहीं ना कहीं पे एक फार्मर सक्सेसफुल हो पाएगा। ये एक बहुत बड़ा गैप है। वी आर स्टिल स्टडिंग द थ्योरेटिकल नॉलेज, वी आर नॉट स्टडिंग द सक्सेस स्टोरीज। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना। जैसे कि हम लोग का देगांव का जो हम लोग का फार्म है, व्हाट वी डू, हम लोग अपना जो भी हम लोग का जितना भी लागत हुआ है, जितना भी इनकम है, वी हैव केप्ट ओपन बुक सिस्टम। कोई भी जो पर्सन हमारे साथ काम करना चाहता है, ही गेट टू सी एवरीथिंग। कितना ओपेक्स कॉस्ट है, सीड का खर्चा कितना हुआ, इनपुट खर्चा कितना हुआ, लेबर सैलरी कितना है, इसके बाद कितना पैसा आता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, एबिटा कितना है, पीएटी कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, सब कुछ उनको ओपनली देखने मिलता है ना। वो जो कॉन्फिडेंस उनको देता है ना, वो कॉन्फिडेंस कोई और नहीं दे पाता उनको। जब आप देखते हो तो आप रियली बिलीव करते हो। तो ये ओपन बुक पॉलिसी ने ना इमीडिएटली हमको जो 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 ट्रस्ट फैक्टर जो हमने क्रिएट किया है, वो ट्रस्ट फैक्टर यहाँ से आया। 50,000 लोगों ने हाइड्रोपोनिक मास्टर सब्सक्राइब किया है, 4.9 स्टार की रेटिंग है। ये ट्रस्ट फैक्टर जो है ना, ये ओपननेस की वजह से आया है। मुझे लगता है कि ये सक्सेस स्टोरीज को ओपन करना बहुत जरूरी है। हर विलेजेस में आपको सक्सेस स्टोरीज देखने मिलेंगी। हमारे चैनल पे हमने कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज देखी है, हमें देखने मिलेंगी। तो एकदम वो फ्लावर्स वाले जो आए थे सर, श्रीकांत सर की भी सक्सेस स्टोरी है। ही केम टू बैंगलोर, ही केम विद वेरी नो लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड नॉलेज। सीखा उन्होंने, देखा कि अरे कैसे क्या कर सकते हैं, उनका बिजनेस माइंड केम इनटू द एक्शन। बस मल्टी करोड़ों में उनका बिजनेस चल रहा है आज की डेट में, 70 करोड़ प्लस रेवेन्यू। तो अगर आप उनको देखोगे, अगेन फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, कोई ग्रेट बैकग्राउंड नहीं है, अगर वो फॉर्च्यूनर ले सकते हैं, फॉर्च्यूनर में इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता है लोगों को। फार्मर का ड्रीम कार, उनके पास 2-2 फॉर्च्यूनर है, सेम गाड़ी 2-2 3-3 बार खरीदते हैं उन लोग। राइट, तो वो कनेक्ट कर पाते हैं, आप नहीं कर पा रहे हो। कोर रीजन कुछ तो है ना, वो कोर रीजन को सॉल्व करने की जरूरत है। मुझे लगता है जिस दिन वो सॉल्व हो जाएगा, हर कोई अमीर हो जाएगा यार।
एग्रीकल्चर ऐसा कोई दूसरा बिजनेस मुझे लगता नहीं है यार जहाँ पे यार कोई भी बिजनेस आप खड़ा कर लो, डिमांड जनरेशन का अपना एक डिपार्टमेंट होता है। एग्रीकल्चर इज द ओनली डोमेन जहाँ पे डिमांड जनरेशन करने के लिए आपको मार्केटिंग जरूरत स्पेंड नहीं, नहीं है, नेसेसिटी है। नेसेसिटी है जब वो। तक इंसान है तब तक खाना है। आपको बस इतना फेवरेट करने की आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाए, आपको टोटल ना एग्रीकल्चर नॉलेज हो, आपके पास टेक्निकल नॉलेज हो, क्योंकि गुड क्वालिटी का आप मटेरियल मार्केट में लेके आओ, पीपल पे फॉर इट। अगर आज मेरे को कोई बोलता है कि यार मैं आपको घर पे एक अच्छा अच्छा ग्रीन वेजिटेबल्स फॉर योर किड, आई सप्लाई इट, आई चार्ज यू 100 रुपीज, आप दोगे? आराम से दूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे बच्चे का हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। राइट। अगर मैं उस फार्मर को कल को बोलूँगी कि आप हाइड्रोफोनिक का फार्म सेटअप आपके बालकनी में लगा लो, 20,000 का सिस्टम है, 25,000 का सिस्टम है, यहाँ पे आपका हाइड्रोफोनिक अच्छे से ग्रो होगा, वो आदमी उस चीज़ को खरीदेगा। फिर आप कल को ब्लेम करोगे कि यार नियर सुधीर ने 25,000 रुपये कमा लो इस आदमी से। भाई वो तो ओपन मार्केट में बैठा ही है, उसको तो सोल्यूशन चाहिए ही। इसको मैं एक स्टोरी से बताता हूँ आपको, बहुत कम लोग इस स्टोरी से रिलेट कर पाते हैं। अब तो आइस हम लोग तो कैसे पूछता है, क्या चीज़? आइस जो बर्फ हम लोग हाँ, इस्तेमाल बर्फ, करते हाँ हैं, हाँ, ठीक है? करेक्ट। इफ यू गो 200 ईयर्स बैक, तो एल्प्स में बड़ी बड़ी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहाँ पे आइस बनता था। वहाँ पे कुछ कंपनी क्या करती थी, वहाँ से बड़े बड़े आइस के ब्लॉक बनाती थी, उनको कट करती थी, गाड़ी में लोड करती थी, फिर सिटीज़ में लेके आती थी। अच्छा। फिर जैसे लोगों की ज़रूरत है वैसे वैसे आइस कट करके उनको डिलीवर किया जाता था। देन उसके बाद एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, लोगों को समझ में आया कि यार आइस हम लोग फैक्ट्री में भी बना सकते हैं। देन देयर आर फ्यू कंपनीज आई, उन्होंने फैक्ट्री में आइस बनाना चालू किया। फिर जैसे जैसे कंपनीज की डिमांड है, लोगों की डिमांड है, आइस कट कट करके घर पे लोगों तक पहुंचाना चालू किया। देन दैट थर्ड रिवोल्यूशन कम, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि स्पेंडिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ बढ़ गई, रही है। तो लोगों ने बोला कि नहीं अभी हम लोग फ्रिज में ही हम लोग आइस बनाना चालू करेंगे। इफ़ यू सी द कस्टमर इज द सेम, रिक्वायरमेंट ऑफ आइस इज द सेम, मेथड ऑफ ऑपरेशन टोटली चेंज हो गया। सेम थिंग कैन हैपन इन एग्रीकल्चर। और सेम एग्रीकल्चर के साथ आज हो रहा है, जो आप बोल रहे हैं कि खुद से उगाना स्टार्ट कर लेगा। लोग आज खुद से उगाना चालू करेंगे, फ्यूचर में ही होने वाला है। आइस आज भी वही है, लोगों की रिक्वायरमेंट भी वही है, कस्टमर भी वही है, बस मेथड चेंज हो गया पूरा। यही एग्रीकल्चर के साथ होने वाला है। इट्स अ वेरी रिलेटेबल एग्जांपल, क्योंकि कमोडिटी दोनों ही है, नेसेसिटी दोनों ही है, दोनों ही है। राइट। आपको मतलब मैंने बोला आपको मैं पहले से जानता था, बट द वर्ल्ड गॉट टू नो अबाउट यू जब आप आए ऑन शार्क टैंक, राइट। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड कंपनी है एग्रीकल्चर टेक में, आई थिंक सेकंड कंपनी है व्हिच हैज गॉटन ऑन शार्क टैंक। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद कि कैसे हुआ, व्हाट वाज द प्रोसेस, हाउ वाज द एक्सपीरियंस। बहुत सारे क्वेश्चन है, बट कैसे घुसे आप शार्क टैंक की तरफ? ओके, शार्क टैंक मेरा सबसे पहला शार्क टैंक के साथ कनेक्ट कब आया था, 2009-10 के दरमियान, जब मैं कॉलेज में जाता था। 2009-10, अच्छा। हाँ, तब मैं शार्क टैंक जब यूएस का शो था, ठीक है, तो मैं वहाँ पे देखता था, मार्क क्यूबन वगैरह ये लोग को देखता था मैं। आई वाज वेरी मच फैसिनेटेड, रॉबर्ट हर्जावे, यार क्या मस्त पर्सनैलिटी है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, सो आई वाज लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड। फिर ड्रैगन्स डेन करके आया था, फिर मैं वो भी देखता था। तो तभी से शार्क टैंक वो समथिंग कि मेरे को पता था कि ऐसी चीज़ है। जब इंडिया में सीजन 1 लॉन्च हुआ तो उस टाइम पे हम लोग का रेवेन्यू ही नहीं था, ठीक है, तो वेरी लाइक वेरी लेस रेवेन्यू कंपनी फर्स्ट ईयर जब लॉन्च हुआ था। हम लोग यार अभी अप्लाई नहीं करते हैं, वी माइट नॉट सर्वाइव, या फिर हम लोग फंडिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब सेकंड सीजन लॉन्च हुआ, सेकंड सीजन जब एयर हुआ था, तब मैं अपने फार्म पे बैठा हुआ था, स्टिल रिमेंबर, फार्म पे बैठा हुआ था, मैंने लगा यार चलो अप्लाई करके देख लेते हैं। बिजनेस जो कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी जो सर्विस बेस्ड में है या फिर कंस्ट्रक्शन डोमेन में है, वो फीचर नहीं होती है शार्क टैंक पे। ओनली D2C ब्रांड्स या फिर जिनके टिकट साइज बहुत कम है, वो कंपनी बहुत इजीली शार्क टैंक पे एयर हो जाती है। जितनी भी कंपनी हमने देखी थी वही थी। आपका प्रोजेक्ट प्राइस 200, 300, 500, 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो, 10 लाख 20 लाख लोगों को बेच रहे हो, कंपनी स्केल कर सकते हो, वही कंपनी शार्क टैंक पे फीचर होती थी। तो हम लोग को लगा था कि हम लोग के चांसेस बहुत कम है, लेकिन स्टिल लेट्स फॉर्म भर देते हैं, देखते क्या होता है हम लोग। तो आई थिंक रणविजय यूज्ड टू डू ये करते थे, होस्टिंग करते थे उसकी। तो उन्होंने बोला था कि यार ये लिंक है, यहाँ पे जाके आप आपके आइडिया सबमिट करो, ये करो। तो वी गॉट द लिंक, हमने सबमिट किया, आइडिया सबमिट किया अपना। वी गॉट अ कॉल, उसके बाद लाइक 3-4 महीने के बाद वी गॉट अ कॉल कि आपका आइडिया हमने सिलेक्ट कर लिया है, ऐसा ऐसा है, आपका एक स्क्रीनिंग होगा। तो इट वॉज अ वीडियो कॉल, तो वीडियो कॉल पे हम लोग का स्क्रीनिंग हो गया। तो स्क्रीनिंग होने के बाद दे आस्क्ड अस मेनी क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन आंसर हुए, हमने अपने बारे में एक्सप्लेन किया, ये सारी चीज़ें हुई। आफ्टर दैट अगेन फिर साइलेंस फॉर 3-4 मंथ्स, 4 महीने के साइलेंस के बाद फिर अचानक से फिर एक दिन फोन आया कि आपको मुंबई में आना है, वहाँ पे आपका ऑडिशन होगा एंड आपके बिजनेस वगैरह ऑडिशन भी होता है फिर से ऑडिशन होगा, आपका बिजनेस वगैरह हम लोग प्रूफ करेंगे। हम लोग मुंबई में गए, हम लोग का सबसे लास्ट में ऑडिशन रखा था। हम लोग का ऑडिशन 9 बजे स्टार्ट, नहीं आई थिंक 8:30 को स्टार्ट हुआ था। पूरा उनका बिजनेस टीम बैठा था, आई थिंक 8-9 पीपल थे जो बिजनेस को एनालाइज कर रहे थे कि आपका कस्टमर साइज बताओ, कस्टमर प्रोफाइल बताओ, आप क्या प्रोडक्ट बनाते हो, क्या सेल करते हो, रेवेन्यू क्या है, कैसे पैसे कैसे कमाते हो, पैट कितना है, GST कितना है, हर एक चीज़ उन्होंने एकदम खोद खोद के हर एक चीज़ पूछी। इतना क्यों पूछते हैं? दे वांट टू मेक श्योर कि बिफोर यू गो एयर दे आर बैकिंग द राइट कंपनी। उनको ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज आई थिंक रिस्क इज इक्वली शेयर्ड विद देम एज वेल। वो किसी रॉन्ग कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकते कल को जाके, बिकॉज दे बिकम देन द ब्रॉडकास्टर। उनका भी ब्रांड होता है जो उनको मेंटेन करना है, ठीक है। तो उन्होंने पूरा एकदम ड्यू डिलिजेंस बहुत थॉरली कर लिया। उस टाइम पे हम लोग के दिमाग में क्या चलता था मैं बताता हूँ। उस टाइम पे वायु जो मेरा छोटा बेटा है, तो ही वाज लाइक 9 months ओल्ड। अच्छा।
तो प्री और में हम लोग जाते थे, ऑडिशन में बैठते थे, 2-2 3-3 घंटे हम लोग का चलता था। हम लोग का कंटिन्यूसली अरे वो बेबी बाहर है, बेबी बाहर है, तो हम लोग फटाफट आंसर देते थे। हम लोग को हमने 2 बार ब्रेक भी लिया उसके अंदर, लाइक देखिए बस 15 मिनट्स ब्रेक, अब 15 मिनट ब्रेक लो, अब बाहर जाओ, अब बेबी को देखो, वापस आ जाओ। तो जब शार्क टैंक चल रहा था तो इक्वली वी आर इन दिस, ये भी चल रहा था हम लोग का, बेबी बच्चे को साथ लेके जाते थे। हम लोग साथ में लेके जाते थे हर जगह पे। फिर वो होने के बाद हमने पूरा आइडिया वगैरह सब कुछ हो गया, उनके साथ शेयर किया, सारी चीज़ें बताई, डिटेलिंग किया, डॉक्यूमेंटेशन हुआ पूरा उनके साथ। देन फिर अगेन साइलेंस फॉर 3-4 मंथ्स, फिर साइलेंस फॉर 3-4 मंथ्स, फिर कुछ नहीं हुआ उसके बाद। 3-4 महीने के बाद फिर एक दिन फ़ोन आया कि आपका अभी मुंबई में हम लोग को शार्क के साथ शूट करना है, यू गेट प्रिपेयर्ड एंड कम टू मुंबई। अच्छा, कितने दिन का नोटिस था ये? तो आई थिंक हम लोग को 1 वीक का नोटिस दिया था कि 1 वीक Okay. में आपको आना है करके। हम लोग 1 वीक में फिर मुंबई पहुंच गए। उन्होंने दे प्रिपेयर ना अरेंज्ड नाइस होटल, उन्होंने जुहू में होटल अरेंज किया था। दादा साहब फाड़के जहाँ पे चित्रनगरी है फिल्म सिटी में, वहीं पे शूटिंग हुआ था हम लोग का। तो पहले 3 दिन उन्होंने हमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, हमारी स्टोरी क्या होगी, हम कस्टम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, एवरीथिंग वाज पहले से प्रिपेयर्ड। बोलते हैं, वो बोलते हैं या? उन्होंने हमको एक स्क्रिप्ट दी थी पहले 3 मिनट की, जो स्क्रिप्ट तैयार करके दी थी कि पहले 3 मिनट आपको ये बोलना है। व्हाट दे डू इज़ कि आपका प्रोडक्ट क्या है वो समझते हैं, उनके स्क्रिप्ट राइटर होते हैं अपने खुद के। दे मेक श्योर कि कस्टमर तक राइट मैसेज जा रहा है। अगर आप कुछ साइटेशंस दे रहे हो, जैसे कि हमने बोला था कि आप 140 करोड़ से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो 140 करोड़ का साइटेशंस मतलब ये नंबर आया कहाँ से। सो दे वांट टू मेक श्योर कि एवरी लाइन यू से नो इट लीगली उसका एक स्टैंड पॉइंट है, वो मेक श्योर करना होता है हम लोगों को। तो उन्होंने वो सब मेक श्योर किया था कि स्क्रिप्ट हमको मिली, हमने उसको प्रिपेयर किया था, हम जाके हमने उसके बोल दिया। लेकिन उसके बाद पहले 5 मिनट का जो भी होता है शार्क के साथ, वो पूरा का पूरा कैंडिड होता है, वो आपकी और उनके बीच का जो भी डिस्कशन है वो डिस्कशन होता है। हम लोग का 2.5 घंटे का शूट हुआ था लगभग पूरा। हम लोग का शूट रात को 11 बजे तक चल रहा था। शार्क के साथ 2.5 शार्क के साथ का एयर बस 15 मिनट का हुआ है। ओह, ऐसा होता है? 2.5 घंटा 15 मिनट हो जाता हाँ है? हाँ, अरे बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग उसके अंदर बीच में हम लोग बाहर भी आ गए थे, वहाँ से डिस्कशन करने के लिए। प्रिया अपने हम लोग आए थे कि यार क्या करें हम लोग, फंडिंग का कैसे करें। फिर वापस गए हम लोग। फिर जब बाहर आए तो हम लोग का ये डिस्कशन भी होता है कि यार फंडिंग उठानी भी है कि नहीं उठानी। लेकिन एक दिमाग में था कि अगर हम लोग यहाँ पे ना बोल के आ जाते हैं तो देयर आर चांसेस कि विल गो इनटू अनसीन पिचेस, हम लोग कभी एयर ही नहीं हो पाएंगे। करेक्ट तो करेक्ट ये एक डर लगा हुआ था पीछे। तो बहुत सिलेक्टेड पिचेस एयर होते हैं। हाँ, बहुत सिलेक्टेड पिचेस एयर होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि एक जो शार्क्स होते हैं ना, वो हमेशा एक ऐसी पोजीशन में होते हैं जहाँ पे दे कैन डोमिनेट, ठीक है। आप एक ऐसी पोजीशन में होते हो जब आपका बिजनेस पिच करने जाते हो, आपके दिमाग में कंटिन्यूसली 3-4 चीज़ें चलती होती है। पहली चीज़ कि यार मेरी फैमिली भी देख रही है, मेरे एम्प्लॉयज़ भी देख रहे हैं, मेरे कस्टमर्स भी देख रहे हैं, मेरे फ्यूचर कस्टमर्स भी देख रहे हैं, सबको सही मैसेज जाना चाहिए। मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, मैं वो मोमेंट में, और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर, ठीक है। आप नर्वस थे? नर्वस तो देखो हर कोई होता ही है, व्हेन यू आर पुट अंडर द प्रेशर एवरीवन इज नर्वस, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार आपकी जिंदगी भर की कमाई आपने 10 साल जिस चीज़ में लगाई उसकी वैल्यू बताओ, यार कोई भी आदमी नर्वस हो ही जाता है। दैट इज द बॉटम लाइन, नर्वस हो ही जाता है वो उस टाइम पे। अभी आपने जिस दिन पहला फॉर्म भरा था, वहां से लेके उस दिन के पीछे तक का पूरा नंबर सब कुछ शार्क्स को पता होता है। आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, शार्क्स उसको शायद एडिट करवा लेंगे। आपको तो पता भी नहीं है वो एयर होने के पहले कि वो आपके पॉजिटिव कंपनी मैसेज जाने वाला है कि नेगेटिव दिखाते मैसेज नहीं जाने है वाला आपसे है, एक बार? वो किसी से रिव्यू नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा डर लगा रहता है कि हम लोग कुछ गलत ना बोल दे, कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, कुछ अलग डायरेक्शन में ना चला जाए। तो बहुत ज़्यादा होता है कि कुछ पिक्चर्स के हम लोग देखने मिलेगा, लोग ये फाउंडर बहुत ही एरोगेंट है। यार वो एरोगेंट नहीं है। अगर वो एरोगेंट होता तो इतनी कंपनी नहीं बना पाता ना। बहुत बार ये देखे हैं, कुछ लोग रोने भी लगते हैं। हाँ, तो जनरली ऐसा नहीं होता है। तुम 2-2.5 घंटे में बहुत सारे इमोशंस अप डाउन होता है, वो साइन वेव चलता रहता है तुम्हारा। फिर उनमें से 15 मिनट का कहीं ना कहीं वो टीआरपी के हिसाब से कट करके फिर वो एयर किया जाता है। तो वैसा हम लोग के साथ हुआ। हम लोग इस पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया था ना, कमेंट्स में आता है कि यार उन्होंने बहुत कम पैसे में आपने डाइल्यूट कर दिया कंपनी, इतने कम में कौन नहीं बहुत करता है, खराब वैल्यूएशन मिला, बहुत ये खराब वैल्यूएशन मिलता है। लेकिन उस टाइम पे हम लोग के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर हम लोग अभी ना बोल के आ गए तो हम लोग 2 मिनट के लिए ईगो राइड पे तो चले जाएंगे, हम लोग चौड़ में ना बोल के आ गए, एपिसोड एयर ही नहीं हुआ तो फायदा क्या होगा यार। करेक्ट। इफ यू गेट वन चांस टू ग्लोरी, व्हाई यू वांट टू मिस दैट। अगर आपको एक चांस मिलता है कि आप दुनिया के सामने आपका मैसेज पहुंचा सकते हो, ओके 8-9 करोड़ की आपको मार्केटिंग तो फ्री मिल जाती है, पैसा मिले ना मिले। इतना लोग तक तो पहुंच रहे हो। हाँ, मैं पीयूष सर को मैं कल को ना भी बोल दे कि सर नहीं चाहिए पैसे मेरे को, ऐसा भी होता है कि आप बाद में फाउंडर बैकआउट कर ही सकते हैं ना। ऑन शो ले लो डील और बाहर जाके नहीं। बहुत सारे फाउंडर्स कर भी देते हैं ये चीज़ को। अच्छा, ठीक है। अरे देखो, तुम उस 15 मिनट के लिए तुम प्रेशर में आ गए, बाद में आने के बाद आदमी सेल्फ रियलाइजेशन तो करता है ना। आप झगड़ा होने के बाद घर पे आके तो बोलते हैं ना मेरे को ऐसा बोलना चाहिए था उसको। वो तो सबके साथ होता है। कई बार शार्क्स ये भी बोलते हैं कि जो कस्टमर्स आते हैं उन लोगों का रियलिटी में वो होता नहीं है, बट इतना ड्यू डिलिजेंस के बाद कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कभी होता है। अच्छा, कई ये कस्टमर मुझे लगता है टोटली झूठ है, ये ऐसा कभी नहीं होता है। जितने भी कंपनी शार्क टैंक पे आई है ना, सोनी टीवी की अपनी खुद की टीम उनके बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट, एक एक चीज़ को वेरीफाई करती है। उसके बिना शो एयर पे जाता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका शो एयर पे गया ही नहीं है। मतलब सोनी टीम ने बोला है कि आपको शूटिंग वगैरह सब कुछ हो गया, बट दे नेवर गॉट एयर्ड। क्यों? ऐसे भी बहुत सारे शोज हैं। कुछ भी टेक्निकल डिफिकल्टी हो सकती That must be है, very disappointing. आईपी का इशू हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई भी दिक्कत हो सकती है, उसकी वजह से ये हो सकता है।
तो मुझे तो नहीं लगता है कि यार फाउंडर्स झूठ बोलते हैं ऐसी कर, मुझे तो आज तक कभी एक्सपीरियंस आया नहीं है। फाउंडर इज़ अ वेरी वेलनरेबल पर्सन, उसको अपनी कंपनी ग्रो करनी होती है। वो ऐसी स्टेज में होता है जहाँ पे उसको मतलब डूबने वाले को तिनके का सहारा, वो ऐसी कंडीशन में होता है। वो अपना चांस कभी ब्लो अप नहीं करना चाहता, कोई छोटा झूठ मोटा बोल ऊपर के। नीचे झूठ बोल के, ठीक है। इफ़ इज़ गेट, अगर मेरे को कल को चांस मिलता है कि यार मैं पीयूष बंसल सर के साथ काम कर सकता हूँ, अनुपम मित्तल सर के साथ काम कर, मैं 2-4 नंबर झूठ इधर-उधर बोल के थोड़ी ना अपना चांस खराब कर दूँगा। आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो जो कंपनी प्री रेवेन्यू है, जिनका रेवेन्यू नहीं है, प्रोटोटाइप स्टेज में है, वो क्यों आती है? झूठ बोल के तो वो भी आ सकती है ना, भाई मैंने 10 करोड़ का 5 सेल कर करोड़। लिया, तो वो कंपनी क्यों आती है स्टार्टिंग पे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। एक लेकिन फाउंडर के दिमाग में होता है कि वो उस टाइम पे प्रेशर में आके शायद कोई डील एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में आके दे रियलाइज़ कि नहीं यार, बैकआउट हो सकता है। बैकआउट हो दोनों सकता तरफ है। से होता है। शार्क भी बैकआउट कर सकता शार्क भी बैकआउट कर सकते हैं या फाउंडर भी बैकआउट कर सकते हैं। देखो, जिस दिन तक आपने एसएचए ट्रांसफ़र नहीं किया, तब तक तो आपकी कंपनी के मालिक आप खुद हो। है। करेक्ट। तो आप कुछ भी कर सकते हो आप टेक्निकली। तो ये होता है बहुत ज़्यादा लोगों के साथ। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ होती है ना, शार्क टैंक पे आने के बाद सडनली यू गेट सो मच ऑफ आई बॉल्स और सो मच ऑफ अटेंशन फ्रॉम एवरीवन, आपको अलग-अलग वीसीज़ अप्रोच करना चालू कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, एक और जो शार्क बोलते हैं ना कि यार फाउंडर ने नंबर्स गलत बताए या फिर नंबर्स कम बताए, नंबर ज़्यादा बताए, ये एक और चीज़ होती है। ये कहाँ पे होती है मैं बताता हूँ। हम लोग का शूट हुआ सितंबर में लास्ट ईयर, वी गॉट एयर इनटू मार्च, ठीक है, हम लोग मार्च में। अगर आज मार्च में अगर पीयूष सर या फिर कोई भी आके अगर हम लोग को बोलेंगे कि हम लोग उस वैल्यूएशन पे हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं, कंपनी सिग्निफिकेंटली ग्रो हो चुकी है उसके बाद। हर एक कंपनी सिग्निफिकेंटली ग्रो हो जाती है उस चीज़ के बाद। मार्च में जब हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग के पास 8,500 के ऊपर इंक्वायरीज हम लोग को आ गई हाइड्रोफोनिक में, ठीक है। ना अगर आज हम लोग आपका प्रोजेक्शन देखेंगे, जो प्रोजेक्शन हम लोग का सितंबर में था, वो पिक्चर अभी टोटली चेंज हो चुका है। अगले 8 महीने के लिए वी आर प्रीटी मच ऑक्यूपाइड विद द वर्क। अगले मुझे नहीं लगता कि 5-10 साल के लिए हमको इंक्वायरीज कम पड़ने वाली है। वी आर दैट दैट्स मच आल्सो बिकॉज़ ऑक्यूपाइड। ऑफ शार्क टैंक हेल्प किया हाँ, उसमें। 8-9 करोड़ की मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हम लोगों को नो टेक्निकली। सो वी नो दिस मेनी पीपल नो अस राइट नाउ। तो अगर आज की डेट में अगर मेरे को आके बोलेगा कि सीधे चलो 5 करोड़ के वैल्यूएशन पे बात करेंगे, तो फिर दैट इज़ आई एम डूइंग अनजस्टिस विद माय ओन कंपनी, राइट? फिर तो मैं मूर्ख हो गया ना। अगर आज मैं उस सितंबर के वैल्यूएशन की डिस्कशन में आज करने बैठ जाऊँ तो। आज मेरे पास 8,500 के आसपास इंक्वायरीज है, वी हैव ऑक्यूपाइड विद द वर्क फॉर नेक्स्ट 8 मंथ पास। हम लोग के अभी दुबई में हम लोग की इंक्वायरी चल रही है, हम लोग के नीदरलैंड में चल रही है बात, नो स्पेन में चल रही है, इटली में बात चल रही है हम लोग की। अगर आज मैं 5 करोड़ के वैल्यूएशन पे डिस्कशन के लिए बैठ जाऊँ, तो ये तो मूर्खता ही हो गई टेक्निकली। फिर ऐसे पैसा आने में कितना टाइम लगता है? जो शार्क बोलते हैं सबके लिए अलग-अलग है। मेरे ख्याल से इमीडिएट कुछ नहीं होता। इमीडिएट कुछ नहीं होता है। मेरे ख्याल से शार्क दिसंबर तक तो शूट ही कर रहे होते हैं। तो दिसंबर में शूट होता है, उसके बाद फिर उनके होम ऑफिसेस वगैरह जो है वो एक-एक फाउंडर फिर मिलना, बात करना, टर्म शीट साइन करना, नो ये सारी चीज़ों पे टाइम चला जाता है। आई थिंक जनरली कैन समवेयर 6 महीने से 8 महीने का टाइम लग जाता है। कुछ-कुछ शार्क उसमें ये भी करते हैं कि दे वेट अंटिल योर शो गेट एयर। आपका शो एयर होने के बाद दे वांट टू सी कि आपको रिस्पॉन्स कैसे आता है। दैट्स अ स्मार्टर तो वो शायद। देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा है, फिर उसके ऊपर भी वो लोग कभी-कभी ये डिसीजन ले सकते हैं। अगर ये इनसाइट गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। बट दिस दिस कैन बी अ वेरी गुड वे टू जज कि कोई कंपनी में जो बैक कर रहा है, वो कंपनी का पोटेंशियल कितना है। ये जज करने का ये भी तरीका हो सकता है। दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि जो टाइम डिले है, वो ये प्रोसेसर की वजह से तो है ही। दूसरी चीज़ है कभी-कभी ना कुछ-कुछ कंपनीज़ दे टू परफॉर्म वेरी वेल आफ्टर गेटिंग एयर। मे बी पहले उनका बिजनेस उतना अच्छा नहीं होता है, थ्राइविंग नहीं होता है, बट ना आफ्टर गेटिंग ऑन शार्क टैंक, जैसे कि कंपनी आई थी ब्लू टी करके, उनका रेवेन्यू 30 लाख से आई थिंक 5 करोड़ पर मंथ तक शिफ्ट कर गया शार्क टैंक पे एयर होने के बाद। वाओ, तो रियली? रेवेन्यू कैन नो मल्टीप्लाई हो सकता है वेरी रैपिडली। तो ये एक चीज़ हो जाती है। तो बहुत सारे शार्क्स ये भी वेट करते हैं कि इनको एयर होने तो देखते क्या होता है। आप जब ये गए भी थे हो तो सकता आपके है। दिमाग में था कि मैं पर्टिकुलर शार्क के साथ काम करना चाहता हूँ? अरे हम लोग ने तो डिसाइड किया था प्राइमरी शार्क्स कौन से होंगे, सेकेंडरी कौन से होंगे। इतना भी प्राइमरी आर एन डी करते हैं आप लोग सब ने? देखो, हर फाउंडर मैं बोला ना, यू गेट वन चांस टू ग्लोरी। कोई भी फाउंडर उसको मेसअप नहीं करना चाहता है, ठीक है। हमने डिसाइड किया था कि यार हम लोग को जोमेटो के दीपेंद्र गोयल मिलते हैं, या फिर ओयो के रितेश अग्रवाल मिलते हैं, या फिर हम लोग को पीयूष बंसल सर मिलते हैं, या अनुपम मित्तल सर मिलते हैं। दिस विल बी और प्राइमरी शार्क्स हम लोग के हो सकते हैं। तो ये सब हम लोग प्लानिंग करके थे। हम लोग को एक दिन पहले पता, एक या 2 दिन हम लोग को पहले पता चलता है कि हमारे पैनलिस्ट या फिर हम लोग के शार्क्स कौन से होने वाले हैं। अच्छा। ये होता है। तो हम लोग को 2 दिन पहले पता चला कि कौन से एग्जैक्टली शार्क्स हमारे शूट में बैठेंगे। करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। हर फाउंडर अपना एक दिमाग में रखता है कि दीज आर माई प्राइमरी शार्क्स, दीज आर माई सेकेंडरी शार्क्स। तो मैं मेक श्योर करूंगा कि इनके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हो जाए। मैं मेक श्योर करूंगा कि आई इम्प्रेस दिस पीपल, मैं इनको इम्प्रेस करूँ बहुत ज़्यादा। ये होता है। कुछ कुछ फाउंडर्स होते हैं कि दे वांट टू पिच टू एवरीवन। वो कस्टमर को भी पिच करते हैं, शार्क्स को भी पिच करते हैं, सबको पिच करते देखते हैं। हैं कौन आएगा बढ़ेगा। जो आएगा वो चलेगा। दिस आर द मोस्टली बिजनेस होते हैं जिनके कैश की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं D2C ब्रांड, मेरे को लगता है आज पैसा तो मैं मार्केटिंग में लगाऊं, मैं ब्रांड 1x से 2x कर लूँ, आई एम डन। फिर उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कौन सा भी शार्क आ जाए। द मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर रादर देन शार्क। लेकिन जो नो इम्पैक्ट बिजनेसेस होते हैं, या फिर जो ऐसे बिजनेस होते हैं कि यार जिन पे बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाउंडर के लिए, देन वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, मेरे को ये शार्क आएगा तो फायदा होगा, ये शार्क आएगा तो फायदा होगा। वो एनालाइज करते हैं क्या वैल्यू एडिशन कौन क्या सा वैल्यू शार्क एडिशन है, राइट। कर सकता है। मुझे याद है आपके एपिसोड में अमन गुप्ता जी सर ने एक स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया था कि दिस इज एन आइडिया
विच इज़ फॉर द फ्यूचर और नॉट रेडी, ऐसा कुछ बोला था हाँ हाँ आपके एपिसोड्स। व्हाई आई वाज हैप्पी वाज कि एक तो एग्रीकल्चर को वो दुनिया को देखने का, बहुत सारे लोगों को देखने का मौका मिल रहा है, Right. राइट। दूसरी बात है कि एक तरीके से एक वैलिडेशन है राइट कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी इस इंडस्ट्री का फ्यूचर, जो भी वैलिडेशन और अटेंशन एग्रीकल्चर डिजर्व करता है, वो कोई कंपनी तो आगे बढ़ा के दे रहा है। फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि पॉजिटिव क्रिएट किया गया एग्रीकल्चर के अराउंड। इससे पहले टीवी पे बस ये देखने में मिलता था एग्रीकल्चर सुसाइड होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आई थिंक इट वाज पॉजिटिव नोट में आया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे जो टाइम के बारे में लगती है ना, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पाएंगे इस स्टोरी को, समझ पाएंगे कि एक्जैक्टली मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक समझे एक पागल आदमी है जो साउथ अफ्रीका से यूएस गया। उसने डिसाइड किया कि यार मेरे को ज़िंदगी में कुछ करना है, मैंने कोई छोटी सी कंपनी बना ली, कुछ पैसा भी कमा लिया है, मुझको रॉकेट के बारे में कुछ नहीं आता है। मैं एक काम करूँगा, मैं ना एक रॉकेट बनाऊँगा, और मेरे को गाड़ी के बारे में कुछ नहीं आता, लेकिन मैं गाड़ी बनाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं गाड़ी बनाऊँगा जो इलेक्ट्रिक पे चलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं उसको इतनी मस्त बनाऊँगा ना, वो बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार को पीछे कर देगी। फिर मैं उसको ऐसी बनाऊँगा कि वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट गाड़ी भी हो जाएगी इलेक्ट्रिक पे। फिर मैं उसको ऐसे बनाऊँगा कि वो 2 घंटे में चार्ज होगी और 500 किलोमीटर चलेगी। फिर मैं एक रॉकेट की कंपनी बनाऊँगा। फिर रॉकेट की कंपनी ऐसी होगी ना कि वो मैं बाहर, रॉकेट जाएगा बाहर और फिर वापस वही रॉकेट वापस आएगा। उसी रॉकेट को मैं रीयूज़ करूँगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद। फिर मैं इस गाड़ी को उस रॉकेट के अंदर डालूंगा। फिर मैं इस रॉकेट को उस गाड़ी को लेके हवा में उड़ाऊंगा, वो अंतरिक्ष में जाएगी, और फिर मेरी गाड़ी को मैं अंतरिक्ष में छोड़ दूंगा। और मैं सब कुछ 10 साल के अंदर कर लूंगा। लोग उसको क्या बोलते हैं, यार तू बहुत ही ज़्यादा टाइम से पहले नहीं सोच रहा है। लेकिन वो हुआ ना, रोडस्टर आज भी घूम रही है ना स्पेस में। करेक्ट। स्टोरी आपको नाम पता ही होगा कौन सा आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ, कमेंट में डाल ही सकते हो लोग Elon मैं Musk। किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ का टाइम बहुत रैपिडली चेंज हो सकता है, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर मार्केट फोर्सेस और सब लोग उसके बारे में काम करना चालू अच्छा, आप ये अमन गुप्ता वाले सर को क्वेश्चन के एकदम कहानी से रिलेट किया आपने। तो मुझे लगता है कि जैसे कि आज से अगर 10 साल पहले अगर मुझे कोई बताए कि यार हर किसान के हाथ में यूट्यूब होगा, तो मे भी उस टाइम पे लगता है कि इस चीज़ का टाइम ही नहीं आया है। आज इट इज़ रियलिटी, लाइक हर किसान के हाथ में मोबाइल है, वी हैव यूट्यूब एट एवरी, हर घर में आप यूट्यूब तो बहुत, मुझे कल 1 साल पहले कोई बोलता अगर कि शायद मैं एग्रीकल्चर का पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बहुत ही छोटा एग्जांपल है, मैं उनको नहीं मानता बात। रियलिटी इज ये हो रहा है आज, इन लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं इससे, राइट। आप टाइम कैन चेंज वेरी क्विकली द प्रोवाइडेड कि मार्केट फोर्सेस और सब लोग उसके बारे में पॉजिटिवली काम करना चालू करें, मुझे ख्याल से, और ये हो रहा है अभी। न्यू एज पीपल दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन टू एग्रीकल्चर, वो इस डोमेन को सच में चेंज करना चाहते हैं। आज से पहले ना हर कोई सूडो एग्रीकल्चर में काम कर रहा था, जो भी बाहर से लोग, मैं सिटी में जॉब कर, सूडो एग्रीकल्चर मतलब क्या, मैं सिटी में काम कर रहा हूँ, मैं पुणे में IT कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे गाँव में 1-2 एकड़ ज़मीन है, मैंने 2-3 लेबर लगा लिए, हो रहा है, नहीं हो रहा है, आया पैसा आया, नहीं पैसा नहीं चलेगा, मतलब बटाई पे बहुत लोग करते हैं। हाँ, मतलब एज सुन एज मैं एग्रीकल्चर लैंड को कोई और दूसरा के कब्जा नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्टिविटी चल रही है, आई एम ओके विद इट। कोई आए नहीं आए पैसा, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मेरी फैमिली इन्वॉल्व है, मैंने पिताजी माँ मेरी काम कर रही है वहाँ पे, दे आर ऑक्यूपाइड, आई एम हैप्पी। ये हो गया सूडो एग्रीकल्चर। अभी लोग फर्स्ट टाइम दे आर थिंकिंग कि नहीं, मेरे को प्रैक्टिकली प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर करना है। दैट माइंड सेट नो चेंज हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है, वो भी माइंड सेट का। एग्रीकल्चर एज अ बिजनेस देखना लोग चालू कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शिफ्ट, राइट। टॉकिंग अबाउट बिजनेस का थोड़ा बात कर लेते हैं। जरूर। आप जो क्राइजन स्टार्ट किए, हाउ डिड दैट स्टार्ट? आपने अपनी जर्नी बताया कि आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से स्टार्ट किए, राइट, बट व्हाट इज क्राइजन, आप स्टार्ट कैसे किए, डिटेल में पहले आएंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस जर्नी विद क्राइजन स्टार्टेड। क्राइजन जो मेरे एक्चुअली मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही आता हूँ, ठीक है। जनरली मैं बताऊँ कैसे, मैं भले मुंबई में पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग के लिए बैंगलोर में आया, बट मेरे मॉम डैड फार्मर्स ही है, ठीक है। हम लोग आज भी खेती करते हैं, ट्रेडिशनली हम लोग फार्मिंग बैकग्राउंड से ही आते हैं, ठीक है। सतारा में एक छोटा सा गांव है देगांव करके, वहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर लैंड है, हम लोग गन्ना करते थे, हल्दी करते थे, जवार बोलते हैं, जवार जो बोलते हैं हम लोग, जवारी करते थे, हम लोग ट्रेडिशनली खेती करते आ रहे हैं पहले से। तो हमेशा एग्रीकल्चर के बारे में कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलता रहता था, यार इसमें कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। 2015 के आसपास एक मुख्य मोर्चा हुआ था फार्मर्स का, जहाँ पे फार्मर्स आर फाइटिंग फॉर द MSP कि यार हम लोग को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। उस टाइम पे आई वॉज इन टू बैंगलोर, मैं नामधारी के सुपर मार्केट में था, एंड आई वॉज बाइंग टोमेटोज एंड एवरीथिंग। कुक ने मेरे को बोला था कि भैया टमाटर खत्म हो गए हैं। वहाँ पे मैंने देखा था कि प्राइस वॉज 40 रुपीज़ टोमेटो का प्राइस, जहाँ पे मैं खरीद रहा था, 40 रुपीज़ पर kg वॉज द प्राइस ऑफ टोमेटो। उस टाइम पे फिर मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया था, पूछा कि अपने यहाँ पे टोमेटो का रेट क्या चल रहा है। तो पिताजी ने बोला कि अगर फार्मर दे रहा है क्रेट भर के, जिसको हम लोग लेके जाते हैं, इट वॉज गोइंग फॉर 3 रुपीज़ अ kg। तो पहले बार में दिमाग में आया कि यार 3 रुपये kg से 40 रुपये kg, इतना बड़ा ट्रांजिशन शिफ्ट हो गया इंडस्ट्री में। हु इज़ टेकिंग द बेनिफिट्स? डेफिनेटली मिडिल मैन टेकिंग द बेनिफिट, सुपर मार्केट से लेकर हर कोई बेनिफिट ले रहा है। लेकिन ये मार्जिन रेंज देखो ना, अब क्या मार्जिन हो गया, 3 रुपये से लेके 40%। मैन्युफैक्चरर से लेके एंड कंज्यूमर तक अगर आप मार्जिन कैलकुलेट करोगे, बहुत बड़ा मार्जिन है।
फिर सर ये इस सेक्टर को कुछ तो करना चाहिए, हम लोग को समझना चाहिए कि इसमें क्या किया जा सकता है कि एटलीस्ट हम लोग फार्मर्स को वो वैल्यू क्रिएट कर पाए कि 40 में बिक रहा है ना, तू भाई 20 रुपये तो कमा ले, करेक्ट। क्योंकि 50% हम्म यहाँ पे हम लोग को कुछ तो करना चाहिए। वहाँ से इट स्टार्टेड विद अ वेरी आइडिया फेज, ये आइडिया फेज से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी एक छोटी सी बैक स्टोरी है। मैं क्राइजन बायोटेक चालू करने से पहले मैं पैक्सलैंडर करके एक फूड पैकेजिंग कंपनी चलाता था, एक्सेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो हम लोग रेस्टोरेंट्स को, इट्स पार्ट टाइम, तो मैं रेस्टोरेंट को फूड पैकेजिंग सप्लाई करता था कि आपको बर्गर के लिए बॉक्स चाहिए तो हम लोग पैकेजिंग करके आपको देते थे, ब्रांडिंग करके। वन ऑफ माई फ्रेंड उस टाइम पे जिनका कोरमंगला में स्टोर है, तो उन्होंने मुझको बताया था कि सुधीर, रेस्टोरेंट के लिए ना फूड पैकेजिंग जितनी जरूरी है ना, उससे ज़्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट्स है। तो तुम सब्जी, देखो रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तुम देखो तुम उसके ऊपर कुछ कर सकते हो क्या फ्यूचर में जाके। वो चीज़ मेरे दिमाग में थी, देन वो स्लिप्ट हो गई थी। उसके बाद देन दिस जब मुख मोर्चा का चालू हुआ, फिर वो फिर से मेरे को हिट कर गया कि नहीं यार, एग्रीकल्चर में हम लोग कर सकते हैं, हम लोग वी कैन सपोर्ट दिस रेस्टोरेंट्स एंड ऑल। करेक्ट करेक्ट। तो वहाँ से हम लोग चालू कर सकते हैं। फिर मैं गाँव में अपने पिताजी से मैंने बात की, मेरे को खेती करनी है। पहले तो मेरे पिताजी ने बोला पागल है, इंजीनियर जॉब छोड़ के खेती इतनी कैसे? मेहनत करके तेरे को इससे बाहर निकाला है, बेंगलोर भेजा है, तो वापस आके किसानी करना चाहता है, तो बाहर गया ही क्यों? हाँ, वो माइंडसेट फिर से। हाँ। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। हम्म तो मेरे को बोला क्या अलग करना चाहता है? तो अब मैं एक प्रेजेंटेशन बनाया था छोटा सा, ये हाइड्रोफोनिक फार्मिंग है, ये ऐसा है वैसा है, एक कंपनी है वो बना के देगी, हम लोग रन करेंगे, ऐसा करेंगे। उन्होंने बोला खर्चा कितना? तो मैंने बोला 65 लाख। मतलब पागल है, 65 लाख में तो ज़मीन खरीद लेगा तू। आपने जो पहले बताया, यस। तो ज़मीन खरीद लेगा तू, ये सस्टेनेबल ही नहीं है, मतलब तू कुछ नहीं कर पाएगा ये ऐसे करके। तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि यार बात तो सही कर रहे हैं, लैंड कॉस्ट भी देखिए यार, इतने में तो ज़मीन आ जाएगी अपनी। करेक्ट। वेंट बैक टू बैंगलोर, फिर से 3-4 महीने फिर मैंने जॉब करना चालू किया। आई स्टार्टेड वर्किंग इन कोलपुल करके कंपनी है कोरमंगला में, और हेमंत सहल उनके फाउंडर है, लीड करते हैं। तो वहाँ पे मैंने काम करना चालू किया, लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रह गई थी यार, मेरे को एग्रीकल्चर में कुछ ना करना कुछ है, करना एक बार है। कीड़ा बैठ जाता हाँ, है ना। कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। मैं, मेरा रूममेट था, आई स्पोक विथ माई रूममेट कि बताया कि ऐसा ऐसा कुछ करते हैं, क्या करेंगे? तो जो विश्व प्रताप सिंह जो है, तो ही वॉज माई रूममेट। तो उन्होंने बोला कि यार अपने पास कितनी सेविंग से देखते हैं, चलो चालू करते, पास तो पास, फेल तो फेल, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो आपने वो जुगाड़ पा लिया बस। तो फिर मैं घर पे आया, फिर मैंने अपने पिताजी से फिर से बात की, न्यू प्रेजेंटेशन। ऐसा करते हैं। 50% प्रेजेंटेशन खत्म होते थे, पिताजी को आइडिया आ गया था कि यार ये फिर से उसी चीज़ पे 6 महीने के बाद आके डिस्कशन कर रहा है। फिर मेरे को फिर डायरेक्टली बीच में उन्होंने रोके, खर्चा कितना आएगा? तो मैंने बोला कि देखो खर्चे का आइडिया नहीं है, 20 लाख का बजट हम लोग लेके चल रहे हैं, अब देखेंगे उसमें से कैसे जाता है। कैसे जाता है देखेंगे। तो मेरे पिताजी ने बोला था कि उस टाइम पे यार मुझे तो नहीं लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा, क्योंकि बिफोर मी ही हैज सीन मेनी फार्मर जिन्होंने पॉली हाउस सेटअप लगाए थे एंड दे वर फेल्ड मिसेरेबली। तो उनके दिमाग में वो इमेज था कि यार पॉली हाउस में तो पैसा कमा ही नहीं जा सकता, ये बस ये किया ही जाता है सब्सिडी के लिए, इससे पैसा कमा ही नहीं सकते। तो ये उनके दिमाग में था। और ये मैं फिर से बात कर रहा हूँ, मैं पॉली हाउस लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पिताजी ने बोला कि ठीक है यार, तू एक्सपेरिमेंट करना है करके देख लो, लेकिन मैं तो एग्रीमेंट नहीं है मेरा। मैंने बोला कि मेरे को 1 साल का टाइम दो, अगर सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आई विल गो बैक टू द जॉब, ठीक है। करेक्ट। तो फिर मेरे रिलेटिव्स वगैरह डेली आते थे, घर पे बैठते थे, देखते थे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। फिर बोलते थे इसकी तो शादी नहीं होगी, इसका तो ये हो गया, ये तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आई यूज्ड टू सब कुछ डाइजेस्ट करते थे हम लोग। एक चीज़ हमने बनाई थी कि अगर हम लोग कहीं पे फेल हो गए तो हमको पता होना चाहिए कि हम लोग फेल कहाँ पे हुए। तो वी स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग। हमने पाइप खरीदा तो कौन से मेक का खरीदा, कितनी जीआई का खरीदा, कितने उसका ये है, गेज कितना है, वो कितने गेज का खरीदा, सब चीज़ को हमने डॉक्यूमेंट करना चालू किया, पेपर वर्क चालू किया, हमने हर एक चीज़ के फोटोज़ वीडियोज़ बनाना चालू किया। और हमने पॉली हाउस सेटअप कर लिया अपना, हाइड्रोफोनिक पूरा सेटअप हमने 15 लाख में सेटअप कर लिया। सेटअप करने के बाद देन पिताजी को भी दिखा, देखो 15 लाख में सेटअप किया, ऐसा ऐसा ये है करके, इट्स गुड, ठीक है। 500 स्क्वायर मीटर। हाँ, 5000 स्क्वायर फीट, हाँ 5000 489 स्क्वायर मीटर के आसपास। इसलिए कि अरे चलो ठीक है, बढ़िया है, अब क्या करोगे? एंड जो भी प्रोडक्ट हमने पहला बैच निकाला उसमें से लेट्यूस आइसबर्ग किया, रोमेन किया, रॉकेट किया, लेके हम लोग पहुंच गए लोकल सेलर के पास कि ये हमने ग्रो किया है। ही रिफ्यूज की, मेरे को आपसे खरीदना ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैं तो लोकल फार्मर से खरीदूंगा, हम लोग की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अगर लोकल फार्मर्स के पास अवेलेबल नहीं है, मैं सामने हेड ऑफिस में बोल देता हूँ माल अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपसे नहीं खरीदूंगा, दिस एंट्री बैरियर। मंडी का बात कर रहे हैं आप? दिस एंट्री बैरियर। तो जो भी लोकल परचेसर रहा था, अब इसको कैसे इसको कैसे बाईपास करें? तो फिर एक दिमाग लगा, हमने बोला कि सर देखो, बेसिल है, रोमेन है, रॉकेट है, ओरोगुला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, आप आपके नाम से सप्लाई करना चालू करो, क्योंकि मेरे पास तो वैसे भी सड़कें खराब हो जाएगा, आई हैव नो ऑप्शन। आई डजंट। तो उसने बोला कि ठीक है, दिस इज अ विन विन सिचुएशन, मैं अपने नाम पे डाल दूंगा। तो उसने खरीदना चालू किया, उसने सप्लाई करना चालू किया। फोर्थ सप्लाई पे उसके जहाँ पे वो सप्लाई करता था, जिस कंपनी में सप्लाई करता था, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मेनी पीपल जो हमारे बारे में जानते हैं, इट वाज वन ऑफ आवर फर्स्ट जिसको हमने सप्लाई करना चालू किया था, नाम बी से स्टार्ट होता है उनका। तो उनके जो हेड ऑफिस बैठते हैं पुणे से, वहाँ से 3 लोग आए देखने के लिए कि यार ये क्वालिटी का माल कौन सा फार्मर ग्रो कर रहा है। अच्छा।
दे केम टू आवर फार्म पे हम लोग का आइडिया वही था कि वी वांट टू रीच टू दैट पर्सन जो है, जो हायरार्की में जो ऊपर है, वहाँ तक पहुँचना है। वो पर्सन आया, बोले कि यार तुम हाइड्रोफोनिकली ग्रो कर रहे हो। उन्होंने आया, फार्म देखा, सब कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह देखी, हमने एक्सप्लेन किया। फर्स्टली वो तो इम्प्रेस हुआ कि यार तुम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हो और ये कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? फिर हमने उनको जब क्वालिटी बताया कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, क्रंचीनेस बहुत ज़्यादा है, सॉफ्टनेस अच्छा है, शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें। देन ही सेड कि हम लोग 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यू डायरेक्टली स्टार्ट सप्लाइंग टू अस, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग आपको शेड्यूल देंगे, उसके हिसाब से ग्रो करना चालू उसी एरिया में जो आप थे उतना उसी एरिया में। तो वो जो फ्री वाला था ना, वो जो फ्लूक या फिर जो हमने लगाया था वो लग गया, वो चल गया मतलब वो। एंड वी स्टार्टेड सप्लाइंग टू वन नो, हमने उनको सप्लाई करना चालू किया। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोविड लग गया 6 महीने के बाद। तो उसमें फार्मिंग काफ़ी अफेक्ट हुई थी। हाँ, फार्मिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। सडनली सप्लाई चेन नो, सब कुछ ब्रेक हो गया था उस टाइम पे। हम लोग घर पे बैठे हुए थे, क्या करें क्या करें क्या करें। तो जितना भी डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया था, तो दिमाग में है कि यार कितने ही लोग दुनिया में होंगे जो अंग्रेज़ी बोलना जानते हैं, खेती करना चाहते हैं और उसमें हाइड्रोफोनिक में इंटरेस्ट रखते हैं और 15-20 लाख रुपए सेविंग्स में रखते हैं। 2-3 हज़ार लोग होंगे पूरे इंडिया भर में, अगर होंगे भी तो दैट वाज आवर माइंडसेट। तो हमने bigrock.com पे एक छोटा सा डोमेन खरीदा, hydroponicmasterclass.com। कोर्स हमने जो शूट किया था, हमने उसको एडिट किया। कोविड में ही किया ये सारा? कोविड में हमने कोर्स एडिट किया। प्रीमियर प्रो मैंने खरीदा था, मुझे अभी भी याद है, 2000 रुपये पर मंथ का सब्सक्रिप्शन था अच्छा, उसका। अब आप ही एडिट किए? हमने खुद बैठ के, तो काम ही नहीं था ना कोविड के टाइम पे। तो बैठ के एडिट किया, कोर्स बनाया एंड कोर्स हमने लॉन्च कर दिया। पहले 3 दिन पूरा सन्नाटा, मतलब कोई नहीं, फुल शांत। मतलब कोर्स पे कोई नहीं, कैसा नहीं। तो मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मैं क्या करता था, फेसबुक ग्रुप में जाके डालता था कोर्स के लिंक वगैरह। लोग और गूगल एनालिटिक्स पे देता था, लोग विजिट तो कर रहे हैं, 2 विजिटर 3 विजिटर, लेकिन परचेस एक भी नहीं होता था। हमने यार इसको क्या करें क्या करें, तो हमने डिसाइड किया कोर्स को फ्री कर देते हैं। तो फर्स्ट 1 वीक के लिए हमने कोर्स को फ्री कर दिया। फ्री कोर्स हम लोग का 200 लोग ने सब्सक्राइब किया। अच्छा कि यार 200 लोग तो आ गए, उन्होंने कोर्स भी कंप्लीट किया। लेकिन उन लोग आके ना बहुत मतलब ये इशू होने लगे कि यार आपका वीडियो नहीं चल रहा है, आपकी वेबसाइट बंद हो जा रही है। फिर मुझे पता चला कि नहीं यार, इसको ना बिगरॉक से हमको हटाना पड़ेगा, एक बेटर होस्टिंग पे लेके आना पड़ेगा। देन वी डिसाइड कि हम लोग इसको होस्टिंग और बिजनेस अकाउंट पे लेके आएंगे। एंड अभी खर्चा भी होने लग गया बिजनेस अकाउंट का, तो हमने बोला कि इस कोर्स की कुछ फीस रखते हैं। तो अभी स्टार्ट की हमने 600 रुपये उसकी फीस रखी और हमने कोर्स चालू कर दिया। देन उसके बाद कोविड थोड़ा स्ट्रांग हो गया था, तो लोग करने, हमको मार्केटिंग के बारे में पता चला कि हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी कर सकते हैं। हमने फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग करना चालू किया, एड्स करना हमने चालू किया, एड्स पे। उस टाइम पे फेसबुक की भी लिमिट होती थी, आप दिन में सिर्फ 2000 रुपये खर्चा कर सकते हो। इनिशियली तो न्यू एड अकाउंट था हमारा, तो हमने मार्केटिंग करना चालू किया। पीपल स्टार्टेड सब्सक्राइबिंग। जैसे हम लोग 700-800 यूज़र के पास पहुंच गए, देन सडनली स्टार्ट सीइंग यार नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कोर्स सफिशिएंट नहीं हो रहा, मतलब बैंडविड्थ सफिशिएंट नहीं हो रही है, वेबसाइट ब्रेक हो रही है। वी डिसाइडेड कि अभी हम लोग को प्रोफेशनल सॉल्यूशन चाहिए। हमने इसको शिफ्ट किया टोटली वर्डप्रेस के डोमेन से, हम लोग इसको वर्डप्रेस पे लिया, हमने इसको गूगल क्लाउड पे हम लोग इसको लेके गए फुल फ्लेज। हमने थर्ड पार्टी वीपीएन सर्वर्स ले लिए, हमने स्ट्रीमिंग सर्वर, सीडीएन सर्वर्स वगैरह ले लिए, हमने इसको फुल फ्लेज हमने लॉन्च कर दिया। तब तक हम लोग का ये भी बढ़ गया, आपने प्रोफेशनल करने लगा, प्रोफेशनल हमने इसको काम करना चालू किया। एडवर्टाइजमेंट का स्पेंड भी हम लोग की कैपेसिटी भी बढ़ गई थी। वी स्टार्टेड स्पेंडिंग लाइक 20,000 रुपीज़ पर डे। एड स्पेंड हम लोग का चालू हो गया। एंड कोविड के टाइम पे 30,000 लोगों ने हाइड्रोफोनिक मार्शल क्लास को सब्सक्राइब कर लिया। कोर्स की प्राइस भी 2400 हो गई थी उस टाइम पे। कोर्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया था, उसके ऊपर हम लोग के खर्चे बढ़ गए थे। तो हमने एक सेल्स की टीम भी रखी, सपोर्ट की टीम रखी, जो कस्टमर की क्वेरीज एड्रेस करेंगे। हमने 2 एग्रोनॉमिस्ट हायर किए, जो भी कस्टमर के क्वेरीज है वीडियोस के नीचे, उनको इमीडिएटली 10 से 15 मिनट के अंदर आंसर कर देंगे। पूरा फुल फ्लेज हमने सिस्टम बना दिया। फिर दूसरी चीज़ हमने क्या, लोगों को वीडियो पे तो हम लोग बता ही रहे, लोगों को फार्म पे भी एक्सपीरियंस आना चाहिए। कोविड के बाद आपने, तो हमने क्या किया कि हमने फार्म विजिट फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी कि आपने कोर्स तो देख लिया, हमारे फार्म पे आओ, फ्री में आप एक दिन वहाँ पे रह के सीख सकते हो, सीड लगाने से लेके हार्वेस्ट तक, गेट टू नो एवरीथिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। पीपल स्टार्टेड विजिटिंग अस, नो ऑल ओवर इंडिया से लोग आना चालू हो गए। एंड कोर्स के टाइम में हम लोग एक सब्सटेंशियल कैपिटल बिल्ड भी हो गया हम लोग का उस टाइम पे, रेवेन्यू आ गया। सो मेनी पीपल सब्सक्राइब। वो हम लोग के लिए आई ओपनर था कि यार 30 से 40 हज़ार लोग, 30,000 लोग हाइड्रोफोनिक मास्टर क्लास करना चाहते हैं, मतलब इतने लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं। वी डिसाइडेड कि अभी इंग्लिश में कोर्स है, इसको हिंदी में भी डब करेंगे। हमने उसको हिंदी में भी डब किया। वी गॉट एडेड 10,000 मोर पीपल, 40,000 लोग तक पहुंचे। क्या बात है। तो नव वो सबसे पहले हमको इनसाइट आया कि नहीं, ये जो मॉडल है कि एजुकेट देम फर्स्ट, देन गिव देम द एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड देन हेल्प देम बिल्ड द टेक्नोलॉजी, दिस इज अ पाथ टू गो। तो हमने उसी एक्शन में काम करना चालू किया। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोगों को कंसल्टिंग सर्विसेज देंगे, हम लोगों को बताएंगे कि आप कैसे खुद का हाइड्रोफोनिक सिस्टम सेट कर सकते हो। करेक्ट। वी पार्टनर विद लोकल 2-3 कंपनीज के साथ हमने पार्टनर किया और हमने लोगों को कंसल्टिंग देना चालू किया। लेकिन लोगों के साथ उसके साथ चीटिंग होती थी कभी कभी, यार मेरे को कौन क्वालिटी का पॉली हाउस नहीं मिल रहा है, या फिर मेरे को चीज़ें जैसी चाहिए वैसे नहीं मिल रही है, तो ये इश्यूज आना स्टार्ट हो गए। तो एक पर्सन थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका, XYZ, ठीक है। उन्होंने हमको बोला कि सुधीर ये रहा एडवांस, आप हमारा पॉली हाउस बनाओ।
ठीक है, Understood. स्टार्ट टू एंड आप ही बना के दो, आप ही आपने, यू हैव डन इट वंस, यू कैन डू इट ट्वाइस, आप हम लोग को पूरा बना के दे दो, आई ट्रस्ट यू कम्प्लीटली। एडवांस आ गया तो हमने बोला कि ठीक है इसको चालू करते हैं। हमने एक ऑफिस ले लिया, हमने टीम हायर कर ली, डिजाइनर्स लेके हमने सब कुछ हायर कर लिया, चलो देखते हैं। और वो एडवांस आने के बाद ना वीक के अंदर वो क्लाइंट बैकआउट कर गया कि यार मेरे को नहीं करना है, मैं अगले साल करूँगा। क्यों? तो फाइनेंशियल क्रंच, कुछ भी रीजन कैन बी एनीथिंग ना, तो उन्होंने बोला कि यार मेरे को नहीं करने का है, मैं बैकआउट कर रहा हूँ। हम लोग को यार अभी इतनी इन्वेस्टमेंट तो हो चुकी है, डिजाइन हमने बना लिए है, माल खरीदने के लिए हमने ऑर्डर्स भी लगा दिए हैं, ये इसने जो एडवांस दिया था करे क्या एडवांस इन भी सब वापस का? मांग रहा है ये, तो अब तो हालत और ख़राब हो गई, अब क्या करेंगे। तो मैं प्रिया हम दोनों बैठे थे, हमने डिसाइड किया कि यार एक काम करते, अपने इतने यूज़र्स है हाइड्रोपोनिक मास्टर क्लास में, एक वीडियो बना के सबके पास भेज देते हैं कि हम लोग ने ऐसा ऐसा किया है, हम लोग कंस्ट्रक्शन करने के लिए रेडी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम आपके हाइड्रोपोनिक फार्म कंस्ट्रक्ट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आई थिंक इट वाज 10:30 इन द नाइट, हम लोग ने गरम गरम कॉफ़ी का मग लिया था, दोनों ने हाथ में, बोला कि एक वीडियो भेज के देखते हैं क्या होता है। एनीवेज हम लोग वैसे भी बंद ही हो जाएंगे इसके बाद, क्योंकि इतना हेवीली इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है हम लोगों का, अगर नहीं करेंगे तो कंपनी का बात कर रहे थे। कंपनी का बात हम लोग ये हो जाएगा। हम लगे ठीक है यार एक मेल करके देखते हैं, तो हमने एक मेल भेजा कि जितने भी हम लोग के सब्सक्राइबर्स हाइड्रोपोनिक मार्शल आर्ट्स, क्योंकि हम लोग हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप करने के लिए रेडी है, हम आपके हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप करके दे सकते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग ने अपनी इन हाउस टीम बनाई, पूरा हमने एक प्रॉपर पैराग्राफ लिखा था कि हमने हमारी टीम बनाई थी, दिस वाज अ सिचुएशन, ऐसे ऐसे हुआ है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंटली। उस हफ्ते में हम लोग को 4 ऑर्डर मिल गए कि आप उसी कोर्स से? उसी एक ईमेल से, अच्छा, ईमेल पे आपने भेजा था? ईमेल भेजा था हमने, सबको ईमेल भेजा था, कोर्स के जितने भी सब्सक्राइबर्स थे उन सबको, हमको 4 ऑर्डर मिल गए कि हमारा हाइड्रोपोनिक फार्म आप सेटअप करके दीजिए। 2 पीपल सेंड अस द एडवांस, उसमें से एक पर्सन ऐसे थे साउथ इंडिया से ही थे, उन्होंने बोला कि सुधीर मैं अभी हूँ यूएस में, मैं आने वाला हूँ 4 महीने के बाद, मैं काम करूँगा 6 महीने के बाद स्टार्ट, लेकिन तुम्हारे ईमेल से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी फाइनेंशियल नीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वाओ, सो दिस इज़ अ 25% एडवांस, आई एम वाओ, सेंडिंग ऐसे यू भी लोग हैं। टुमारो, आई एम सेंडिंग यू टुमारो, कंस्ट्रक्शन हम लोग 6 महीने के बाद चालू करेंगे, वंस आई एम बैक इन इंडिया। वो पैसा आज भी इतना इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि दैट लिटरली गेव अस अ रनवे ऑफ 3 months। सेकंड लाइफ इन अ वे आपको दिया वो वो। 3 महीने का हम लोग को रनवे मिला उस टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो दैट पर्सन के लिए मैं हमेशा नो दिल में हमेशा ज़िंदगी भर जगह रहेगी, बिकॉज दैट वाज अ मेक और ब्रेक डील फॉर अस उस टाइम पे। तो ऐसे भी लोग हमको मिले इस जर्नी में। उसके बाद फिर हम लोग को पता चला कि यार हमने एक मोट और एक कैश काउ हमने बना लिया है हाइड्रोपोनिक मास्टर क्लास, लेट्स कैपिटलाइज ऑन दैट। फिर हमने एक प्रॉपर मार्केटिंग चैनल्स, प्रॉपर मार्केटिंग फनल्स बनाए हमने उन लोगों को, फिर हमने कोर्स पे बताना चालू किया, कोर्स में और नए टॉपिक्स ऐड किए हमने कि कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, व्हाट टू सी फॉर, बाकी लोग चीटिंग कैसे करते हैं हाइड्रोपोनिक में, अब तक क्या क्या होते आया है, अगर आपको लो कॉस्ट सोल्यूशन कैसे मिले, अब वायर केसिंग और एनएफटी बोल के बेच देते हैं लोग, तो एग्जैक्टली कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये सारी चीज़ें हमने उनको सिखाना चालू किया। देन पीपल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट कि नहीं, हमको आपसे सेटअप करना है, आपसे सेटअप करना है। और ये सारी जर्नी 1 से 1.5 साल की है, ठीक है, इट्स नॉट दैट लॉन्ग। हमने 65+ हम लोग के हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप हो गए, विल रिसेंटली विल टच 100, हम लोग सेंचुरी भी कर लेंगे, 100 हाइड्रोपोनिक वाओ, फार्म्स हम लोग के सेटअप हो जाएंगे। कांग्रेचुलेशंस। तो ये धीरे धीरे इफ़ यू सी द एंटायर जर्नी ना, हम लोग टॉर्च लाइट के हिसाब से काम कर रहे हैं कि वी नो ओनली 10 steps बिफोर, कि 10 कदम के आगे क्या हमको क्या पता होगा? नहीं है, बट वो टॉर्च लाइट के साथ हम लोग चल रहे। शार्क टैंक सेकेंड सीजन आया था, हम लोग चलो अप्लाई करके देखते हैं, क्या होता अप्लाई है? किया, एयर हो गए। उसके बाद चलो अभी लोग आना चालू हो गए, तो देखते क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, हम लोग क्या अलग दे सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि हम लोग हाइड्रोफोनिक किट बनाएंगे छोटा सा, जहाँ पे लोग घर पे सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। पीपल अच्छा, स्टार्टेड वो भी आप बाइंग कर दैट, रहे हैं। पीपल स्टार्टेड बाइंग दैट। तो एवरीथिंग वाज लाइक कि कस्टमर का पेन पॉइंट है, कस्टमर ने हमसे कम्युनिकेट किया, हमने बैठ के पेपर पे बस इतना दिखा कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, दिस इज अ लो कॉस्ट सोल्यूशन फॉर इट। हमने सोल्यूशन एक्सटेंड किया, लोगों ने परचेस करना चालू किया, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल नो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा। सिंपल। तो जब फार्मर्स ग्रो करना चालू किया, तो फार्मर्स का सेकंड इशू था कि सर आप बोल तो देते हो कि यार डॉक्यूमेंट करो। मैंने पिछले 6 महीने का पूरा डॉक्यूमेंट करके रखा था, मेरे लेबर से वो पेपर पानी में गिर गया, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग विल क्रिएट अ सॉफ्टवेयर फॉर यू। अब आई थिंक मैं सॉफ्टवेयर आपसे में उसमें जानना चाहता था, क्योंकि जब आपके पेन शार्क पॉइंट, टैंक अगेन पेन पॉइंट, पेन पॉइंट है पूरा, पिच में भी ये स्टैंड आउट किया था। आई थिंक किसी एक शार्क ने पिन पॉइंट किया था कि आपने अलग ही सिस्टम बना चुका है पूरा। वनीता जी ने बोला था कि आपने शॉपिफाई बना दिया है, हाँ, हाँ, एवरीथिंग इज। तो लिटरली एक कस्टमर ने बोला कि सुधीर मैंने ना पिछले 6 महीने का पूरा डेटा लिख के रखा था, मेरे लेबर से वो पानी में गिर गया, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है सर, हम आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप सॉफ्टवेयर में लॉगिंग करना चालू कर सकते हो। तो हमने सॉफ्टवेयर में लॉगिंग करने के लिए एक सिस्टम बना के दिया उनको। नाउ दैट बिकेम द फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन इटसेल्फ, अपने में सॉफ्टवेयर बन गया वो। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर सेकंड चीज़ आई थी, हम लोगों को बोलते हैं कि आप प्राइस एनालिसिस करो, आपके लोकल मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, प्राइस एनालिसिस करना चालू करो कि आपको क्या ग्रो करना चाहिए। तो वहाँ से प्राइस वॉचर बॉर्न हुआ कि हम लोग फिर एनालाइज करना चालू करेंगे कौन से मार्केट में कौन से कमोडिटी की क्या प्राइसिंग। ये कैसे प्राइस वॉचर कैसे काम करता है? प्राइस वॉचर एक्चुअली क्या करता है कि और ये चेंजिंग होता है ना, प्राइस तो बदलते रहेगा। हाँ मैं आपको बताता हूँ। एक लेमन फार्मर की तरह सोचो, एकदम लेमन फार्मर, वी आर अ वेरी न्यू फार्मर। मैं सोचो मैं एकदम नया आप किसान। नया किसान हो, ठीक है।
आपको पता है कि दिवाली के टाइम पे, दशहरे के टाइम पे गेंदे की कीमत बढ़ने वाली है, डन। बेसिक नॉलेज है, हम्म। ठीक है। जैसे गर्मी चालू होगी तरबूज की कीमत बढ़ने वाली है, दिस इज बेसिक नॉलेज, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन क्या आप 4000 कमोडिटीज़ का नॉलेज अपने दिमाग में रख सकते हो कि कौन सी चीज़ नहीं। कब बढ़ने वाली है, कब कम होने वाली है? नाउ ये ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर हो गया, है हम्म। ना? ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर है ये। नाउ नाउ टॉप दैट अप विथ की क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से क्या प्राइसिंग अप डाउन हो सकती है, टॉप दैट अप की बाहर से जो भी इंपोर्ट होता है इंडिया में उसके हिसाब से क्या प्राइस चेंज होती है। नाउ टू मच वेरिएबल्स हो गए, कैलकुलेट करना, समझना, ठीक है। तो हमने सबसे पहले चलो कि एपीएमसी के कौन से मार्केट्स में कितनी कितनी इनपुट्स आ रही है उसको एनालाइज करो। इनपुट्स एज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आ रहा है, ठीक है, ये। दूसरा एक क्लाइमेटिक पैटर्न, इंडिया का टेक्निकल क्लाइमेटिक पैटर्न क्या है, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग ये पता करते हैं कि कौन से क्रॉप्स, जैसे कि वाटर हेवी क्रॉप्स जो होते हैं, तरबूज हो गया आपका, वाटरमेलन हो गया आपका, इज अ वाटर हेवी क्रॉप। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसकी डिमांड बढ़ेगी। कुकुम्बर हो गया आपका, इट्स वाटर हेवी क्रॉप, इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। फेस्टिवल का पैटर्न क्या है आपका, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दिवाली है, यू हैव द प्रॉपर एक हम लोग का फेस्टिवल पैटर्न है। सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपका गेंदा फूल हो गया, फ्रूट्स हो गए, टोमेटो हो गया, इनकी प्राइस बढ़ जाती है। शादी का सीजन जब है, शादी के सीजन में आपका जैसे कि टोमेटो हो गया आपका, पोटैटो हो गया आपका, फ्लावर्स हो गए, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है मार्केट को डायरेक्टली। नाउ देयर आर सम इनडायरेक्ट फैक्टर्स एज वेल। इनडायरेक्ट फैक्टर्स क्या होते हैं कि जनरली किसी भी पर्टिकुलर रीजन में कितना सीड सेलिंग हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स महाराष्ट्र में कितना सीड सेलिंग हुआ है पर्टिकुलर क्रॉप का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ स्पिनच। स्पिनच का कितना सीड सेलिंग हुआ है, नाउ दैट गिव्स यू आइडिया कि यार यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में स्पिनच ग्रो हो सकता है, ये हम लोग एक आइडिया मिलता है। अब इस सारे डेटा को हम लोग एक साथ लेके आते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द ट्रेंड, नॉट प्राइस। प्राइस इज अ क्वांटिफाइंग मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। ट्रेंड समझना है, लेकिन हमको ट्रेंड समझना है, हमको प्राइस नहीं समझनी है। हमको ट्रेंड, प्राइस इज अगेन निगोशिएशन का पार्ट है, वो आप जिसको बेच रहे हो उससे आप क्या निगोशिएट कर दोगे, वो प्राइस का पार्ट है। लेकिन हमको ट्रेंड समझ में आता है कि अगले हफ्ते में या अगले महीने में इस चीज़ की प्राइस बढ़ सकती है या इसकी प्राइस कम हो सकती है। प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। दुर्गा पूजा आने वाली है ना, तो मतलब मेरा गेंदा फूल बिकेगा, मतलब 3 महीने पहले अगर आज मैं गेंदे का अगर प्रोडक्शन लेना चालू करता हूँ, आई विल मेक गुड मनी देयर। तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी आना चालू होती है। नाउ यू टॉप दैट अप विद अ 12 मंथ्स कल्टीवेशन, कि अब मैं 12 महीने कोई भी चीज़ का कभी भी कल्टीवेशन ले सकता हूँ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के साथ। नाउ यू हैव द कंप्लीट वेपन इन योर हैंड। ठीक है। आपको पता है कि कैसे ग्रो करना है, आपको पता है कि कहाँ ग्रो करना है, आपको ये भी पता है कि क्या ग्रो करना है। सो नाउ यू हैव दिस 3 थिंग्स इन योर हैंड। आप तो इंडिफिटेबल हो गए ना, आप तो चांस ऑफ सक्सेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए ना आपके। अगर आपको मैं आज चीज़ बता दूंगा कि यू कीप ऑन रिपीटिंग वन थिंग, एक मग है, ये मग पानी से भरने के आपको 1 रुपये मिलेंगे। आप जितनी बार मग भरेगा आपको 1 रुपये मिलेंगे। द डे यू अक्वायर दिस नॉलेज, नाउ अर्निंग पोटेंशियल बिकम्स अनलिमिटेड ना। आप 100 लोग लगा दो, 1000 लोग लगा दो, 10 करोड़ लोग लगा दो मग भरने के लिए। द मोमेंट यू क्रैक दिस, बाकी इट्स अ मल्टीप्लायर गेम। करेक्ट। तो हमने इसके ऊपर काम करना चाहिए कि लेट्स क्रिएट दैट बेस मल्टीप्लायर फॉर द फार्मर्स। क्या ग्रो करना है, कहाँ ग्रो करना है, कैसे ग्रो करना है। These are the 3 basic issues. Let's start addressing it. Then take it to the mass farmers. मास पॉपुलेशन तो फिर लेके जाएंगे। तो अभी हमने वो सोल्यूशन बिल्ड कर लिए, अब हम लोग धीरे धीरे उसको मास पॉपुलेशन तक लेके जा रहे हैं। तो मानो मैं आपके साथ भी एक फार्म बिल्ड करता हूँ, आपने जो ये प्राइस वॉचर का बोला, मुझे एक सॉफ्टवेयर या ऐप कुछ मिलेगा। हाँ, तो उसमें मुझे दिखता है कि प्रोड्यूस का प्राइस ट्रेंड्स क्या थे या वैल्यू दिखता है। आपको वैल्यू देखिए, क्योंकि वैल्यू इज द ओनली थिंग जिससे हम लोग क्वांटिफाई कर पाते हैं ना कि ट्रेंड अप है कि डाउन है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप शेयर वो खरीदने लाइव जाते नहीं होता ऑब्वियसली। वो लाइव नहीं होता कैसे है, करोगे आप? वो लाइव नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि प्राइस इज अगेन निगोशिएशन का पार्ट है ना। आप जिसको सेल कर रहे हो जिससे ले सकते हो। फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर आगे जाके बढ़ेगा, ये बताने का तरीका क्या हो सकता है, ये क्या तरीका हो सकता है, आज 200 का कल 400 का होगा। नो दैट गिव्स यू आइडिया कि अच्छा ये बढ़ने वाला है। लेकिन अगर मैं इसमें से 200 और 400 ये दो नंबर हटा दूं तो मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगा ना कि बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है। करेक्ट। तो दैट नंबर प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। नंबर की इंट्रिंसिक अपनी कोई वैल्यू नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब समझ में आपको? तो देखने के टाइम फर्स्ट टाइम पे लगता है कि यार हम लोग प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम लोग प्राइस प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग ट्रेंड प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है। आज अगर बैंगलोर में किसी चीज़, जैसे टोमेटो आज बैंगलोर में है 20 रुपये का बिक रहा है, कल को हम लोग का फ्यूचर ट्रेंड बताता है कि चेन्नई में टोमेटो 40 रुपये तक हो सकता है। उस हिसाब से मैं वहाँ भेज सकता हूँ। उसके हिसाब से आज आप डिसीजन ले सकते हो कि यार मैं अपनी गाड़ी जो लोडेड है आज बैंगलोर भेजूँ कि चेन्नई भेजूँ। वी कैन टेक दैट डिसीजन। भले आप 40 की जगह पे 35 रुपये का भेजो, बट स्टिल विल गेट गुड प्राइस अगेंस्ट द बैंगलोर मार्केट प्राइस। अंडरस्टूड। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आगे जाके हम प्राइस वॉचर को और आगे और इवॉल्व करेंगे हम इसको। आई थिंक ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग होगा, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स आपके हैं। तो आपने क्या किया, ये सारे वेरिएबल्स को एक जगह ला दिया। उसमें एआई का भी यूज़ है कि एआई का इस्तेमाल इसको करना ही पड़ता है, क्योंकि डेटा इज सो मच, तो डेटा क्रंचिंग वो करनी ही पड़ती है।
तुम लोग AWS के कुछ फीचर्स है उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वेरी बेसिक वेरी नेसेंट स्टेज में है। अच्छा। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा AI का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते क्योंकि डेटा ही बहुत लिमिटेड है हमारे पास, एआई ठीक के है। लिए डेटाबेस चाहिए होता तो है तुमको। लोगों को लगता है कि फैंसी स्टफ है AI वगैरह, लेकिन अभी उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हम लोगों को। शायद 2 या 3 साल के बाद हम लोग को फुल फ्लेज AI और ML या लाइब्रेरीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा डेटा क्रंचिंग करनी पड़ेगी। राइट नाउ अभी वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारी। क्योंकि तो डेटाबेस उतना तगड़ा बना डेटाबेस अभी नहीं तक है। उतना स्ट्रांग नहीं है कि जिससे कुछ सेंसिबल रिजल्ट आ पाए। अगर हम लोग आज AI ML अगर लाइब्रेरी हम लोग रन भी करते तो विल नॉट गेट द सेंसिबल रिजल्ट, वो रिजल्ट का हम लोग कुछ सेंस नहीं बना पाएंगे। तो अभी हम लोग बहुत ही बेसिक AI का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आगे जाके हम लोग सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और एक प्रॉपरली डेटाबेस बनाएंगे हम लोग, जहाँ पे शायद हम लोग ये भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि पर ह्यूमन कैपेसिटी के हिसाब से कौन से वेजिटेबल में कितनी न्यूट्रिएंट वैल्यू है। अच्छा। तो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज जो प्रोडक्शन लेती है फूड प्रोसेसिंग के लिए, उनको कितनी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में खरीदनी पड़ेगी, कौन से लोकेशन से वो कितनी सोर्सिंग कर सकते हैं, सो देयर बॉटम मार्जिन इज़ नॉट हिट। ये कैसे पता करेंगे कि कितना इसमें AI काम करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू रन अ फूड प्रोसेसिंग कंपनी, लेट्स से आप हिमालय कंपनी हो, आपको कंटिन्यूअसली आपको न्यूट्रास्यूटिकल प्लांट्स की ज़रूरत है, आपकी फैक्ट्रीज 10 लोकेशन पे है। नो फ्यूचर में हम बता पाएंगे आपको कि कौन से लोकेशन से आपको ब्राह्मी खरीदनी है, कौन से लोकेशन से शंखपुष्पी खरीदनी है, कौन से लोकेशन से कौन से क्रॉप खरीदने हैं। सो यू आर एबल टू प्रोक्यूर इट एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट विद गिविंग गुड प्राइस टू द फार्मर। एट द सेम टाइम फार्मर को भी अच्छा पैसा मिलेगा और आपकी भी बॉटम लाइन जो है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो भी हिट नहीं होगी। एंड यू गेट द सेम क्वांटिटी ऑफ द प्रोटीन्स या फिर फैट्स या फिर जो भी आपको चीज़ें चाहिए, जो लिपिड्स जो भी आपको चाहिए, वो आपको एडिक्वेट क्वांटिटी में आपको मिलेंगे, जो भी ये आप परसेंटेज फ्यूचर आपको का बात चाहिए। कर रहे हैं। ये फ्यूचर में जाके AI यहाँ पे रोल प्ले करेगा। तो राइट नाउ प्राइस वॉचर इन दैट अर्ली स्टेज, जहाँ पे बस हम लोग प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आगे जाके न्यूट्रिएंट वैल्यूज, मार्केट डिमांड्स, मार्केट रिक्वायरमेंट, ये सब कुछ आके ये फुल फ्लेज सोर्सिंग पार्टनर हो जाएगा फूड प्रोसेसिंग कंपनीज और फार्मर्स के बीच में। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड। आप किसान को बेचने में मदद करते हैं? हम लोग किसानों को ज़रूर बेचने में मदद करते हैं। हम लोग के पास बायर्स कनेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म है। किसानों के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है ना, देयर इज़ नॉट ट्रस्ट इन द सिस्टम। उनके साथ चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे समझाइए थोड़ा केसेस। आज मैं सतारा में बैठा हुआ हूँ, आज मैंने 10-20 हज़ार का माल क्रिएट कर लिया, ठीक है। मेरे पास 20 हज़ार की सब्जियाँ पड़ी हुई है, ठीक है। नाउ आई वांट टू सेल इट टू समवन। मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मेरे को पुणे में मार्केट मिलता है लेट्स से कि 20 हज़ार का, बैंगलोर में मेरे को एक मार्केट मिलता है जो बोलता है कि मैं आपको 35,000 रुपये दूंगा। ना अभी मेरे दिमाग में डिलेमा क्या पता है, अगर मैंने बैंगलोर माल भेज दिया और उसने मेरे को पैसा नहीं दिया, तो फिर यार मेरे तो पूरा 20 हज़ार का नुकसान हो गया। यहाँ पे मेरे को 20 बेच रहा है, मैं 20 को भी बेच दूँ, मतलब जितना मेरे को पैसा मिलेगा मैं ले लूँ। सो इवन इफ देयर इज़ अ मार्केट, देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी, देयर इज़ नो ट्रस्ट, पीपल आर नॉट एक्सप्लोरिंग दैट पाथ। इसकी वजह से मिडल मैन जो सिस्टम में बढ़ गए ना, वो इसी वजह से बढ़े हुए हैं। फार्मर बोलता है कि मेरे को अच्छा मार्केट मिल रहा है ना, तभी मैं बेचूंगा नहीं, क्योंकि अगर वो पैसा मेरे को नहीं आया, मेरे को 7-8 हज़ार रुपये खर्चा करके जाके देखना पड़ेगा कि पैसा कहाँ है। इसलिए अभी B2C ब्रांड्स भी थोड़ा बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इसलिए फार्मर्स अपना जो लोकल प्रोक्यूरर है उसी को बेचता है। जो मिडल मैन जो सिस्टम बनी है इसी पे तो बनी है कि मैं दूसरी जगह पे बेच नहीं सकता हूँ, कि बस आई डोंट हैव ट्रस्ट। तो बायर्स कनेक्ट में हमने डिसाइड किया कि हम लोग सारी जितनी भी सिटीज़ इंडिया में, मेट्रो सिटीज़ या फिर Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ है, वहाँ पे जो भी ट्रेडर्स है, होलसेलर्स है, सप्लायर्स है, कैरियर फॉरवर्डर्स है, एक्सपोर्टर्स है, उन सबकी एक क्लासिफाइड लिस्ट बनाएंगे एंड विल स्टार्ट रेटिंग देम बेस्ड ऑन मल्टीपल वेरियस फैक्टर्स की सिबिल स्कोर क्या है उनका, कंपनी कितनी पुरानी है उनकी, कितने सालों से ऑपरेशन कर रहे हैं वो, कितने कमोडिटीज़ में डील कर रहे हैं। कंपनी इसका कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जस्ट 1 or 2 कंपनीज? जैसे कि एक किसान से किचन तक एक कंपनी है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। बिग बास्केट है, नेचर बास्केट है, किसान कनेक्ट है, दीज आर कंपनीज आर डूइंग वेरी गुड जॉब। उनके कलेक्शन सेंटर्स ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो ये एक फार्मर का प्रोड्यूस लेके बेचते हैं। हाँ, ये आगे बेचते हैं। नाउ फार्मर्स का उनके साथ कनेक्ट नहीं है डायरेक्टली, तो हमने एक डॉक्यूमेंटेड लिस्ट बनाई है कि जहाँ पे आप प्रीवियस डेटा के हिसाब से आप वहाँ पे जाके अपना माल बेच सकते हो। दिस आर द प्रूफ्ड एंड वेरीफाइड कंपनीज। बट ये क्या रेट पे लेते हैं, मतलब अच्छे रेट देते ये हैं? एक्चुअली क्या है कि मंडी रेट से कैसे डिफरेंट? ये डिस्कशन हमने अभी फार्मर्स और कंपनीज के बीच में रखा है राइट नाउ। आगे जाके हम लोग इसके ऊपर कुछ काम करेंगे, बट राइट नाउ इट इज इनटू वेरी अर्ली स्टेज। तो बायर्स कनेक्ट हमने बनाया, जब हम लोग वो बायर से सीधा कनेक्ट करते हैं, जो आपको डेफिनेटली माल खरीदेंगे, मार्केट प्राइस पे माल खरीदेंगे आपसे, बट आपका माल बिक जाएगा। और ये सब सॉफ्टवेयर पे आप कह रहे हैं? ये सबको सॉफ्टवेयर पे हमारे। तो मैं बायर्स को अपने मैं यूज़र हूँ क्राइजन का, मैं बायर्स को अपने सॉफ्टवेयर पे देख सकता हूँ? आप प्राइस देख सकते हो, आप उसे डिसाइड कर सकते हो क्या ग्रो करना है। क्या मेरा फार्म मैनेजमेंट भी कुछ मैं आपको बताता हूँ, मैं आपकी जर्नी कैसे होती है। आपका हाइड्रोपोनिक फार्म कंस्ट्रक्शन तो पूरा आपका सॉफ्टवेयर पे आपको यू कैन गेट टू नो एवरीथिंग, ठीक है। आपको सारे मैं क्या करूँगा, मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स भी भेज दूंगा, आप चाहिए तो पॉडकास्ट में इसको इंक्लूड कर सकते हो, सो पीपल गेट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, ठीक है। सेकंड चीज आता है कि नाउ प्राइस वॉचर देके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या क्या ग्रो करना है, ठीक है। आपने वो डिसाइड कर लिया कि ठीक है, दीज आर द 2 थिंग्स आई एम गोइंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आने वाले महीने प्राइस में वॉच ग्रोइंग से पहले आता है या ग्रोइंग से पहले आता है, तो उस समय आने वाले 4 महीने में कलर कैप्सिकम का रेट बढ़ने वाला है। आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को कलर कैप्सिकम लगाना है,
तो प्राइस वॉचर से मेरे को पता चला कि व्हाट आई एम गोना ग्रो। जैसे मैंने डिसीजन ले लिया, उसके बाद आता है मेरा फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, फिर मेरा सीड खरीदना, सीड कहाँ से खरीदा है मैंने, वाटरिंग शेड्यूल क्या है, ये सब मुझे लॉग करना होता ये है। लॉक करना होता है, प्लस आपको सजेशन भी आते हैं वहाँ से, आपको Okay. सजेशन के हिसाब से आपको काम करना होता है। अब यहाँ पे डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में। एक पार्ट होता है लेबर पार्ट, मतलब जो आपके फार्म पे लेबर जो काम करने वाला है, आइदर वो उसको ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, और आपको बस डेटा फीडिंग मिलते रहेगा कि मेरे फार्म पे ये चल रहा है। नाउ दिस गिव्स यू पावर कि आप एक टाइम पे आप मल्टीपल फार्म्स रन कर सकते हो, ये आपको पावर मिलेगा। दूसरा, अगर आपके पास कोई ऑटोमेशन सिस्टम है तो सीधा उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो अभी करंटली हम लोग हमारा खुद का ऑटोमेशन सिस्टम जो है उसके साथ हम लोग इंटीग्रेशन ओपन कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको कंप्लीटली एपीआई बेस्ड अप्रोच रखा है। हम लोग बाकी कंपनीज को भी बोलना चाहते हैं कि अगर आपका एपीआई इंटरफेस है तो हमारा सॉफ्टवेयर सीधा आपके साथ बात कर सकता है, तो वी कैन इंटीग्रेट विथ एनी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। हम लोग को ये सिस्टम बनाना है। अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक भी नहीं आया है हम लोगों को। क्यों? आई थिंक पीपल आर नॉट ओपन टू इट, कि वो नहीं चाहते कि इंटीग्रेशन हो, मे भी मुझे लगता है। सारे चीज़ के लिए प्राइस वॉचर सबका? नहीं, फार्म ऑटोमेशन अगर सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट हो सकता है तो आपको यहाँ पे पता चल सकता है कि मेरे फार्म की कंडीशन क्या है। तो आरटीएसपी प्रोटोकॉल से हम लोग ने सीसीटीवी कैमरा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आपको आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ही पता चलता है कि मेरे फार्म पे कितने लेबर काम कर रहे हैं, कितने टाइम वो लोग कितने टाइम पे फार्म पे आए हैं, कब फार्म से बाहर निकले हैं, अटेंडेंस लॉगिंग से लेके सब कुछ ऑटोमेट किया जा सकता अभी है वहाँ पे। मुझे आप में इंजीनियर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, जो इंजीनियर का बैकग्राउंड है दैट कम्स इनटू प्ले नाउ। comes into play. This is where the traditional farmers miss out. तो वो हम लोग को पता चलता है। तो इससे अभी मैं जो भी ग्रो कर रहा हूँ, अभी अगर आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बेल पेपर है, अगर ये एज अ फार्मर अपने बेल पेपर ग्रो किया विद अ डेटा बैकिंग, अब मैं आपको बता सकता हूँ कि सीड कौन से कंपनी का है, इसमें मेरे पीएच कितना मेंटेन किया था, टीडीएस कितना मेंटेन किया था पानी का, Across all stages? अक्रॉस ऑल स्टेजेस फ्रॉम द सीड परचेस से लेके फाइनल हार्वेस्ट तक, इसका कितना कलर ग्रेडेशन आया Database है, आपका ready हो रहा ये है। पूरा रेडी हो गया। अब जैसे ये लेके मैं जाता हूँ किसी कंपनी का, जैसे आई गो टू डोमिनोज, ठीक है सर, मेरे पास ये कलर कैप्सिकम है, ये इसका पूरा डेटा है, दिस इज द न्यूट्रिशन वैल्यू है इसके अंदर, इसके ऊपर एक भी स्प्रे नहीं किया गया है, Nutrition value निकल जाता है? निकल जाता है इसमें। तो इसमें कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं लिया गया है, देयर इज नो हर्बिसाइड यूज्ड, यहाँ पे किसी भी प्रकार का हमने किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। दिस आर द कंपोजिशंस, फर्टिलाइजर हमने इसमें इस्तेमाल किए, पानी की ये क्वालिटी थी, इसके साथ हमने ये ग्रो किया गया। दिस इज प्योर क्लीन फूड जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे। वो न्यूट्रिएंट कैसे पता चल रहा है लेकिन? न्यूट्रिएंट हम लोग टेस्ट करके पता ही कर सकते हैं ना कि इसमें कितना न्यूट्रिएंट है, जैसे बैच वाइज हम लोग टेस्टिंग कर ही सकते हैं उसकी। तो ये आई एम गिविंग यू द कंप्लीट क्लीन फूड विद जीरो हैवी मेटल, जीरो पेस्टिसाइड, जीरो हर्बिसाइड्स, जीरो कंटामिनेशन, जीरो। डोमिनोज क्यों नहीं खरीदेगा मेरे से? करेक्ट, वो आप उसको वो इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी दे रहे हैं। तो ये ग्रोअर खुद करता है या आप करते हैं? ग्रोअर ये अभी तो ग्रोअर खुद कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज पिक्चर में आती है, दैट्स अ बायर्स कनेक्ट। नाउ यू हैव ऑल द डेटा, आई हैव प्राइस वॉचर, सबके साथ रेटिंग भी है सबका। अब मेरे को पता चल गया कि मैं कौन से बायर्स को रीच आउट करूँ कि मैं आसानी से बेच पाऊंगा। आई रीच आउट टू डोमिनोज, जुबिलेंट फूड के पास में पहुंच गया कि सर ये मेरे पास है बेचने के लिए। जुबिलेंट फूड गिव्स में ग्रीन सिग्नल कि चलो मेरा सप्लाई चेन चालू। प्लेन सिंपल। गो फॉर फ्रेश करके मुंबई में कंपनी है, उनके कलेक्शन सेंटर से अक्रॉस उनकी हमने लिस्टिंग की हुई है। मल्टीपल कंपनीज की हमने लिस्टिंग की हुई जिनके कलेक्शन सेंटर है। अभी जुबिलेंट फूड खुद सोर्सिंग नहीं करता होगा, उसने मल्टीपल कलेक्शन सेंटर्स अपॉइंट किए होंगे कि ये लोग हम लोग के लिए सोर्सिंग करते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगहों से सोर्सिंग हो सकती है। तो दैट्स हाउ इट कम्स इनटू पिक्चर फॉर फार्मर्स। तो ये कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स हो गए। अब फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छी ठीक है, अभी मेरे सारे डॉट्स सिक्योर है। इसमें लॉस का चांस होता है? लॉस के चांस देखो हर बिजनेस की तरह इसमें भी होता है। एग्रीकल्चर में लॉस हमको 2 ही कंडीशन में होते हैं। पहली कंडीशन, अगर सडनली क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई तो। पॉलीहाउस में भी? पॉलीहाउस में भी हो सकता है, क्योंकि सडनली अगर ना सैंड स्टॉर्म आ गया, स्टॉर्म आ गया, ऐसी कंडीशन में वी एम्फसाइज एवरी फार्मर्स के आप सबसे पहले तो आप सिस्टम का इंश्योरेंस कराओ। policybazaar.com पे जाओ, इंश्योरेंस कराओ। हर कोई बोलता है, हम भी बोलते हैं। दूसरा चीज़ क्रॉप इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ पे आप जो भी लेबर डिप्लॉय करते हो, ठीक है, उसको एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगेन एग्रीकल्चर जितना फॉरगिविंग लगता है अपने को उतना है नहीं। एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी या एक रॉन्ग हमने कुछ कर लिया, वो इमीडिएटली प्लांट पे इम्पैक्ट कर देता है। करेक्ट, 100%। तो थोड़ा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग सबको एम्फसाइज करते हैं कि हाइड्रोपोनिक मास्टर क्लास करो। एक पॉलिसी हम लोग की बहुत स्ट्रांगली रन है कि जो भी फार्म सेटअप हम लोग करते हैं, उनके लेबर पहले हमारे फार्म पे 1 हफ्ता के रिगरस ट्रेनिंग लेते हैं। अच्छा, सारे 7 दिन की एक रिगरस ट्रेनिंग होती है हर फार्म ओनर की। उसी के बाद वो लेबर फार्म पे डिप्लॉय होता है। तभी हम लोग वो एडुकेट जो रिजल्ट आता है, उसका जो कोर जो उसका जो मतलब एक हिडन मोड जो है वो ये है कि हर फार्म लेबर हमारे खुद के फार्म पे ट्रेन हुआ होता है और हमारे एग्रोनॉमिस्ट उनको ट्रेन करते हैं। तो जब वो फार्मर और अगर ये कैसे फीसिबल, बहुत सारे फार्म होंगे तो कैसे आप सबको साथ में ट्रेन करते हैं? अभी तो हम लोग 2-3 दिन के बैचेस में आते हैं, लोग ट्रेन हो जाते हैं, फिर जाके वो अपने फार्म पे काम करना चालू करते हैं। अब इससे 2 फायदे होते हैं। पहली चीज़, जो लेबर फार्म पे काम करने वाला है उसको सारी इन एंड आउट्स पता है, हम काम कैसे करते हैं, हैंड होल्डिंग दिया आपने। सॉफ्टवेयर से लेके सारी चीज़ों का। दूसरी चीज़, आगे जाके जब हम लोग एग्रोनॉमी सपोर्ट देते हैं इन फार्मर्स को, ये इसी एग्रोनॉमिस्ट ने इसको ट्रेन किया हुआ है। सो देयर इज अ कनेक्ट, कम्युनिकेशन और इमोशनल कनेक्ट डायरेक्ट है, सेम लैंग्वेज। सेम लैंग्वेज है।
तो क्या होता है कि जब एग्रोनॉमिस्ट को फ़ोन पे 2-3 लाइन भी बोलता है ना, सामने को समझ में आता है कि करना क्या है। ठीक है, अगर उसको बोलेगा ना कि यार तू वो ग्रीन कलर का बॉटल ले, 4 स्प्रे मार, ये करना है, वो करना है, पानी का नल 2 मिनट के लिए खोल दे। अगर ये कोई नया एग्रोनॉमिस्ट या नया लेबर होगा ना, ये सेम कम्युनिकेशन करने में आधा घंटा लग जाएगा उनको। करेक्ट तो ये बेनिफिट मिलता है, तो प्रोसेस बिकम्स वेरी मच फास्टर, बहुत सिंपलर हो जाती है। 6 महीने के हैंड होल्डिंग में एग्रोनॉमिस्ट और वो फार्म जो लेबर हैं, वो इतने ट्रेन हो जाते हैं कि 6 महीने के बाद उनको हमारी टेक्निकली ज़रूरत ही नहीं पड़ती है फार्म रन करने आइडली की। वही होना चाहिए ना, कहते हैं जॉब ऑफ अ कोच इज टू एलिमिनेट अ कोच। कोच का यही काम है कि आप कोच अपने आप को हटाओ ताकि वो खुद से कर सके। 6 महीने के बाद फिर उनको हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। 6 महीने के बाद सीधा हमको फ़ोन आता है कि सुधीर सर अभी एक्सपेंशन करना है। तो हम लोग का कम्युनिकेशन फिर भी कंटिन्यूसली हम लोग का कम्युनिकेशन रहता है, क्योंकि हम लोग जो भी नया कोर्स में एडप्ट करते हैं हम लोग उनको डालते रहते हैं, सॉफ्टवेयर में जो भी चेंजेस होते हैं हम लोग उनको डालते रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट भी बना के रखते हैं। हम पूरा लोग एक तरीके से इकोसिस्टम इकोसिस्टम हम लोग बनाए हैं, हम लोग प्रॉपरली बन रहा है, बढ़ रहा है वो धीरे धीरे, तो उसका फ़ायदा हमको मिल रहा है आज भी, फ्यूचर में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा गैप जो है इंडस्ट्री में कि हमारे जैसी और 100 कंपनीज आने की ज़रूरत है, तभी हम लोग इस एग्रीकल्चर डोमेन को चेंज कर एक पाएंगे, स्केल पे चेंज कर एक पाएंगे। स्केल पे चेंज कर पाएंगे। ये बहुत होना ज़रूरी है। इसलिए हम ये पॉडकास्ट भी करें ताकि लोग नॉलेज लेके स्टार्ट भी करें। स्टार्ट करो, नो बी लाइक अस, लाइक आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हमसे आके पूछो। लाइक अभिनव भी है, मैं भी हूँ, लाइक आई थिंक वी आर मोस्ट ओपन पीपल। या हम लोग से अगर कोई भी हेल्प मांगने आते हैं कि हम लोग अभी ये नहीं बोलते कि जा भाई मैं नहीं मदद कर रहा हूँ। तो आई थिंक डोमेन चेंज हो रहा है, बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, बहुत न्यू और ब्राइट माइंड्स की ज़रूरत है हमको यहाँ पे। वैसे आप मेरे को आपसे 2 टेक्निकल क्वेश्चन है, राइट? आप जो रिलेटिवली मैंने नोटिस किया आपके सिस्टम्स के बारे में कि आप छोटे साइज में ज़्यादा खेलते हैं, राइट। चाहे वो 500 स्क्वायर मीटर हो, 5,000 10,000 इज अ बेसिक 1 साइज फॉर एकड़ अस। 2 एकड़ मैक्सिमम, राइट? यूजुअली जो लोग कहते हैं, दूसरा भी पॉइंट ये है कि जो बिगिनर्स कहते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिगिनर्स को हाइड्रोपोनिक्स से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स में मार्जिन फॉर एरर कम होती है। राइट आप मिट्टी में करो, एक साइकिल क्रॉप आपको सिखाएगा, राइट फिर आप हाइड्रोपोनिक्स में आओ। और दूसरा पॉइंट है कि जब आप छोटे स्केल पे करते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरी हाई। राइट जब आप लार्जर स्केल पे करते हो यू गेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बराबर। बिकॉज ऑफ विच आप मार्केट में compete कर पा रहे हो, गुड प्रोड्यूस एट गुड प्राइस। राइट आप छोटे पे खेल रहे हैं, क्वालिटी तो आप दे रहे हैं अनडाउटेडली अबाउट दैट, बट वो अपना जो किसान है मार्केट में प्राइस कैसे पा रहा है एंड छोटे एरिया में क्यों कर रहा है वो, मतलब मुझे समझना था। आप काफ़ी बार सुने होंगे क्वेश्चन। हाँ, बहुत बार। और मैं आपको बताता हूँ कि आपकी क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है एंड इट्स अ वेरी रियल क्वेश्चन। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। जब हमने हाइड्रोफोनिक बनाना चालू किया तो हमने 5,000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट किया था। तो कोर से लेके हर जगह पे वो चीज़ फैल गई कि 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि राइजन से पहले कोई 5,000 स्क्वायर फीट के हाइड्रोफोनिक फार्म सेटअप नहीं मैं होते नहीं थे। सुना, मैं तो नहीं होते ही नहीं थे। वी आर द फर्स्ट कंपनी जिसने 5,000 चालू किया, 5,000 बिकेम नॉर्म टुडे। ठीक है, कि हर कोई 5,000 से स्टार्ट करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने देखा कि एक प्राइस कॉन्शियस कस्टमर है हाइड्रोफोनिक में, जो भी आना चाहते हैं इट्स अ प्राइस कॉन्शियस कस्टमर। अगर हम लोग इमीडिएटली किसी को बोलते कि आप 1 एकड़ से स्टार्ट करो या 2 एकड़ से स्टार्ट करो, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। दैट वाज अ वन थिंग। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर मैं आज आपको बोलूँगा कि यार ये रहा जेट फ्लाइट उड़ाना चालू करते हैं, आप नहीं कर पाओगे शायद। यू वांट टू स्टार्ट विद अ साइकिल, आप साइकिल चलाओगे, 2 व्हीलर चलाओगे, 4 व्हीलर चलाओगे, देन यू गो फॉर द बिगर व्हीकल, राइट? अब डे 1 पे रोल्स रॉयस लेके तो बाहर नहीं निकलोगे आप। तो ये फिलोसॉफी हमने रखी है कि अगर कोई हमको आके बोलता भी है ना कि सुधीर मेरे को 2 एकड़ पे फार्म चालू करना है, हमारी टीम बोलती है सर 5,000 10,000 से चालू करो, गेट द नॉलेज फर्स्ट। ठीक है, हमने ना एग्रोनॉमिक्स ये सब के साथ हमने अभी इतना प्रूफिंग कर लिया है सब्जेक्ट का कि आपको हम लोग फेल नहीं होने देंगे। आपको 5,000 10,000 में जो बोलते हैं ना कि आप पहले ट्रेडिशनली करो, एक्सपीरियंस लो, वो हमने कर लिया। आपको रीइन्वेंट द व्हील करने की जरूरत नहीं है, वो हमने कर लिया है। ठीक आप है, अपने एक्सपीरियंस उनको आप 5,000 10,000 में आप ये देख लो कि डज दिस बिजनेस इज रियली फॉर यू, आप क्या इसमें ग्रो करना चाहते हो। बट क्या वो 5,000 10,000 में करके भी वो मतलब कितना ही कमा पाएगा कि उसको वो इट इज़ मोर ऑफ लाइक प्रूफिंग ऑफ द बिजनेस। Proofing of the ये business. प्रूफिंग ऑफ द बिजनेस है। ठीक है, अभी राइट नाउ ये फोकस है भी नहीं हम लोग का कि हम लोग को उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। कस्टमर को हम लोग ये बोल भी देते हैं, बहुत ही क्लियरली बोलते हैं। हम लोग का ना एक बहुत लोगों को समझ में आता है कि वी आर एंटी सेल कंपनी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ कैसे है। अगर आप हाइड्रोफोनिक मास्टर क्लास करते हो, हाइड्रोफोनिक मास्टर क्लास कंप्लीट करने में आपको 3 दिन लगते हैं। हम लोग की 7 डेज नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी है। अगर आप कोर्स कंप्लीट करके 3 दिन के बाद भी अगर आपको ऐसे लगता है कि यार मेरे को कोर्स से वैल्यू नहीं मिली, यू कैन टेक 100% रिफंड। ठीक है, हम लोग को रॉन्ग सेलिंग नहीं करनी आपको। उसके बाद जब भी आप डिसाइड करते हो कि मुझको हाइड्रोफोनिक सेटअप करना है, वी डू साइट इंस्पेक्शन। साइट इंस्पेक्शन में हमको थोड़ा सा भी 19-20 का डाउट आया ना कि यार यहाँ पे शायद नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट कैपेबल इनफ टू रन द फार्म, या फिर ये लोकेशन परमिट नहीं कर रहा है, या फिर यहाँ पे फाइनेंशियल वायबिलिटी लाना बहुत मुश्किल है, या फिर क्लाइमेट बहुत ही रैपिडली चेंज होता है, हम लोग उस फार्म को टच नहीं करते, हम लोग करते ही नहीं हो। आप साइड इंस्पेक्शन हर किसान के लिए करते हम हर किसान के लिए साइट इंस्पेक्शन करते हैं। हम लोग का आज तक का रेशियो है कि 55% का रिजेक्शन रेट है।
कितने मतलब उसके लिए कुछ कॉस्ट होता होगा? हम लोग का थोड़ा जो भी कॉस्ट लगता है 5-10 हज़ार का हम लोग का कॉस्ट लगता है। हम लोग 50,000 रिफंडेबल डिपॉज़िट लेते हैं क्योंकि हम लोग को बहुत सारी इंक्वायरीज़ आती है कि मेरा साइट इंस्पेक्शन करो, साइट वही इंस्पेक्शन तो इसलिए करो। मैं कह रहा हूँ वो कैसे आप मैनेज हमने कर 50,000 का रिफंडेबल डिपॉज़िट सिस्टम बना दिया है, तो जो एकदम सीरियस पर्सन है बस उसी के साइट इंस्पेक्शन हो जाते हैं उसके वजह से, ठीक है। हम लोग का हार्डली कुछ खर्च आता है उसके ऊपर, हम लोग रिफंड कर देते हैं, बाकी पैसा कैन अगर आई आस्क कि साइट इंस्पेक्शन में मेजर पैरामीटर आप क्या देखते हम लोग लक्स चेक करते हैं, हम लोग पानी का टीडीएस चेक करते हैं, पीएच चेक करते हैं, हम लोग उसके बाद हम लोग आजू-बाजू में क्या है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर क्या है, हैं? सॉइल लैंड पे वाटर क्या है, टेस्टिंग सॉइल वाटर टेस्टिंग करते हैं हम लोग, आप सॉइल ही की लोग करते हैं स्टेबिलिटी किसान क्या खुद का? हम लोग खुद करते हैं। हम लोग का पर्सन जाता है वहाँ पे करने के लिए। उसके अलावा कौन लेबर है, काम करने वाला क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है वहाँ पे, उसके यूनिट प्राइसिंग क्या है उसकी, मार्केट कितना दूर है, हॉस्पिटल कितना दूर है, ये सारे मैं पैरामीटर्स चेक इसलिए किए ये जाते क्वेश्चन हैं। पूछा ताकि लोग जो खेती नहीं करते जानते कितने वेरिएबल्स जाते हैं उसमें। हम लोग का 72 पॉइंट सिस्टम है साइट इंस्पेक्शन का। तो 72 पॉइंट्स पे जब वो साइट वैलिड होती है तभी हम लोग वो साइट इंस्पेक्शन करते हैं। आज तक अगर हमने 500 साइट इंस्पेक्शन की है तो समझ लो कि 300 तो हम लोग के रिजेक्ट हो गए हैं ऐसे। आज जब बहुत सारे पाइपलाइन में है तो 55% का हम लोग का रिजेक्शन रेट है कि अगर हम लोग को थोड़ा भी 19-20 का डाउट है हम लोग उसको नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड एंटी सेल प्रिंसिपल। हम लोग नहीं करते, वो सेल नहीं करते, हमको प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे हम लोग, चलेगा हम लोग को। उसके बाद जो जाके प्रोजेक्ट बनता है तो वो फुल फ्लेज ऐसा प्रोजेक्ट बनता है कि प्रॉफिटेबिलिटी गारंटेड होती है, तभी वो प्रोजेक्ट बनता है। ओके तो ये एक मैकेनिज्म है। तीसरा मैकेनिज्म होता है कैश क्रंच का। फार्मर को अगर हम लोग इनिशियली पुश कर देंगे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो लोन लेके यहाँ वहाँ से रिलेटिव से जमा करके वो 1 आध 2 एकड़ का प्रोजेक्ट सेटअप कर भी लेगा, लेकिन उसको रन नहीं कर पाएगा। तो इनिशियली हम लोग पुश करते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है तो 5,000, अच्छी कैपेसिटी है तो 10,000, उससे भी अच्छी कैपेसिटी है 20,000। आप इन्हीं 3 ब्रैकेट से चालू करो। गेट योर नॉलेज फर्स्ट। 1 साल में हम ही कंपनी हम ही आपको एक्सपांड करके दे देंगे। कल हम ही आपको 2 एकड़ का बना के देंगे, 4 एकड़ का बना के देंगे, 100 एकड़ का हम ही बना के देने वाले आपको। आई थिंक ये हाइड्रोपोनिक्स के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक है। ये हाइड्रोपोनिक के लिए बहुत ज़्यादा यस स्पेसिफिक यस कि छोटे से स्टार्ट करो, छोटे से सीखो। सीखो। इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आप मिट्टी में बहुत छोटे से करोगे तो वो तो आप यील्ड प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे यील्ड ही ना, नहीं दे तो पाएगा यील्ड ही आपको, नहीं ले पाएंगे आप। कॉस्ट तो नहीं मिलेगा आपको। अगर हम लोग को सिर्फ पॉली हाउस सेटअप करना है, सिर्फ हम लोग को फैन पैड करना है, तो यू शुड स्टार्ट विथ 1 एकड़। 1 एकड़ के नीचे तो आप कमा ही नहीं पाओगे पैसा, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा लग जाता है उसके soil. अंदर, इन सॉइल, तो कमा नहीं पाओगे पैसा। लेकिन हाइड्रोफोनिक में नंबर्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। हाइड्रोफोनिक्स में एक्सपीरियंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज नंबर ऑफ क्रॉप्स भी आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं वहाँ पे। तो इस वजह से हमने चालू किया कि 5,000, 10,000, 20,000 इन 3 ब्रैकेट से चालू करो अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो। ओके 6 महीने का 1 साल का एक्सपीरियंस लो, फिर हम आपको एक्सपांड करके दे देंगे। 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, जितने आपका रिस्क एपेटाइट है, जितनी आपकी कैपेसिटी टू इन्वेस्ट है, उसके हिसाब से हम लोग बना कर लेंगे, उतना बना के दे देंगे हमको। डे 1 पे हमको आपसे पैसा नहीं कमाना है। डे 1 से हमको आपको इंडस्ट्री में लाना है, ऐसे लाना है कि यू कैन स्टे इन द इंडस्ट्री फॉर नेक्स्ट 30-40 ईयर्स। तो ये हम लोग का गोल है। मैं आज ही आपको 1 एकड़ के लिए पुश करके आज ही मैं आपसे पैसे कमा लूँ, फिर कल आप भाड़ में जाओ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, वो माइंडसेट से हम लोग आपका सक्सेस ग्रो नहीं किसान कर के पाएंगे। सक्सेस में है ना। जब तक वो किसान सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक तो आप इसलिए successful हमारी नहीं होगे। सेल्स टीम से लेके हर कोई ना, आपको अगर आप सीधा फ़ोन करके बोलोगे ना कि मेरे को 5 एकड़ करना है, आप एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग को कॉल करके देख सकते हो। मुझको 5 एकड़ का हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप करना है। हम लोग का सेल्स पर्सन सबसे पहले बोलेगा, सर आपने सबसे पहले इससे पहले हाइड्रोपोनिक किया है? अगर आपका आंसर नहीं है तो आपको कभी सेल नहीं करेगा वो सीधा बोलेगा सर 5,000, 10,000, 20,000 इससे प्लान करो। कॉल के लेवल मतलब जहाँ पे लीड क्वालिफाई भी नहीं की गई है, वहाँ पे हम लोगों का माइंडसेट चेंज कर देते हैं कि नहीं सर ऐसे नहीं करना है आपको। तो ये पूरे कंपनी के डीएनए में इंग्रेव्ड है हमारे सबके कि वी डोंट वांट टू डू रॉन्ग सेलिंग। हम लोग को रॉन्ग सेल कभी भी नहीं करना है। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि वही कहीं पे रीज़न है कि हम लोग को इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, वी आर गेटिंग कनेक्टेड विद सो मेनी पीपल, हम लोग अवॉइड करते हैं कि हमारी तरफ से कुछ गलत सेल हो। ये जो 5,000 स्क्वायर फीट का आप प्रोजेक्ट बोल रहे हैं उसका कॉस्टिंग और इकोनॉमिक्स बता सकते हैं? ओके क्योंकि एक और कॉमन चीज़ होता है कि वो जो वॉल्यूम प्रोडक्शन वो इतना कमा पाऊंगा कि नहीं, इतना छोटे एरिया है। राइट राइट राइट। एक्चुअली होता क्या है कि कॉस्टिंग तो वेरी हो जाती है लोकेशन के हिसाब से सब जगह से, बट आई गिव यू द बेसिक rough numbers। जनरली 5,000 स्क्वायर फीट अगर आप ए फ्रेम में करते हो एनएफटी सिस्टम के साथ, तो हम लोग का प्रोजेक्ट होता है A-frame वर्टिकल फार्मिंग। ए फ्रेम वर्टिकल फार्मिंग 7 लेयर्स की सिस्टम होती है। 17 लाख प्री जीएसटी पे हम लोग का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। वहाँ पे हम लोग का प्रोजेक्ट जनरली बेसिक प्राइस पे आता है, ठीक है। उस पे आप आपने देखा होगा शार्ट टाइम पे 15 लाख बोला था, लेकिन वो नंबर गए साल का था, जिसके बाद इन्फ्लेशन से एडजस्ट हो गया है, प्लस वी हैव इम्प्लीमेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी एज वेल, राइट ठीक है। तो 17 लाख में हम लोग का प्रोजेक्ट हो जाता है। लगभग ऑन एन एवरेज एक पर्सन 75,000 से लेके 1,25,000 के बीच में कहीं ना कहीं पे कमा सकता है, Per month। सीजन टू सीजन अलग अलग क्रॉप्स के साथ कौन एक्सपेरिमेंट करके। कुछ सीजन में गर्मी के सीजन में यील्ड में गुड मनी 1,25,000 के आसपास। बैड सीजन्स में क्लाइमेट जब विंटर सीजन है यील्ड में 75,000 80,000 के आसपास आप उतना पैसा कमाओगे। तो ऑन एन एवरेज आप इतना पैसा कमा सकते ब्रेक हो। इवन पीरियड 2 साल। 2.5 साल का आपका ब्रेक इवन पीरियड होता है, बिकॉज ब्रेक इवन में हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वी ओनली कंसिडर कैपेक्स, डोंट कंसिडर ओपेक्स। OPEX। कैपेक्स प्लस ओपेक्स कंसिडर करके आपका 2.5 साल में आपका ब्रेक इवन हो जाता है। यू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। सिस्टम की लाइफ आपकी अगले 7 से 8 साल के लिए कुछ नहीं होता है, उसको मेंटेनेंस करके देन अगेन इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स।
तो आप मेंटेनेंस करके आपको लगभग 20 से 25 साल तक आप सिस्टम को चला सकते हो बहुत ही मैं साल आसानी का से। रफली अराउंड 10 से 12 लाख 10 से 12 लाख के आसपास आप कमाते हो फ्रॉम इतना 500 फॉर 5000 स्क्वायर फीट, मतलब 5000 500 स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर पे। अप्रॉक्सीमेटली। तो आप अगर टेक्निकली अगर एक पर्सन इसको बहुत ही अच्छे से प्लान आउट करके विथ फुल अटेंशन अगर करता है इसको, तो आप एक पुणे में या बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में जॉब करने वाले इंजीनियर से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो 5000 स्क्वायर उसके बाद आप रेकमेंड करते हैं वो एक्सपैंड करें? उसके बाद कस्टमर खुद ही हमारे पीछे लग जाते हैं कि अब एक्सपांड करते हैं। उसमें भी हम लोग का है कि बिफोर 6 मंथ वी डोंट एक्सपांड। जब तक हम उनको एटलीस्ट 1 सीजन का कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं लेने देते हैं, वी डोंट एक्सपांड एनी फार्म। ये हम लोग वेरी का वैलिड पॉइंट जो आप बोल रहे हैं। 1 सीजन, वो पहला सीजन जो क्रॉप का आपको सिखाता है सिखाता है। खेती कैसी तो होती है। तो कोई भी फार्म पहले 6 महीने में हम लोग एक्सपेंशन में नहीं, कस्टमर कुछ भी कर ले वी डोंट एक्सपांड। पहले 6 महीने में जब तक उसका सीजन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक हम लोग एक्सपेंशन कभी नहीं करने देते किसी को। अच्छा, तो ये आपका पॉलिसी ये है। पॉलिसी हम लोग का। सो वी आर एंटी सेल कंपनी। राइट राइट राइट। एंड जो आपने बोला ये ए फ्रेम, बेसिकली 2 ब्रॉड फार्मिंग कैटेगरी होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो ए फ्रेम में भी हमारे पास 3 डिजाइन्स है। वी हैव स्मॉल, वी हैव मीडियम, वी हैव लार्ज। बेस्ड ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन हमने ए फ्रेम के डिजाइन चेंजेस किए हुए हैं। ये कोर्स में भी आपको हाइड्रोपोनिक मार्शल आर्ट्स के देखने मिलते हैं, बट आई विल डू वन थिंग, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप भेज दूंगा मैं आपको। अब इसको वीडियो में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग डिज़ाइन पैरामीटर है जिससे हमको हेल्प मिलती है। जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा है उसके हिसाब से अलग अलग ए फ्रेम का इंस्टॉलेशन अलग अलग जगह पे होता है। तो अगेन ये एक हाइड्रोफोनिक रिलेटेड नॉलेज है। इंडिया में अभी करने वाली सबसे पहली और ओनली कंपनी हम ही है। आई थिंक डाउन द लाइन हमको और बाकी कंपनीज भी इसको चीज़ को इम्प्लीमेंट कर ही देंगी, मुझे लगता है, बिकॉज इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। जो डिफरेंस है क्या है कि इंडिया में बहुत जगह हम ये सुनते हैं वर्टिकल फार्मिंग ये है वो है, मतलब इट्स नॉट वेरी सक्सेसफुल मॉडल, फीजिबल नहीं है, बहुत सारे, मैं तो सुना हूँ एटलीस्ट। इज दैट द रियलिटी एंड हाउ डज वर्टिकल फार्मिंग वो हॉरिजॉन्टल फ्लैट बेड फार्मिंग के कंपैरिजन में कैसे कंपेयर करता है? 500 स्क्वायर मीटर का लेते हैं, हाँ 500 स्क्वायर मीटर एग्जाम्पल लेते हैं, 5000 स्क्वायर फीट का, इन टर्म्स ऑफ यील्ड राइट। डिफरेंस क्या आता है, फिजिबिलिटी क्या है, क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखो इंडिया में ना सबसे पहली चीज़ हमको जो समझनी है, वी हैव अ वेरी डाइवर्स क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। जहाँ पे सनलाइट का पेनिट्रेशन बहुत कम है वहाँ पे हमको फ्लैट बेड ही करना पड़ता है। जहाँ पे सनलाइट का पेनिट्रेशन कम बहुत कम है वहाँ पे हम लोग को फ्लैट बेड करना पड़ता है, बिकॉज वी वांट टू एक्सपोज आवर प्लांट्स टू मैक्सिमम सनलाइट एज मच एज पॉसिबल। अगर आप यूरोप देखोगे, अगर आप यूएस देखोगे, वहाँ पे ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे सनलाइट का पेनिट्रेशन बहुत कम टाइम के लिए है। सो ऑल द हाइड्रोफोनिक सिस्टम जब इंडिया के बाहर देखते हो, यूरोप में, यू विल सी हार्ड फ्लैट बेड सब जगह पे, आपको ए फ्रेम से कहीं पे देखने नहीं मिलेगा। ओके। इंडिया के अगर आप सेंट्रल इंडिया देखोगे, साउथ इंडिया देखोगे, आप मिड इंडिया देखोगे आप, तो हम लोग के पास सनलाइट पेनिट्रेशन बहुत ही अच्छी क्वांटिटीज़ में है। तो इंडिया में हम लोग के पास पावर है कि वी कैन गो इनटू ए फ्रेम। नॉर्थ ईस्ट में शायद हम लोग नहीं जा सकते, वहाँ पे हम लोग को स्टिल फ्लैट बेड ही हमको करना पड़ेगा। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में वी स्टिल हैव दैट पावर कि हम लोग ए फ्रेम के साथ सेम क्वालिटी का प्रोडक्शन ले सकते हैं। फ्लैट बेड में हम लोग को 30% का ज़्यादा प्रोडक्शन यील्ड मिलता है। ये हम लोग फ्लैट बेड में, सॉरी ए फ्रेम में कंपेयर टू फ्लैट बेड, तो हमको 30% का सेम एरिया में हम लोग को मिलता है। ये हम लोग को फ़ायदा सबसे बड़ा देखने मिलता है ए फ्रेम में, ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ब्रेक इवन पीरियड देखेंगे हम लोग, फ्लैट बेड में ब्रेक इवन गोज मोर देन 3 ईयर्स, 3 साल प्लस क्वार्टर 1, चौथे साल का पहला क्वार्टर आपको लगता है फ्लैट बेड में प्रॉफिटेबिलिटी लाने की। ये छोटे एरिया में बोल रहे हैं 5000 स्क्वायर फीट की। अगर बड़ा एरिया तो जल्दी हो सकता है। बड़ा एरिया तो टेक्निकली सब कुछ ही जल्दी हो सकता है कि 1.5 ईयर में आपका ब्रेक इवन हो सकता है, लेकिन 5000 के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो फ्लैट बेड में आपका ब्रेक इवन पीरियड थोड़ा लंबा हो जाता है, 3.5 साल का। अच्छा, एक टेक्निकल फिजिबिलिटी के साथ हम लोग जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी निकालते हैं, अगर कोई भी प्रोजेक्ट का ब्रेक इवन हमारे हिसाब से अगर 5 साल के ऊपर जाता है तो हम लोग वो प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं कि सर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, वो देयर इज नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग इनटू दिस। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ब्रेक इवन कितने पीरियड में हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए। तो फ्लैट बेड में योर ब्रेक इवन हैपेंस इनटू फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 4th ईयर। ओके, ये होता है। ए फ्रेम में आपका फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 3rd ईयर में आपका ब्रेक इवन हो जाता है, फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में आपका 2.5 साल का आपका ब्रेक इवन हो जाता है। तो ये एडवांटेज हमें ए फ्रेम में देखने मिलता है। जो बिगिनर्स हैं, मैं आपसे एक स्टेप पीछे जाना चाहूँगा। ज़रूर। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए समझा सकते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग एग्जैक्टली होता क्या है, ए फ्रेम क्या होता है? ये एक्चुअली नहीं, बहुत बड़ा ना नॉलेज गैप है लोगों के बीच में। व्हाट इज वर्टिकल फार्मिंग? हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोफोनिक्स से। व्हाट इज हाइड्रोफोनिक्स, वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपने घर पे मनी प्लांट लगाया है, यू ऑलरेडी नो हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स मतलब न्यूट्रिएंट हम लोग पानी में से प्लांट को देते हैं, दैट इज अ प्योर डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोफोनिक्स। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, आपने घर पे ना जो रैक होते हैं हम लोग के बालकनी में, उस पर अपने पौधे लगाए, प्लांट्स लगाते हैं हम लोग, उसके ऊपर लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, एक के ऊपर एक लगाते हैं। तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि ऊपर के पौधे को जब हम लोग पानी देंगे वो ड्रिप डाउन होकर नीचे के पौधे को मिले, फिर ड्रिप डाउन होकर नीचे के पौधे को मिले। आपको ऑलरेडी वर्टिकल फार्मिंग पता है, दिस इज अ बेसिक वर्टिकल फार्मिंग।
हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, पूरे सिस्टम को इस प्रकार बनाया जाता है कि ऊपर के पौधे जो प्लांट सबसे ऊपर लेयर पे हैं, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद सेम वाटर नीचे वाले पौधों को, फिर नीचे वाले पौधों को मिलता रहे। देन इट गेट्स कलेक्टेड इनटू एक टैंक में कलेक्ट किया जाता है, एक पीरियड के बाद फिर से वो अवेलेबल करके रिसाइकल दिया होता जाता है उन प्लांट्स को। तो इससे क्या होता है, जहाँ पे हम लोग को 100 लीटर पानी की जरूरत थी, अब वही काम 10 लीटर पानी में हो जाता है हम लोग का। तो Okay. वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। नाउ मैनेजिंग दिस 10 लीटर वाटर विथ लेस रिसोर्सेज इज फिजिबल। जहाँ पे मेरे को 100 रुपये के फर्टिलाइजर लगने थे, अब मेरा 10 रुपये के फर्टिलाइजर से काम चल जाता है, तो मेरे रिसोर्सेज कम लगते हैं, ओपेक्स कम हो रहा है। ओपेक्स कम लगता है मेरा। तीसरा मेरा फायदा क्या होता है, मैनेजिंग दिस प्लांट, मैनेजिंग दिस सिस्टम इज मच मोर ईजियर देन मैनेजिंग द ट्रेडिशनल फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेरे को हर सीजन के टाइम मेरे को ज़मीन तैयार करनी है, जुताई करनी है, मेरे को घास निकालनी है, मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, एक प्लांट निकला उसके जगह पे दूसरा हम लोग प्लांट बैठ NFT गया। इन वर्टिकल फार्मिंग का पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। NFT की बात कर रहे हैं हम लोग वर्टिकल फार्मिंग में, दूसरा प्लांट लगा दिया, मेरा काम करना चालू हो गया। तो इस हिसाब से हाइड्रोफोनिक प्लस NFT फार्मिंग ये बहुत ही ज़्यादा इफिशिएंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशंस, बहुत ज़्यादा इफिशिएंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू। ये सबसे बड़ा फायदा हमको मिलता है। हाइड्रोफोनिक इट्स नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, इट्स अ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी, 18, 16, 17 बहुत पुरानी सेंचुरी में था। टेक्नोलॉजी है। वी आर नॉट रीइन्वेंटिंग द व्हील अराउंड द हाइड्रोफोनिक, वी आर रीइन्वेंटिंग द व्हील अराउंड द इकोसिस्टम। वी आर द इकोसिस्टम कंपनी। आप कहीं पे भी ये नहीं देखोगे क्राइजन हाइड्रोफोनिक्स, नहीं, वी आर द क्राइजन बायोटेक कंपनी। हम लोग इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करना चाहते हैं। आज हम हाइड्रोफोनिक्स में काम कर रहे हैं, आगे जाके हम लोग टिश्यू कल्चर में, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग में, अलग अलग डोमेन में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। द आइडिया इज नॉट कि हम लोग को हाइड्रोफोनिक्स पूरे दुनिया तक पहुंचाना है। द आइडिया इज कि वी वांट टू मेक श्योर कि द फार्मर इज रिच, द इकोसिस्टम इज वो रिच। नोशन बदलना है। वो नोशन चेंज करना है हम लोगों को। अब कहीं पे भी मार्केटिंग में लगे, कहीं पे भी ये नहीं देखोगे। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, क्राइजन की आज तक टैगलाइन नहीं है, बिकॉज वी कुडंट आइडेंटिफाई वन। आज तक हम कोई टैगलाइन बना नहीं पाए अपने खुद के लिए। अच्छा। अभी तक हमको वो वर्ड्स नहीं मिले जिससे हम लोग ये बता पाए कि यार वी स्टैंड फॉर दिस। जिस दिन हम लोग ये बता पाएंगे उस दिन हम लोग अपनी टैगलाइन बनाएंगे। सो दिस इज वन इंटरेस्टिंग नोट के व्यूअर्स के लिए। आज तक हमको नहीं पता है कि इज द हाइड्रोफोनिक्स आंसर, इज द इकोसिस्टम आंसर, बट यस, मेकिंग एवरीवन रिच इन द इकोसिस्टम इज डेफिनेटली आंसर। दैट्स योर विजन। दैट्स आवर विजन। तो जो भी हम लोग के साथ काम करेगा, हम लोग को मेक श्योर करना है कि ही इज मेकिंग गुड मनी एंड वी आर वेरी मच ब्लंट अबाउट इट। अब जैसे मैंने बोला, जब तक वो पैसा नहीं कमाएगा उसमें आपका क्या कोई पैसे नहीं कमा पाएगा। अगर सिस्टम में हर कोई पैसा कमाता है, तभी हर कोई पैसा कमाता है। एग्जैक्टली। यू कैन नॉट आउट नो, एक आदमी को निग्लेक्ट करके द सिस्टम कैन नॉट फंक्शन। व्हाट इज़ द आइडियल कस्टमर पर्सोना जो आपके पास आते हैं? टिपिकली कैसे लोग होते हैं ये लोग जिनके पास लैंड हैं, जो खेती करना चाहते हैं, इंजीनियर, आपकी तरह बैकग्राउंड से ट्रेडिशनल किसान है? हम लोग के पास दो टाइप के कस्टमर आते हैं, ठीक है। पहला कस्टमर हम लोग के पास वो होता है जिसको एग्रीकल्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन वो सिटी में सेटल्ड हो गया है, उसके एंसेस्ट्रल ज़मीन है कहीं पे, मॉम डैड अभी भी गांव में रहते हैं, उसको कुछ ना कुछ वो एग्रीकल्चर इनकम चाहिए। सो ही वो जॉब छोड़ने को रेडी है? जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उसको उतना इंटरेस्ट नहीं एग्रीकल्चर में, अच्छा। लेकिन गांव में ज़मीन है, यू वांट टू डू समथिंग आउट ऑफ वो हिज फार्म। चलाता कौन है तो? वो लेबर अपॉइंट करके या फिर उसके फैमिली मेंबर या कोई तो रिलेटिव्स वगैरह वो ऑपरेट करते, वो मैनेज करते। ये सिटी में बैठ के बस सॉफ्टवेयर के थ्रू देखता है कि मेरे फार्म पे क्या चल रहा है, प्लांट्स कितने हैं, कितना माल बिका, कितना पैसा है, कितना प्रॉफिट हुआ। ही इज अ सिटी डवेलर, वो सिटी में बैठ के सब मैनेज करता है। ये हम लोग का फर्स्ट कस्टमर हो गया, एज 25 से लेके 45 के बीच में, ठीक है। जनरली दोनों जेंडर हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों जेंडर होते हैं। मेल डोमिनेंस है यहाँ पे, अप टू 70% का मेल डोमिनेंस हमें देखने मिलता है इस कस्टमर पर्सोना में। फिर एक दूसरा कस्टमर बेस आता है। दूसरा कस्टमर, आई हैव इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर, फिर मेरे पास शायद जमीन है या फिर नहीं है, आई एम रेडी टू लीज आउट द लैंड एंड डू द प्रैक्टिस। ये दो कस्टमर है, तो ये सेकंड कस्टमर हो गया। एज ग्रुप 25 से लेके 55 के बीच में, समटाइम 60 तक जो रिटायर हो चुके हैं, ये भी लोग इसमें आते हैं, खेती में आना चाहते हैं एज अ सेकंड करियर ऑप्शन। इनके पास ज़मीन है या फिर ये ज़मीन लीज पे लेना चाहते हैं, दे वांट टू खुद काम करना चाहते हैं ज़मीन पे, या फिर दे वांट टू अपॉइंट अ लेबर बट स्टिल स्टैंड ऑन द ग्राउंड एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। ये कस्टमर है, ये दूसरा कस्टमर है हम लोग का, ठीक है। दिस कस्टमर नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दिस कस्टमर नोज हाउ टू रीड, दिस कस्टमर नोज कि अलग अलग क्या क्या डोमेन में चल रहा है। ये वेल एजुकेटेड, न्यूज़ लेटर्स पढ़ते हैं, बाकी के डोमेन्स के बारे में नॉलेज रखते हैं। जनरली दिस कस्टमर नोज अबाउट द क्रिप्टो करेंसी, NFT, ये सब के बारे में उनको नॉलेज होता है। सो उनका जो लर्निंग कर्व है दैट इज़ वेरी मच स्मूदन अप, उनको नई चीज़ आप सिखा सकते हो। तो ये दो कस्टमर पर्सोना हमारे पास हमें देखने मिलते हैं। तो इधर एवरी कस्टमर जो हम लोग के साथ काम करता है, इधर ही फॉल्स इनटू कैटेगरी 1 या फिर कैटेगरी 2, इन दोनों कैटेगरी में काम करते हैं। मोस्टली जो अर्बन ड्वेलर्स हैं, आप क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक्स और खेती को और मेन स्ट्रीम बनाना चाहते हैं, ताकि सिटी में भी लोग खेती कर सकें, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर का इमेज थोड़ा ट्रेडिशनल है। तो वी वांट टू टेक द अप्रोच, जैसे कि जूम कार अगर आप देखोगे, जूम कार ने क्या किया, इफ यू हैव एक्स्ट्रा कार यू कैन लिस्ट आउट, जो एयरबीएनबी ने किया, यू हैव एक्स्ट्रा हाउस, यू लिस्ट आउट विद अस, ठीक है। आप काम करना चालू करो, आपको डे टू डे ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप डैशबोर्ड पे देखते रहो कि यार आपके घर के साथ क्या हो रहा है। तो समथिंग सेम इज हैपनिंग विद एग्रीकल्चर। मेरे एंसेस्ट्रल जमीन है, मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट सेटअप करता हूँ, आई विल अपॉइंट 2-3 लेबर्स, मेरे घर वाले देखते रहेंगे, लेबर्स देखते रहेंगे, मेरे को सिटी में बैठ के पता चलेगा मेरे फार्म पे क्या हो रहा है।
अभी क्या है ना, ये बहुत सारे लोग जो पॉडकास्ट ये देख भी रहे हैं थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं कभी कभी जब मैं हाइड्रोपोनिक्स से बात करता हूँ। रियलिटी वही है कि नहीं है एक्चुअली, मुझे उन्हें लगता है कि बहुत, मैं आपको कमेंट में नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कुछ लोगों ने कमेंट किया कि इंडिया को हाइड्रोपोनिक्स की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। इंडिया में बहुत अच्छा है ब्रो, तुम लोग अपना क्यों प्रमोट करना चाह रहे हो ये वो। बात ये है कि ये ऐसे प्रमोशन का बात ही नहीं है। रियलिटी है कि कल ना परसों रिसोर्स डिप्लीट होगा, कल ना परसों फार्मिंग मेन स्ट्रीम यार होगा। जो आदमी फार्म पे काम कर रहा है ना, वो कभी नहीं बोलेगा ये चीज़। जो ना घूमने वाली चेयर पे सिटी में बैठा है एसी के अंदर ना, वो ये बात करेगा कि इंडिया को ज़रूरत नहीं हाइड्रोफोनिक की। हम्म, आज भी इंडिया में हज़ारों बच्चे ऐसे जो बिना खाने के सो जाते हैं। दैट इज़ अ ग्राउंड रियलिटी। आप इसको एग्री करो ना करो, कमेंट पे आपको जो लिखना है लिखो। वी स्टिल फेस माल न्यूट्रिशन। आज हम लोग उतना हाईएस्ट माल नरिशन इज इन इंडिया। इंडिया में है मैं आज शॉक की था डेट कि में। अफ्रीका से ज़्यादा माल नरिशमेंट इंडिया में है। इंडिया में है। एक फार्मर जो 10 रुपए लगा के सब्जी ग्रो करता है, वो उसको 10 रुपए में भी नहीं बेच पाता है। ये रियलिटी है। एक ट्रेडर जो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को फार्मर से खरीदने में लगा देता है, उसको ये नहीं पता होता कि मार्केट क्या चलेगा। ओनली फार्मर्स डजंट नो सफ़र, ट्रेडर्स भी सफ़र करते हैं इसमें। जो मिडल मैन है ना, सब लोग मिडल मैन को गाली देते हैं ना, मिडल मैन भी उतनी ही रिस्क लेता है। वो फार्मर से माल खरीदता है, अगर मार्केट सडनली गिर जाए ना, उसको भी पता नहीं होता है क्या करूँ। वो भी अपना पूरा घर परिवार कर्जा लेके दाव पे लगाता है। जो कस्टमर जो फार्मर से खरीद रहा है ना, उसको भी जो खरीद रहा है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो उसको भी पता है स्प्रेइंग हुई है, पेस्टिसाइड्स है। एक ऐसी इकोसिस्टम जहाँ पे हर कोई नाखुश है, लेकिन सिर्फ सबकी ज़रूरत है इसलिए चल रही है इकोसिस्टम। आपको नहीं लगता उसमें रिइन्वेंशन की ज़रूरत है? आप कमेंट पे कितना भी आप चेंज कर लो दुनिया को, ग्राउंड रियलिटी यार किसी ना किसी को गटर में उतर के गटर साफ तो करना पड़ेगा। तो हाइड्रोपोनिक की ज़रूरत है नहीं है ये तो सेकेंडरी टॉपिक हो गया। हाइड्रोपोनिक या फिर प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन नहीं करेंगे ना, तो नेक्स्ट जनरेशन को खिलाने के लिए खाना नहीं होगा हमारे पास। वो रियलिटी। प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाएगा आई थिंक, रादर देन कमेंट पे लोगों को आंसर कैसे करें उससे। हाँ, मतलब ये मतलब कमेंट से ज़्यादा इट्स लाइक ये मेंटालिटी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कमेंट कर रहा है मतलब मेंटालिटी कहीं ना कहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, उनको लगता है कि अब मैं कैरी बैग में भर भर के आज इस सुपरमार्केट से ला रहा हूँ, इस मार्केट में माल खत्म हो गया, मैं दूसरे सुपरमार्केट से माल लेके आऊँगा। उनको लगता है कि अरे जिस दिन फार्मर देना बंद करेगा उस दिन कौन से मार्केट में जाओगे। हम्म। अब किसी भी आदमी को आप कितना डरा सकते हो, कितना पुश कर सकते हो, अंटिल ही ब्रेक्स डाउन, राइट। फार्मिंग इकोनॉमी ब्रेकडाउन के स्टेज पे है। आप कितना पुश करोगे किसी को? आपको बस आक्रोश दिखता है, आप टीवी पे देखते हो कि यार पंजाब बॉर्डर पे किसान खड़े हैं, ये है वो है। यार एक बात बताओ, आज अगर आप घर में बैठे हो जहाँ पे आप पॉडकास्ट देख रहे हो, जाके 1 घंटे बाहर धूप में खड़े रह के दिखाओ, आप नहीं कर पाओगे। लोग किसान गर्मी में, ठंडी में, धूप में 2-2 3-3 हफ्ते खड़े हैं। पागल थोड़ी है वो लोग। दे आर फेसिंग विद लाइफ इश्यूज, राइट। तभी तो खड़े हैं। आप 1 घंटे गर्मी में खड़े नहीं रह सकते हो, और आप उस आदमी को सिखा रहे हो कि यार ये तो पागल आदमी है यार, 4 घंटे से खड़ा। अरे किसान है, वो अपनी लाइवलीहुड बचाना चाहता है। आपके ना करने से या फिर आपके कमेंट पे ये बोल देने से कि यार इंडिया को ज़रूरत नहीं है रिफॉर्म्स की, या इंडिया को ज़रूरत नहीं है नई टेक्नोलॉजी की, यार मुझे लगता है कि यू हैव वेरी लेस नॉलेज अबाउट द डोमेन। आपका क्या मैसेज आएगा ट्रेडिशनल किसान के? ये लोग नहीं जो ये बोल रहे हैं, बट जो छोटा किसान है आज, शायद किस दिन वो ये करना चाहे लेकिन आज वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसकी सपना है कि मैं एक दिन ऐसा खेती करूं। देखो अभी भी 2 प्रॉब्लम्स है जो हमें सॉल्व करने हैं। दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ द फंडिंग प्रॉब्लम, कि किसानों को अगर फंड्स मिले एडिक्वेट तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इंटरनली टीम पे काम कर रहे हैं इसके ऊपर, हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, कैन वी इन्वॉल्व एनबीएफसीज, कैन वी क्रिएट आवर ओन फंड, हम लोग क्या कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करना है अभी भी, ठीक है। वी आर स्टिल बिहाइंड इन दिस प्रॉब्लम। जो किसान इसको करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है, आइदर वी आर वर्किंग विद अ को फार्मिंग मॉडल के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं। हम लोग स्टिल फाइन लाइनिंग उसको कैसे कर सकते हैं। वेयर वन पर्सन कम्स, ही गिव्स द लैंड एंड द इन्वेस्टमेंट, वन फार्मर कम्स, ही पुट हिज एफर्ट्स एंड ग्रो एवरीथिंग, टुगेदर दे गेट द प्रॉफिट। तो ऐसा कुछ मॉडल अगर हम लोग रन कर पाए, विच इज़ कॉल्ड, जो सिटी में बहुत अच्छे कैसे होता है, सर्विस अपार्टमेंट मॉडल, जहाँ पे वन पर्सन ओन्स अपार्टमेंट, वन पर्सन गिव्स द सर्विसेज टू अपार्टमेंट, एंड जो भी प्रॉफिट होता है दे स्प्लिट कर देते हैं वो। अगर ये कहीं ना कहीं हम लोग फार्मिंग में ला सकते हो, दैट मीन ये बहुत ज़्यादा डोमेन चेंज कर सकता है एग्रीकल्चर का फार्मर्स के लिए। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, देर इज़ वन मोर डोमेन विच इज़ कमिंग एज अ क्लस्टर फार्मर। क्लस्टर फार्मिंग, जहाँ पे एफपीओ हो गए, जैसे सह्याद्री फूड्स आर डूइंग अमेजिंग जॉब, ठीक है। जहाँ पे हम एक बड़ा लैंड पार्सल हम लोग अक्वायर कर लेते हैं, 100 एकड़ 200 एकड़ का। द फार्मर्स एंड एवरीवन कम टुगेदर इन दिस एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग, सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अप टू ओनली देयर फार्म, लेकिन जो भी प्रॉफिट आता है वो पूल होकर सब में शेयर हो जाता है। सो एक ग्रुप इकोनॉमी जिसे बोलते हैं हम लोग, तो ये एक मॉडल है, इसके ऊपर भी हम लोग सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स में अगर कोई है जो ऐसे मॉडल पे काम करना चाहता है, या नो नो हैव इंटरेस्ट अबाउट इट, या फिर कुछ आपने फिगर आउट कर लिया है, भले ही पेपर पे फिगर आउट कर लिया है, नॉट प्रैक्टिकली, मुझे लगता है कि दे कैन रीच आउट टू अस, दे कैन रीच आउट टू अभिनव, यू कैन रीच आउट टू मी। हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। फॉर श्योर। लेकिन आने वाले समय में 5 से 10 सालों में मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा होगा। ग्रुप फार्मिंग, एफपीओ फार्मिंग या फिर क्लस्टर फार्मिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हमें देखने मिलेंगे।
आने वाले 5 से 10 सालों में। ये मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। आप कह रहे हैं दिस इज द फ्यूचर कमिंग ये टुगेदर, साथ में आना लोग का। डेफिनेटली यही फ्यूचर है। हर चीज़ में तो ये हुआ है ना, यू टेक द कैब इंडस्ट्री, यू टेक होटल इंडस्ट्री, यू टेक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, मोबाइल। अल्टीमेटली हर इंडस्ट्री एक ही स्टेज पे आती है जहाँ पे एवरीथिंग इज ओपन टू एवरीथिंग। हर कोई एक दूसरे के साथ सीमलेसली काम करता है। फ्यू पीपल कंट्रोल द एंटायर इंडस्ट्री। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा वो स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है एंड ओनली दिस पीपल सर्वाइव्स। मुझे लगता है एग्रीकल्चर में भी यही होगा। जो पीपल स्टैंडर्ड्स के साथ काम करना चाहेंगे, अल्टीमेटली लोग उन्हीं के साथ काम करना चाहेंगे। ट्रू ट्रू। आई थिंक मेरा जो विजन है काफ़ी अलाइन करता है कि हर हर आदमी के पास सही खाना जाना चाहिए। मेन चीज़ तो वही है फंडामेंटली। आप भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। किसान भी अल्टीमेटली चाहता वही है, हो सकता है ना कर पाए, बट वो गोल होना चाहिए किसान का, वो गोल होना चाहिए पूरे इंडस्ट्री का कि हर आदमी के पास खाना पहुंच रहा है, और जो खाना पहुंच रहा है वो अच्छा खाने लायक खाना है। दैट शुड बी द गोल। वी शुड ऑल वर्क टुवर्ड्स क्लीन फूड जो हम कहते हैं, सही में क्लीन हो, उसको मेजर करने के तरीके हों, लोग को जो खाना से न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो मिल रहे हो। आज के आप वो क्या बोले थे, अल्कोहल में जो उगाया हुआ देसी दारू, मतलब देसी दारू, पता है लोगों को, पता है यार। वो दिस इज नहीं नॉट अ होना। न्यू नॉलेज, दिस इज नॉट अ न्यू नॉलेज। जो भी फार्मर इस पॉडकास्ट को देख रहा है उसको ये चीज़ पता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मे बी जो सिटी में रहते लोग उनको नहीं पता, लेकिन जो फार्मिंग कर रहे हैं ना उनको ये चीज़ जो लोग अच्छे नए से हैं, जैसे पता मैं है। रिलेटिवली नया हूँ इंडस्ट्री में, मैं ये ग्राउंड लेवल पे देखा नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये नया इन्फॉर्मेशन है। सो या सो दिस इज़ द विजन आई फील वी शुड वर्क टुगेदर एज अ कलेक्टिव। एंड वन फाइनल मैसेज जो आप देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, किसान भाइयों को, स्टार्टअप्स को, मिक्स्ड ऑडियंस है बहुत, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर लर्निंग्स, क्या कहना चाहेंगे आप? एक बहुत ही सिंपल लाइन के साथ मैं इसको एंड करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर कोई चीज़ आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और इस चीज़ का आपको नॉलेज है, फिर भी अगर आप उसको नहीं कर रहे हो तो आप गद्दारी कर रहे हो। अच्छा। इफ़ यू कैन चेंज समथिंग इन द वर्ल्ड, और अगर फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट डूइंग योर 100%, यू आर नॉट फुलफिलिंग दैट। वो उस चीज़ के लिए आप इस प्लानट पे नहीं आए हो। तो अगर आपके पास कुछ सपना है, अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फ्रॉम टुडे। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो यार हम लोग तो है ही यार, आओ मदद Definitely. मांग लो। थैंक यू सो मच सुधीर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक नया पर्सपेक्टिव मेरा भी खुला है, जो छोटे स्केल फार्मिंग के बारे में होता है, क्रॉप्स के बारे में होता है, सिस्टम्स के बारे में होता है। एंड आई होप कि जो हमारी ऑडियंस ये एपिसोड देखा है उन्होंने कुछ सीखे से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करें, ज़रूर ज़रूर। बिकॉज रियलिटी इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन। जैसे आपने बोला था, सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं। सो सीख के इम्प्लीमेंट करें, दैट इज़ आवर विजन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन ऑन एग्री टॉक, थैंक यू अभिनव, एंड थैंक वी यू विल फॉर मीट इनवाइटिंग। अगेन डेफिनेटली। डेफिनेटली डेफिनेटली, अब तो चलिए, बहुत बार मिलेंगे कंटिन्यूअसली। डेफिनेटली। परफेक्ट, थैंक यू सो मच।